Welcome back everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to start a new revision video. This is going to be for the mutual funds chapter. See, understand that this is the last chapter of volume 1 or module 1 of Institute's CA Final AFM book. अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स देखा, रिस्क मैनेजमेंट और बेसिक्स. सेकंड हमने देखा था कैपिटल बजटिंग, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग. उसके बाद रिवीजन आया था सिक्योरिटी एनालिसिस का. उसके बाद था सर सिक्योरिटी वैल्यूएशन का. उसके बाद आएगा सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. और अब ये सिक्स्थ रिवीजन वीडियो जो है वो है म्यूचुअल फंड्स पे. इन केस यू हैव डायरेक्टली लैंडेड ऑन to this video, make sure that you have watched all the previous revision videos as well. All the chapters are interconnected, so I would request only to go with the sequence. और एक एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप भले ही स्पीड से देख के जल्दी ख़त्म करो, पर करना ज़रूर सारे के सारे. बिकॉज आगे के चैप्टर्स जब आप करने जाओगे इस चैप्टर को इंक्लूड करके, तो हम पिछले लेक्चर्स में लिए गए कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर रेफरेंस में लेंगे. तो ऐसा ना हो कि मैंने बोल दिया कि देखो हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में ये कॉन्सेप्ट देखा था, अब यहाँ पे लग रहा है और हम इससे आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको शायद ना समझ में आए क्योंकि आपने वो पुराना लेक्चर नहीं करा. सो थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करो, स्पीड भी रख लो लगे तो, पर सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स को करते जाओ. लेट्स स्टार्ट विद द म्यूचुअल फंड चैप्टर. सर, म्यूचुअल फंड के रिविजन में हम क्या करने वाले हैं? देखो, सबसे पहले तो हम पता कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास में. म्यूचुअल फंड्स के रिवीजन में 20 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, फटाफट ख़त्म हो जाएंगे. अच्छा, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या कवर होने वाले हैं. म्यूचुअल फंड के ये 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो देखो, सबसे पहले एक तो इजी क्वेश्चन है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑन री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन. उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड लोड क्या है, एंट्री लोड क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स अर्निंग एंड इन्वेस्टर्स बेनिफिट पे एक क्वेश्चन है, इफेक्टिव यील्ड पे 2 क्वेश्चन है, एक सीधी तरीके से एक रिवर्स कैलकुलेशन. फिर आपका चालू होगा सर नेट असेट वैल्यू निकालना. तो नेट असेट वैल्यू निकालने में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, क्योंकि मेजर जो थिंग है म्यूचुअल फंड में वो है एनएवी निकालना. तो रिवर्स कैलकुलेशन भी है, सीधे तरीके से भी है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, बोनस प्लान, ग्रोथ प्लान, ये 3 प्लान का हम रिजल्ट भी देखेंगे. और उसके बाद यहाँ पे आएंगे एनएवी यूजिंग शार्पेज रेशियो, ट्रेनर रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन. अब ये शार्पेज रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में हो चुके हैं, तो हम सिर्फ फॉर्मूला उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को. फंड मैनेजर फीस, ये 2-3 जो क्वेश्चन है और आगे ये थोड़ा आपको ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मतलब ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मान के चलो. फंड मैनेजर की फीस कैलकुलेट करना, रिटर्न बिफोर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, रिजर्व क्या होता है और एनएवी. तो ये 20 क्वेश्चन है सर हम जो करने वाले. स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है. बहुत सिंपल सी बात है कि इन्वेस्टमेंट का एक जरिया है म्यूचुअल फंड. जैसे आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए एफडी को चूज़ करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए इक्विटी शेयर्स को चूज़ करते हो, रियल एस्टेट को चूज़ करते हो, गोल्ड को चूज़ करते हो, वैसे ही म्यूचुअल फंड भी एक जरिया है पैसा इन्वेस्ट करने का. आइए सर, अब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली. देखो, मोस्टली ना म्यूचुअल फंड्स से जो इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे तो बहुत कैटेगरी डिफरेंट है, पर मोस्टली जो हम देखते हैं वो है इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स. यानी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है या डेट मार्केट में करना है तो म्यूचुअल फंड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. अब आ जाओ यहाँ पे, देखो आप एज एन इन्वेस्टर, ठीक है, ये कौन है सर, इन्वेस्टर है. इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो डायरेक्टली मार्केट में खुद ही इन्वेस्ट कर ले, डायरेक्ट मार्केट में जाए, शेयर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे, जो हमने करा था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में. ठीक है, हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे थे. अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने में सबसे पहली चीज़ तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इक्विटी शेयर क्या होता है, पीई रेशो क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है, बोनस क्या होता है, आपका क्या प्राइस, मार्केट टोटल मार्केट वैल्यू क्या होता है. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. आपको बैलेंस शीट पढ़ते आना चाहिए कि असेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, तब जाके आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हो. आपको कई सारे रेशियोज़ पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एबिटा क्या होता है. बहुत सारी चीज़ें हमने देखी. पिछले 2 चैप्टर जो आपने देखे, सिक्योरिटी वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये मोस्टली इसी बारे में कहते थे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो हमने क्या क्या लाइफ में सीखना चाहिए. अगर वो 2 चैप्टर आपने बहुत अच्छे से करे हैं तो आप बहुत कुछ सीखे हो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करोगे शेयर्स में तो आप ज़्यादा कमाओगे, पर ये ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा नॉलेज का होना भी ज़रूरी है. पर ये तो बात ठीक है आपके और हमारे लिए, क्योंकि हम एक सीए वाली फील्ड से हैं. पर आप समझो, डॉक्टर्स लो, लॉयर्स लो, ठीक है, नॉर्मल दुकानदार लो,
ये लोग भी तो अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे? तो जितना भी पैसा ये लोग कमा रहे हैं, हर कोई चाहता है कि इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करके वो लोग अपने पैसों को बढ़ाना चाहता है। बढ़ाने के लिए देखो, ध्यान दो, आपको हर बार नॉलेज होगा ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए एक इनडायरेक्ट तरीका है इन सब में इन्वेस्टमेंट करने का, वो है सर म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब आप क्या करो, आप म्यूचुअल फंड्स को अपना पैसा दे दो, और ध्यान देना, म्यूचुअल फंड्स इनडायरेक्टली आपका पैसा उसी जगह पे लगाएंगे। पर वहाँ जो बैठे लोग हैं वो हम जैसे लोग हो गए, सीएज हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है, वो लोग म्यूचुअल फंड्स में बैठे हैं। अब उस ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के वो क्या कर रहे हैं, वो उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पहला। दूसरा, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारे पास भी 17 काम है, प्रैक्टिस लगी है, कोई बिजनेस चल रहा है हमारा भी, तो हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने में शायद थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहे, हम भी इन्वेस्टमेंट करें म्यूचुअल फंड के थ्रू। देखो, इन्वेस्टमेंट जब अल्टीमेट शेयर्स और बॉन्ड्स में आ रहा है, वो प्रोफेशनल्स के थ्रू आए, नॉलेजेबल लोगों के थ्रू आए, तो ज़्यादा रिटर्न कमाओगे। आपको नॉलेज है, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करो। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज और टाइम नहीं है, आप इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स को दो। और यहाँ वो लोग बैठे हैं जो 24 घंटे ये इन्हीं मार्केट पे रिसर्च करके आपका पैसा मार्केट में लगा के ज़्यादा रिटर्न आपको ला के देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी फ्री में काम नहीं करता। तो जब आप म्यूचुअल फंड को पैसा दोगे और वो शेयर्स और बॉन्ड्स में से कुछ कमाएंगे, तो उसमें से अपना कट ज़रूर रखेंगे। एक मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ जो रियल लाइफ में होगा, वो सर ऐसा है कि अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके 20% कमा सकते हो, ध्यान देना, अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके 20% कमा सकते हो शेयर्स और मार्केट से, तो यही 20% म्यूचुअल फंड वाले कमाएंगे। इनफैक्ट शायद ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका 24 घंटे एक ही काम है, आपका तो ये साइड में बिजनेस चलेगा। वो लोग 20% कमा के चलते हैं, मान के चलते हैं कि 20% कमा रहे हैं। अब इस 20% में वो लोग क्या करेंगे, अपना कट भी रखेंगे, लेट से 2%, और आप तक पहुंचाएंगे 18%। ऑब्वियसली आपको 20 से तो कम मिला मार्केट में, पर दैट इज ओके। 18% मिला, पर मिला तो सही। आप यहाँ पे आधे अधूरे नॉलेज के साथ डायरेक्ट आते तो शायद हो सकता है 10% ही मिलता, या फिर लॉस में भी जा सकता था। इससे अच्छा 2% आपने किसी और को दिया, आपके लिए वो बंदा काम कर रहा है और 18% कमा के दे रहा है। आप एग्जाम्पल ले लो, घर में मेड ले लो, ठीक है। अब आप प्रोफेशनल हो, ठीक है, आपकी वाइफ भी अगर जॉब कर रही है, हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, ठीक है, तो आगे जाके क्या होगा, आप अपने घर में मेड रखोगे, झाड़ू पोछा बर्तन, कुक भी रखोगे शायद खाना बनाने के लिए, तो आप उसे पे करते हो ना। सीधी सी बात है, आपकी अगर इनकम हो रही है 1 लाख रुपए महीने की जॉब से, उसमें से आप 10,000 रुपये 20,000 रुपये दोगे उनको, तो आपकी तो नेट इनकम कम हो गई। जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि 20 का 18 हो गया, पर आपको कन्वीनियंस हो गया। 18 में आप खुश हो, कन्वीनियंट, और टाइम आपका बच गया काफ़ी ज़्यादा। सो दिस इज़ व्हाट द म्यूचुअल फंड इज़। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जैसे शेयर्स में आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के जब शेयर्स खरीदते हो तो वो नंबर ऑफ़ शेयर्स कहलाते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड के आप शेयर्स नहीं खरीदते, आप यूनिट्स खरीदते हो, वो यूनिट्स कहलाते हैं, ठीक है। बस टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं। देखना, इक्विटी और म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें तो जो चीज़ आप इक्विटी में शेयर्स बोलते हो, वो चीज़ यहाँ पे यूनिट्स कही जाती है, ठीक है। आप इक्विटी शेयर खरीदते हो मार्केट प्राइस पे, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स खरीदे जाते हैं नेट असेट वैल्यू पे, ठीक है। इक्विटी की मार्केट में जो प्राइस होती है उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। यहाँ पे असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करके नेट असेट्स जो होते हैं उससे एनएवी निकाली जाती है। बात करेंगे इसके बारे में। देखो, इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको डिविडेंड मिलता है, कैपिटल गेन मिलता है। म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद म्यूचुअल फंड वाले आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा कुछ। अब देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस इन कैपिटल गेन एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। अब नेट एसेट वैल्यू की बात करते हैं सर। ये है मेजर मुद्दा अपने इस चैप्टर का। नेट एसेट वैल्यू हमें बहुत बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उस म्यूचुअल फंड के पास में ध्यान देना, असेट और लाइबिलिटीज़ आपको, या बैलेंस शीट आपको पढ़ते आनी चाहिए। उस म्यूचुअल फंड के यूनिट के जितने भी असेट्स है, उसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो, आपकी नेट असेट्स आ जाएगा, ठीक है। इससे सिर्फ नेट असेट्स आता है, और उसको डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स से, उस टाइम पे जितने भी यूनिट्स थे,
तो उससे आएगा नेट असेट वैल्यू। ठीक है, यानी कि नेट असेट वैल्यू इज नथिंग बट नेट असेट्स इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इतना हो गया। अब एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि ये जो भी असेट और लाइबिलिटी की वैल्यू ले रहे हो, हमें बुक से कोई लेना देना नहीं है कि बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में यानी कि टैली में आपने एंट्रीज क्या करी है। व्हाट मैटर्स टू अस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज असेट्स एंड लाइबिलिटीज। रियलिस्टिक वैल्यू लो कि भैया आज सारे असेट अगर आपको बेचने पड़े तो कितना पैसा मिलेगा, लाइबिलिटीज़ अगर सेटल करनी पड़ी तो कितना देना पड़ेगा, और इन दोनों का डिफरेंस इज द मार्केट वैल्यू। सो मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी देयर इन द न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करोगे आपका एनएवी आ जाएगा। चलो इस टॉपिक पे अभी हम बाद में आएंगे, थोड़ा सा आप मेरी तरफ ध्यान दो। मान लो आप वो इन्वेस्टर हो, ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट करा एक म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा शेयर्स में। ठीक है, अब आपने कुछ यूनिट्स खरीदे होंगे, ठीक है, लेट्स से 1000 यूनिट्स खरीदे। अब क्या होता है, म्यूचुअल फंड भी टाइम टू टाइम मार्केट में शेयर्स बाय और सेल करते रहता है। ठीक है, बाय और सेल करता है तो उसे भी कोई कैपिटल गेन होता होगा ना मार्केट से, और जो भी शेयर्स उसने खरीदे उनसे भी इसको कोई डिविडेंड आता होगा, राइट। तो ये कैपिटल गेन और डिविडेंड जो है वो डायरेक्ट शेयर्स से म्यूचुअल फंड को ट्रांसफर होता है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड इन रिटर्न क्या करती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो सारा का सारा यूनिट होल्डर्स का ही है जिसने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया। अब म्यूचुअल फंड भी आपको रिटर्न देती है बदले में, उस पर डिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन अगर डिविडेंड कैपिटल गेन मिला है तो म्यूचुअल फंड भी अपनी तरफ से कुछ डिविडेंड और कैपिटल गेन देती है। सो म्यूचुअल फंड आपको किस तरीके से रिटर्न दे सकती है मैं बताता हूँ। वो डिविडेंड दे सकती है, वो आपको कैपिटल गेन भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, एक तरह से वो भी आपके लिए डिविडेंड ही हुआ। ठीक है, इन सब के बाद में हो सकता है आपने 10 रुपये के एनएवी पे उसका हर यूनिट खरीदा था, हम यूनिट की बात करेंगे, और अब 1 साल बाद में आपकी हर यूनिट की वैल्यू 12 रुपीज़ हो चुकी है। तो ये जो 2 रुपये का आपका फ़ायदा हुआ है, 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये की हो गई, ये है आपका सर कैपिटल एप्रिशिएशन। देख रहे हो, तो आपके यूनिट्स की वैल्यू जो ग्रो होती है उसे कैपिटल एप्रिशिएशन कहा जाता है, एंड दैट इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल गेन दैट इज म्यूचुअल फंड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग टू यू। रिटर्न निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले भी सेम था, आज भी सेम है सर। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब आप रिटर्न निकालने जाओगे तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना, रिटर्न इन परसेंटेज निकालने जाओगे तो आपको क्या करना है सर, जितना भी आप तरीके से कमा रहे हो रिटर्न इन रुपीस न्यूमरेटर पे रखो और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो। यही फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। अब म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स किस किस तरीके से आते हैं सर, डिविडेंड से आता है, कैपिटल गेन से आता है, और आपका कैपिटल एप्रिशिएशन से आता है। ध्यान देना, अगर आपकी ये टाइमलाइन है तो आप जब स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हो 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे तो एक एनएवी पे करते हो, उसे हम बोलेंगे एनएवी 0, नेट असेट वैल्यू 0। ठीक है, और एट द एंड ऑफ 1 ईयर जब करते हो तो उसे बोलेंगे एनएवी 1, ताकि हमें बाइफिकेशन करने में काफ़ी आसानी हो जाए कि एनएवी कब की है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज नथिंग बट कैपिटल एप्रिशिएशन। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे सर, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन, और यहाँ ले लेंगे डिफरेंस एनएवी 1 माइनस एनएवी 0। नीचे में क्या रखते हैं, जो अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट करा था यानी कि एनएवी 0। कहानी खत्म। ये आ गया आपका रिटर्न, इससे आपका रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा जितने पीरियड के लिए एनएवी और एनएवी 1 और एनएवी 0 का डिफरेंस है उतने पीरियड का। अगर ये 6 महीने का रिटर्न है तो आपको डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 करना पड़ेगा ताकि पर एनम निकाल पाओ। ठीक है, एक बेसिक समझ में आया। अब थोड़ा और ध्यान दो, कई बार क्या होता है, मैं ये टाइमलाइन ले रहा हूँ, आपने यहाँ पे एनएवी 0 10 रुपये में नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदे, N0 कितने खरीदे सर, 1000 खरीदे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना मैं बोल सकता हूँ 10,000 रुपये का हो गया। जी सर, हो गया। अब इसके बाद आप वेट करते हो और आपको यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड मिलता है और कैपिटल गेन मिलता है। डिविडेंड मिला हर यूनिट पे 2 रुपये का, डिविडेंड मिला 2 रुपये का, कैपिटल गेन भी मिला 1 रुपये का। सो हर यूनिट पे 3 रुपये का आपको प्रॉफिट मिला बीच में कहीं पे भी। तो आपको टोटल कितना मिला होगा पैसा, वो 1000 यूनिट पे 3000 रुपये मिले होंगे। ठीक है,
बहुत बढ़िया सर, अच्छी बात है। अब इसके बाद में साल ख़त्म होता है तो यहाँ पे हम NAV 1 निकालते हैं। वो मार्केट वैल्यू मान लो उसकी हो गई है 12 रुपीज़, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारे पास कितने हैं 1000, तो हमारी मार्केट वैल्यू जो हो गई वो है 12,000। अब आप प्रॉफिट बताओ। देखो, एक तो प्रॉफिट हो गया ये 3,000 रुपये का, दूसरा है कैपिटल एप्रिसिएशन, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि 2,000 रुपये। तो ये 3,000 रुपये, 2,000 रुपये का कैपिटल एप्रिसिएशन, टोटल 5,000 रुपये डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000। ठीक है, ये एक तरीका हो गया रिटर्न कैलकुलेट करने का। ये आपने टोटलिटी में करा। अगर आपको पर यूनिट करना होता तो आप क्या करते, डिविडेंड हर यूनिट पे कितना मिला, कैपिटल गेन हर यूनिट पे कितना मिला, और आपका एप्रिसिएशन हर यूनिट पे कितना हुआ, दैट इज़ 12 माइनस 10, सही कह रहा हूँ, डिवाइडेड बाय आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ हाउ द फॉर्मूला वॉज। अब मैं थोड़ा सा बदलाव लाता हूँ इसी क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। मान लो जब आपने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, वो म्यूचुअल फंड या जो भी प्लान में म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट करा, वो री इन्वेस्टमेंट प्लान है। मतलब बीच में कितना भी प्रॉफिट अगर आपका होता है तो म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिकली उस प्रॉफिट को वापस अपने पास ही रख लेता है। आपको देने के बजाय, आप ही का ही है, वो आपको देने के बजाय अपने पास रख लेगा, और उसके बदले में उस दिन की जो भी NAV थी उस पे आपको नए यूनिट्स दे देगा। एक तरह से आपने वो पैसा वापस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया और एक्स्ट्रा यूनिट्स ले लिए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि उस दिन की NAV थी कुछ 15 रुपीज़ की। ठीक है, तो आपको 3,000 रुपये दे के 15 के भाव से कितने यूनिट्स और मिले होंगे, 200। दिस इज कॉल्ड एज एडिशनल यूनिट्स रिसीव्ड बाय री इन्वेस्टिंग द डिविडेंड एंड कैपिटल गेन और द प्रॉफिट्स। जो भी प्रॉफिट हुआ बीच में वो आपने री इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, साल के अंत में या फिर बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये पैसा आपको एक तरह से आया और चला गया, यानी कि आया ही नहीं हाथ में, है कि आपके पास अभी नहीं है। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा मिला है वो है यूनिट्स। अब आप एक चीज़ बहुत क्लियर बताओ, आपके पास में नंबर ऑफ़ यूनिट्स एट द एंड ऑफ ईयर कितने होंगे सर? सबसे पहली बात तो हमने खरीदे थे 1000 और हमें बीच में मिले और 200, तो हमारे पास अब नंबर ऑफ़ यूनिट्स हो गए 1200, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या हो गई हमारे पूरे इन्वेस्टमेंट्स की, 24,000 रुपीज़। ठीक है, 24 नहीं, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने 12 को 2 से 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ 14,400 रुपीज़। अब आप एक चीज़ बताओ, कैश फ्लोज देखो आपके जेब से कब कब कितना कितना आया और गया। आपके जेब से यहाँ पे कैश आउटफ्लो हुआ 10,000 रुपये का। आप बोलोगे यहाँ कोई कैश फ्लो आउटफ्लो हुआ है या इनफ्लो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ आप अगर बेच देते हो तो कैश इनफ्लो होगा 14,400 का। यानी कि अल्टीमेटली ये दो ही कैश फ्लोज है अब आपके पास रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। कैसे कैलकुलेट करोगे रिटर्न? सर बहुत सिंपल, सेकंड फॉर्मूला है ये हमारा। इन केस ऑफ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट, जब री इन्वेस्टमेंट होता है तो थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाता है, पहले लॉजिक से चलते हैं। आप रिटर्न कैसे कैलकुलेट करोगे? न्यूमरेटर में ले लोगे 14,400 माइनस 10,000, सही बोल रहा हूँ? इसी तरीके से न्यूमरेटर में रिटर्न आ गया, कैपिटल एप्रिसिएशन आपका। अब बचा जो है प्रॉफिट का पार्ट, वो है सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन का। ध्यान देना, इस फॉर्मूले में ये वाला पार्ट आपने री इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ ज़ीरो हो गया। अब जो बचा है वो है सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय आपने जो इन्वेस्टमेंट करा था 10,000 रुपये का। ठीक है, अब 14,400 आप निकालोगे कैसे? सिंपल सर, जो भी क्लोजिंग NAV है 12 रुपये की, उसको क्लोजिंग नंबर ऑफ़ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, और स्टार्टिंग की है NAV 0 इंटू N0। क्या ये मैंने सही लिखा? 14,400 माइनस 10,000 को लिखने का तरीका फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाय NAV 0 मल्टीप्लाइड बाय N0। क्या ये फॉर्मूला आपको ठीक लग रहा है? यस सर, बिल्कुल ठीक है। सो डिविडेंड म्यूचुअल फंड में दो तरीके से आपको रिटर्न कैलकुलेट करने बोला जा सकता है। एक तो नॉर्मल केस में जब डिविडेंड और कैपिटल गेन आपके हाथ में आ रहा है, और दूसरा री इन्वेस्टमेंट वाला केस। तो आपके दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं रिटर्न्स के, वो है ये। दोनों में देखो रटना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, ये जो
12/6 था। रटना नहीं है, दोनों केस में ऊपर में रिटर्न है, नीचे में इन्वेस्टमेंट है। हाँ, ऊपर ये वाले पार्ट में आपका ध्यान देना, पहले वाले पार्ट में स्टार्टिंग में भी 1000 यूनिट्स थे, आखिरी में भी 1000 यूनिट्स थे, इसलिए आपने क्या करा, पर यूनिट बेसिस पे रिटर्न कैलकुलेट करा। पर री इन्वेस्टमेंट वाले केस में नंबर ऑफ यूनिट्स बदल गए, इसीलिए आप अब इस बेसिस पे कैलकुलेशन करोगे रिटर्न्स के तो गलत हो जाएगा। आप बोलोगे 12 माइनस 10 करता हूँ, नहीं सर, क्योंकि आपके यूनिट्स भी बदल गए। अब आप टोटलिटी पे करो, नीचे में 14400 माइनस 10,000, तो आपका एक्चुअल रिटर्न आएगा। सर ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेता हूँ मैं, और सबसे पहले आता हूँ फॉर्मूला बुक पे। हमने 2 से 3 चीज़ें अभी अभी देख ली है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले। नेट असेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? हर यूनिट की प्राइस, मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर म्यूचुअल फंड इज कॉल्ड एज नेट असेट वैल्यू। आप टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज करोगे, यहाँ ध्यान देना मैंने लिखा नहीं है, पर एट मार्केट वैल्यू होना चाहिए सब कुछ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो आपका एनएवी आया। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जितने टाइम के लिए आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होल्ड करके रखे, उतने टाइम का रिटर्न इज नथिंग बट, ये हो गया कैपिटल एप्रिसिएशन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ सर यहाँ पे, फॉर्मूला रटने के बजाय, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NAV1 एंड NAV0? कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस आपका कैपिटल गेन अगर कंपनी ने बांटा है तो, नहीं तो जीरो लो, प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय आपका इन्वेस्टमेंट आया NAV0। ठीक है, फॉर्म अब आप ध्यान दो, रिटर्न हमने कैलकुलेट करना सीखा था सबसे पहले बेसिक्स वाले लेक्चर में, उसके बाद मेरे को कहीं पे भी समझाने की ज़रूरत नहीं। हर बार क्या हो रहा है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो या म्यूचुअल फंड्स हो, जैसे जैसे चैप्टर बदलता है बस उसका लिखने का तरीका बदल जा रहा है भले ही न्यूमरेटर में रिटर्न और नीचे में इन्वेस्टमेंट। आपने पोर्टफोलियो में देखा होगा, हम लिखते थे डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यहाँ थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं। इन केस द डिविडेंड एंड कैपिटल गेन्स आर री इन्वेस्टेड, तब ये फॉर्मूला बन जाता है, देख लो। अच्छा, मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे गलती करी है, ये ठीक कर लेंगे सर हम। ये प्लस नहीं सर, ये माइनस का साइन होना चाहिए, क्या है स्टाफ से बनवाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो यहाँ माइनस का साइन, डिफरेंस आना चाहिए ना, प्लस थोड़ी करोगे आप। सो पहला पार्ट आपका क्या बोलता है सर, NAV1 इंटू N1, यानी कि ये क्लोजिंग मार्केट वैल्यू है आपके यूनिट्स की, ये ओपनिंग मार्केट वैल्यू है, तो इससे क्या आ गया आपका कैपिटल एप्रिसिएशन आ गया, डिवाइडेड बाय आपका ओपनिंग यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग वैल्यू। तो ये 3 फॉर्मूले देख लिए, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर। पहला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। देखो, a mutual fund having 300 units had shown its NAV of rupees 8.75 and 9.45 at the beginning and at the end of the year respectively। उन्होंने क्या करा सर, स्टार्टिंग की और एंड ऑफ द ईयर की, ठीक है, साल के अंत का है, NAV दे दी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो स्टार्टिंग की है उसे NAV0 बोलेंगे, इसे बोलेंगे NAV1। ठीक है, और हमारे पास कितने यूनिट्स है, N0 यानी कि 300 यूनिट्स है। द म्यूचुअल फंड हैज़ गिवन 2 ऑप्शंस टू द इन्वेस्टर्स। अब म्यूचुअल फंड ने 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, ठीक है, या तो आप डिविडेंड और कैपिटल गेन ले लो पर यूनिट इतना, ठीक है, ये हो गया डिविडेंड और कैपिटल गेन, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन, दीज डिस्ट्रीब्यूशंस जो ऊपर दिया गया है आर टू बी री इन्वेस्टेड एट एन एवरेज NAV ऑफ 8.65। ये मेरे वाले एग्जाम्पल, हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें वो जो एवरेज NAV थी वो थी 15 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे जो NAV आई है वो 8.65 पे वापस इन्वेस्ट कर दो। What difference would it make in terms of returns available and which option is preferable by the investor? देखो, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि कौन सा ऑप्शन इन्वेस्टर प्रीफर करेगा, जिस केस में रिटर्न्स ज़्यादा मिलेंगे वो ऑप्शन में प्रीफर करूंगा, दैट इज़ द सिंपल फॉर द इन्वेस्टर। अब आप दोनों केस में पता करो कि आपका रिटर्न कितना है। पहले वाले केस में इन दोनों का डिफरेंस विल बी कैपिटल एप्रिसिएशन, इसमें आप क्या करो, डिविडेंड ऐड करो, कैपिटल गेन ऐड करो 60 पैसे का, और डिवाइड कर दो आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि 8.75 से। पहला वाला पार्ट देखो, ये आपने कैपिटल एप्रिसिएशन लिया,
ठीक है, ये डिविडेंड लिया और ये कैपिटल गेन लिया और इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से डिवाइड कर दिया, तो आपका आ गया 23.43% पर एनम, क्योंकि साल भर का ही आपको यहाँ पे ये पीरियड दिया हुआ था। ठीक है, पहला तो हमने कर दिया। दूसरे वाले पार्ट में क्या होगा सर, आपको जो बीच में मिला कहीं, तो कहाँ मिला था, ठीक है, आपको ये जो डिविडेंड और कैपिटल गेन मिला था 75 पैसा और 60 पैसा, कितना हो गया सर, 60 पैसा 75 पैसा, आपके पास हो गए 1 रुपीज़ 35 पैसा। ठीक है, और आपके पास उस टाइम पे कितने यूनिट्स थे, 300 यूनिट्स थे, देखना, तो टोटल आपको कितना पैसा मिला होगा, 405 रुपये मिले थे, ध्यान दे रहे हो, और वो पूरे के पूरे आपने वापस दे दिए, एक तरह से री इन्वेस्ट करे एट एन एवरेज एनएवी ऑफ 8.65। सो डिवाइडेड बाय 8.65 करो तो आपको पता चलेगा कि आपको कितने यूनिट्स और एडिशनल मिले हैं म्यूचुअल फंड की तरफ से, 46.82। सबसे पहले आपके पास 300 थे, अब 46.82 और आ गए, तो वो हो गए 346.82, राइट, सही कैलकुलेट करा। अब ये क्या कहलाएंगे सर, आपका N1 कहलाएंगे, कि नंबर ऑफ यूनिट्स आखिरी में आपके पास कितना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपकी NAV 0 N0, NAV 1 N1। NAV 0 थी आपकी 8 रुपीज़ 75 पैसा, N0 यानी नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास 300 थे, अब नंबर ऑफ यूनिट्स वो बढ़ के 346.82 हो गए। आपको पता है क्यों बढ़े, क्योंकि आपने बीच में जितना भी आपको फ़ायदा हुआ वो री इन्वेस्ट कर दिया। और NAV आपकी कितनी, NAV 1 जो एंड ऑफ द ईयर नेट एसेट वैल्यू है वो है 9.45। देखो, एक आदत आप अगर डाल लोगे ना कि ऐसा टाइमलाइन बना के आप अपनी अपनी जगह पे फिगर्स रख दो, तो वो विजुअलाइज करने में आपको आसानी जाएगी। यहाँ से सीधा सीधा कचरे में से कुछ तो उठाना है, गलत फिगर उठा ली, तो आपको एक ना पिक्चर नहीं बैठ पाती कॉन्सेप्ट की, यहाँ से आपको एक पिक्चर सेट हो पाएगी। क्वेश्चन बहुत आसान था, 2 मिनट में ख़त्म करके आगे बढ़ सकते थे, पर बेस है सर। ठीक है, आपको लगता है कि ये, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या लगेगा, ये 4 मार्क 6 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें इतना टाइम सर क्यों दे रहे हैं, पर पता है यहाँ पे आप जो सीखोगे वो आगे भी तो अप्लाई करोगे ना। वहाँ पे कहानी आसान बनाने के लिए ही हम यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, बाकी स्पीड पकड़ेंगे सर, आपका विद इन ड्यूरेशन सब कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो अब वो बोल रहा है कि रिटर्न निकालो, बहुत सिंपल है सर। देखो, जब नंबर ऑफ यूनिट्स आपके स्टार्टिंग और एंड के सेम नहीं रहते ना, तो सिर्फ NAV पे मत खेलो। NAV जो स्टार्टिंग की, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, पहले वाले पार्ट में पर यूनिट खेला, सब कुछ न्यूमरेटर में भी पर यूनिट था, डिनोमिनेटर में भी पर यूनिट था, पर ऐसा मत करो जब री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जब री इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप निकालो टोटल इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में कितना था, दैट्स 2625। क्या करा मैंने, NAV 0 इंटू N0 करा, फिर आखिरी में कितना हो गया, 3277.45। बस कहानी खत्म। इन दोनों का डिफरेंस लो, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन, डिवाइडेड बाय 2625 करो और फॉर्मूला देख लो। कहाँ गए ये रहा। सो हमने पहले 1.35 को 300 से मल्टीप्लाई करा, आया, इसको री इन्वेस्ट करा 8.65 को, तो हमारे पास 46.82 यूनिट्स आए। ये मत लेना, यूनिट्स जो होते हैं ना म्यूचुअल फंड के, वो डेसिमल्स में इशू होते हैं। इक्विटी शेयर और इसमें यह डिफरेंस है सर। इक्विटी शेयर में क्या होगा, 2.5 शेयर्स नहीं मिल सकते आपको, या तो 2 मिलेंगे या तो 3 मिलेंगे, पर यूनिट्स में 2.5 हो सकता है। सो वो जो उन्होंने लिखा ना, और 47 यूनिट्स, वो आपको एज अ जनरल मैथमेटिक्स लोगे तो आपको लगेगा कि यार राउंड ऑफ कर दिया, पर ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली, वो गलत है एक तरह से। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ यूनिट एट द एंड भी आपने निकाल ली, ये रही। ठीक है, ये हटा देना। प्राइस पेड, अच्छा आपने बस ये आखिरी में, इतना सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल भाषा में आंसर भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला लिखो, बहुत सिंपल। यहाँ पे देखो, मैं क्या करूँगा, रिटर्न कैलकुलेट करना है, NAV 1 मल्टीप्लाइड बाय N1 माइनस NAV 0 मल्टीप्लाइड बाय N0 डिवाइडेड बाय NAV 0 मल्टीप्लाइड बाय
N0। अब इधर आंसर लिखो और ऐसे करके फाइनल आंसर निकालो। ये बहुत बढ़िया तरीका है सर। इतना सारा आप जो टेक्स्ट लिखने में अगर जाओगे, ये इंस्टीट्यूट का तरीका है, ठीक है। आप बोलोगे सर आप ही ने बुक दी और आप ही बोल रहे हो कि मत करो। मैंने जो आंसर दिए वो इंस्टीट्यूट के आंसर है, 90% सही होते हैं, उसी तरीके से लिखना है। पर कभी कभी हम टाइम बचा सकते हैं और चीज़ों को सिंपल कर सकते हैं। आपके प्रेजेंटेशन में बहुत ऊपर ऊपर सिंपल सिंपल आंसर दिख जाएगा ना, ज़्यादा कचरा नहीं भरा रहेगा ना, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है सर। तो ये आ गया आपका 24.86%। हम ये वाला नहीं लेंगे। 24.86 को आप 23.43 से कंपेयर करके देखो। जब री इन्वेस्टमेंट करा तो ज़्यादा कमाया ना आपका, और नहीं करा था तब कम कमाया था परसेंटेज थोड़ा सा। सो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन नंबर 1 इज़। आ जाओ सर, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ी सी डिटेल म्यूचुअल फंड्स के बारे में और आपको दे देता हूँ। फटाफट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, अब ये अगर आप देखोगे तो मैंने sharekhan.com के ये जो अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ब्रोकर है, उनमें लॉगिन करा। मेरा आईडी बंधन कोर इक्विटी फंड रेगुलर प्लान, एक म्यूचुअल फंड का एक प्लान मैंने ओपन करके आपको अब उसमें से मैं डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान अगर आप दोगे तो बंधन कोर इक्विटी फंड, नाम बंधन का है, कोर इक्विटी फंड यानी कि ये पूरा पैसा अपना इक्विटी में डालता है, इक्विटी पे फोकस्ड है। डेट पे होता तो डेट पे डेट नाम रहता, मिक्स होता तो वैसा नाम रहता। उसके बाद ये रेगुलर प्लान है। दो प्लान होते हैं सर म्यूचुअल फंड के, डायरेक्ट और रेगुलर प्लान। आपके रेगुलर प्लान यानी कि आप किसी ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो होता क्या है कि आपसे तो वो ब्रोकर पैसा नहीं लेगा, पर वो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में से कुछ म्यूचुअल फंड वाले उनको पैसा देते, दैट इज़ एन एक्सपेंस। रेगुलर प्लान से अगर आपके पास में टाइम है, आप अलग अलग जगह मैनेज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट प्लान बहुत बढ़िया रहता है। उसमें थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ रिटर्न सेम डिटेल्स का ज़्यादा रहता है आपका। सो अब शायद आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो तो 20% कमाओगे, मैं शायद 19.5 या 19.7 ऐसा कमा रहा हूँ, एंड आई एम ओके विद दैट, ठीक है। और उसके आगे नाम देखना आप, ये लिखा हुआ है ग्रोथ, ये ग्रोथ, ठीक है। ये ग्रोथ हो गई। ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ का मतलब हो गया कि सर दिस प्लान इज़ फोकसिंग मोस्टली ऑन ग्रोथ, ना कि ये डिविडेंड पे फोकस कर रहा, ना बोनस वाले पे फोकस कर रहा। तो इक्विटी में भी डिविडेंड देने वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, बोनस देने वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। हमने तो उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा डिसाइड करा है जो ग्रो हो रही है। इसके बाद देखो उसकी करंट एनएवी दी हुई है नीचे में 138.57, ठीक है, 138.57। उसके बाद आप देखना यहाँ पे लिखा है टाइप ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं सर, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। मोस्टली ओपन एंडेड का मतलब ये वो म्यूचुअल फंड्स है जिसके यूनिट्स कभी भी खरीदे जा सकते हैं और कभी भी बेचे जा सकते हैं। आज अगर टोटल म्यूचुअल फंड ने 2 करोड़ यूनिट्स मार्केट में इशू करे हैं, तो कल जाके 2 करोड़ 10 लाख भी हो सकते हैं। सो ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस वो लोग भी अपने यूनिट्स बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। सो क्लोज एंडेड में क्या होता है, देयर इज़ अ टाइम लाइन कि भैया इतने यूनिट्स है, इस डेट को ओपन हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप खरीदो तो खरीद लो, और बेचना है तो बेच दो। उसके बाहर की डेट में आप ना खरीद पाओगे ना बेच पाओगे, दैट इज़ क्लोज एंडेड। कैटेगरी उन्होंने दे दी इक्विटी। अब थोड़ा नीचे आएंगे, फंड का ऑब्जेक्टिव फंड को बताना जरूरी होता है, थोड़ा सा पढ़ लो ध्यान से। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू सीक टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ फ्रॉम अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ अ प्रीडोमिनेंटली इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। सो मोस्टली इक्विटी पे फोकस कर रहा है। किस दिन लॉन्च हुआ था, अभी कितना पैसा संभाल रहा है, 6,500 करोड़ रुपए एज ऑफ 31 अगस्त 2024। ये थोड़ा पुराना है, ऑलमोस्ट अ मंथ बैक, ठीक है। 52 वीक का लो और हाई आपको दिया हुआ है कि इसकी एनएवी कितनी थी। बेंचमार्क नेम किससे कंपेयर कर सकते हो इसको, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न। अच्छा, एग्जिट लोड की इन्फो देखो। देखो आप जब भी म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो और बेचते हो, तो जब खरीदते हो तो जो एक्सपेंस लगता है उस पर, वो एंट्री लोड कहलाता है, कि वहाँ घुसने का एंट्री की टिकट है एक तरह से, तो वो आपको पैसा देना पड़ेगा 20-30 रुपये। तो जैसे हम पार्किंग में जाते हैं या फिर हम कोई एग्जीबिशन जाते हैं तो कुछ एंट्री के चार्जेस होते हैं। एग्जिट लोड भी होता है कि अगर आप टाइम के पहले भी निकाल दो, आपको एग्जिट लोड के चार्जेस लगते हैं। यहाँ क्या है, थोड़ा सा ध्यान देखो। एग्जिट लोड की जो इन्फो दी हुई है, एंट्री लोड की
कोई इन्फो नहीं है, इसका मतलब एंट्री लोड नहीं लग रहा है इस पे। मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स पे एंट्री लोड नहीं लगता, एग्जिट लोड लगता है, पर उसकी भी कंडीशंस है। इफ रिडीम्ड और स्विच्ड आउट विद इन 365 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, 365 दिन, एक साल के अंदर में अगर आपने रिडीम और अलॉट कर लिया तो आपके इन्वेस्टमेंट के अप टू 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% जो है, उस पर तो कुछ नहीं लगेगा। यानी कि अगर आपने 10 लाख इन्वेस्टमेंट करा है, थोड़ा ध्यान देना, उसमें से 1 लाख तक का अमाउंट, 10%, 1 लाख तक का अमाउंट आप 365 दिन के अंदर में रिडीम कर सकते हो। पर उसके ऊपर जितना भी करोगे उस पे फॉर रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 1% आपको चार्ज लगाया जाएगा एग्जिट लोड का। मान लो आपने 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए रिडीम कर लिए 365 दिन के अंदर में, टोटल इन्वेस्टमेंट 10 का था, 3 लाख रुपए निकाल लिए, तो पहले 1 लाख पे तो कुछ भी नहीं लगा क्योंकि 10% में आ गया, बाकी के 2 लाख पे 1% लगेगा, यानी कि तकरीबन 2,000 रुपए का आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद इफ रिडीम्ड और स्विच्ड आउट आफ्टर 365 डेज, एक साल कंप्लीट होने के बाद तो आप कितना भी रिडीम करो, 10%, 20% या 100%, कोई आपको एग्जिट लोड नहीं पे करना है इस केस में। सो यस, हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम की अलग अलग कंडीशन होती है। इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करा है देखो, इक्विटी में 95% ऑफ द टोटल इन्वेस्ट करके रखा है, कैश में 2.33%, आपका ये रिवर्स और ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, रिवर्स रेपो, रेपोज में ये हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में देखा था, और नेट रिसीवेबल पेबल उनका इतना, ये टोटल असेट्स की जानकारी। यहाँ आ जाओ, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो मिनिमम 1,000 रुपीज़ है, और उसके बाद हर बार कम से कम 1,000 रुपये तो देना पड़ेगा सब्सिक्वेंट। अगर आप सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 100 रुपये की कम से कम इन्वेस्टमेंट है, मतलब हर महीने 100 रुपये डालते जाओ, कहानी खत्म, इन्वेस्टमेंट होता जाएगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है सर कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जब आप सिलेक्ट करते हो तब। एक्सपेंस रेशो 1.8% ऑफ द टोटल, 200 करोड़ का 1.8% तो खर्चा हो जाता है सर। अगर वो 20% कमा रहा है तो आपके हाथ में 18.2% ही बच रहा है, वो ये खर्चा हो जाता है, दैट्स टोटली फाइन। रिस्कोमीटर, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद सर एक और चीज़ देखते हैं, ध्यान देना, रिटर्न्स। इसके पास्ट रिटर्न्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, पिछले 5 साल का अगर आप निकालोगे तो एवरेज ज़्यादा आता है 26.07, बाकी 1 महीने 3 महीने का कम है। ठीक है, सिप का परफॉर्मेंस अगर आप इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते हो तो देखो, 1 साल का रिटर्न सिर्फ 5% है, लेकिन धीरे धीरे 5 साल में जाओगे तो पर एनम रिटर्न है वो 24.37%। उसके बाद आप आओ यहाँ पे 1,000 रुपीज़, ठीक है ये सब छोड़ दो, बेसिक डिटेल दी हुई है। कंपटीशन में कौन कौन लोग हैं ये, हाँ ये डिटेल दी हुई है। अब आते हैं सर फंड्स की होल्डिंग। इस फंड ने कहाँ कहाँ आपका पैसा लगाया है। देखो, सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI। तो आप देख सकते हो सेक्टर्स कैसे कैसे बदल रही है, बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर, बैंक हो गया, ये एविएशन सेक्टर हो गया अपना, इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो वाली कंपनी है, ITC लिमिटेड है, जोमैटो, भारतीय एयरटेल। तो अलग अलग जगह इन्होंने पैसा लगा के रखा है। कहाँ पैसा लगा है ये भी आपको दिखे कि आपका पैसा ये लोग लेके कहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, मेजर परसेंटेज तो आपको यहाँ पे दिख गया। अब रजिस्ट्रार की डिटेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फंड मैनेजमेंट में, ध्यान देना। अच्छा, फंड होल्डिंग में कुछ बचा है क्या हमारा? नहीं, ठीक है। रजिस्ट्रार की डिटेल देखो, स्पॉन्सर कौन है, फंड ये है उनकी मेजर जो कंपनी है, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, उसके अंदर में इस फंड को मैनेज किया जा रहा है मनीष गुनवानी द्वारा। 19 जुलाई 2010 से लेके अभी तक। इनका फ़ोन नंबर, इनका मतलब उनके ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है मुंबई, सेनापति बापट रोड, ये तो मुंबई का ही होना चाहिए, वैसे पुणे में भी है। ठीक है, ईमेल, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, चलो ये छोड़ दो। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रार की आपको यहाँ पे डिटेल थी। तो इस तरीके से ना डिटेल होती है आपकी सारी की सारी। आपको रजिस्ट्रार कौन है पता होना ज़रूरी है, एक्सपेंस रेशो कम से कम होना चाहिए, पास्ट रिकॉर्ड देखो कि भैया रिटर्न्स मिल रहे हैं क्या। उसके बाद आप ये भी देखो कि आपका पैसा कहाँ लगाया जाता है, आप सेटिस्फाइड हो क्या, तब जाके आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे, द यूनिट प्राइस ऑफ इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड इज 10 रुपीज़। क्या है सर ये? NAV 10 रुपये। पब्लिक ऑफर प्राइस इज 10.204, रिडम्पशन प्राइस इज 9.80। अब तो अब देखो सर, पहले तो समझो इसको कि होता क्या है। ये टाइमलाइन हो गई आपकी, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आपकी ये है NAV, इसमें जैसे ही आपने फ्रंट एंड लोड
ऐड कर दिया, यानी कि एंट्री लोड, एंट्री टिकट आपने ऐड कर दी, तो ये आ गया आपका पब्लिक ऑफर प्राइस। सो ये 10 रुपीज़ की है, या 10 रुपीज़ 204 की है, तो ये कितना हो गया सर, 0.204, सिंपल। ठीक है। अब होता क्या है प्रैक्टिकली, ये जो फ्रंट एंड लोड है इसका परसेंटेज कैलकुलेट होता है पीओपी पे, ना कि एनएवी पे, पीओपी पे, यानी कि पब्लिक ऑफर प्राइस। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो 1 लाख रुपीज़, मान लो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो इस अमाउंट पे इन्वेस्ट होता है। इसका मतलब आपके अमाउंट में से फ्रंट एंड लोड माइनस होता है, फिर जो अमाउंट बचता है उस पे आप ये एनएवी पे इन्वेस्टमेंट होता है और आपको यूनिट्स मिलते हैं। ठीक है। तो हम फ्रंट एंड लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, बहुत सिंपल, फ्रंट एंड लोड इन, या हम परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो फ्रंट एंड लोड, ध्यान देना सर, इन परसेंटेज जो है इज इक्वल टू फ्रंट एंड लोड अमाउंट में डिवाइडेड बाय पब्लिक ऑफर प्राइस। अब ये फ्रंट एंड लोड अमाउंट में ऊपर न्यूमरेटर में निकला कैसे हमने करा था पब्लिक ऑफर प्राइस माइनस एनएवी डिवाइडेड बाय पब्लिक ऑफर प्राइस, तो ये आ गया था आपका फ्रंट एंड लोड। ठीक है, सही लग रहा है आपको? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, फ्रंट एंड लोड इज इक्वल टू पब्लिक ऑफर प्राइस डिवाइडेड बाय पब्लिक ऑफर प्राइस माइनस एनएवी डिवाइडेड बाय पब्लिक ऑफर प्राइस। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, फ्रंट एंड लोड इज इक्वल टू 1 माइनस एनएवी डिवाइडेड बाय पब्लिक ऑफर प्राइस। ठीक है, थोड़ा देखो मैं फॉर्मूला कैसे आगे आगे बनाते जा रहा हूँ। सही लग रहा है? यहाँ तक तो सही लगा। अब आप क्या काम करो, ये वाला जो पार्ट है इतना वाला, ये शिफ्ट कर दो इधर और इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस एनएवी डिवाइडेड बाय पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। अब आप एक काम करो, ये पब्लिक ऑफर प्राइस को उधर भेज दो और ये वाले पूरे पार्ट को इधर ला लो, तो फॉर्मूला बन जाएगा पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू एनएवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। सही है, यही आपका फॉर्मूला है सर, पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू एनएवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। ठीक है, पहला पार्ट। यहाँ पे भी इन्होंने यही यूज़ करा। ये क्या है सर, ये क्या है आपकी पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू 10 रुपये क्या थी, एनएवी डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड। आप बोलोगे कोई नया फॉर्मूला है ये वाला? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इन्होंने क्या यहाँ से उठाया है, पर ये आया कहाँ से? बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना था और कुछ भी नहीं करना, फ्रंट एंड लोड डिवाइडेड बाय पीओपी कर दो। ये तो सबसे बढ़िया परसेंटेज का फॉर्मूला है, ये समझने के लिए सबसे आसान है, इसको इस्तेमाल करो। ज़्यादा से ज़्यादा एनएवी तक आता है तो इसको इस्तेमाल करो, ये फॉर्मूले को। इसमें आपको एफईएल निकालना निकाल सकते हो, पीओपी निकाल सकते हो, एनएवी निकाल सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रंट एंड लोड निकालने के लिए इस फॉर्मूले में रख दो। क्या आंसर आएगा, मैं तो यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ सर, 0.204 डिवाइडेड बाय 10.204। बस ये याद रखना है कि पीओपी पे कैलकुलेट करना है हमें, तो वो आंसर आ गया 2%। मोस्टली इस पे कैलकुलेट होगा, बाकी इंस्टीट्यूट ने आगे ऑल्टरनेटिव आंसर दिया है। तो ये एक तरीका समझ आया आपको, 2% आ गया, 0.204 डिवाइडेड बाय 10.204। अब मैं बैक एंड लोड की बात करता हूँ। ठीक है, बैक एंड लोड यानी कि क्या हो गया, एग्जिट लोड, यानी कि जब आप बेच देते हो। ये तो खरीदने का टाइम हो गया सर, जब आप बेचते हो तब क्या सिचुएशन है, देखो तब हम मान के चलते हैं एनएवी 10 ही है। ठीक है, और आपका रिडम्पशन प्राइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 9.80, यानी कि आपने बैक एंड लोड कितना पे किया होगा, 20 पैसे का। 10 रुपये जिस दिन आपने बेचा उस दिन 10 रुपये एनएवी थी, पर आपको पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारी प्रोसेस कंप्लीट करने का कुछ चार्ज कटेगा। तो अब ये चार्ज ना माइनस होता है, जब आपको देने की बारी होती है तो ये चार्ज ऐड होगा, जब आपसे लेने की बारी होगी, सॉरी, आपसे जब पैसा लिया जाएगा तो ये भी लिया जाएगा, इसलिए ऐड किया जा रहा है। पर आपको जब पैसा दिया जाएगा तो उसमें से ये रख लिया जाएगा, काट लिया जाएगा, इसलिए माइनस होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रिडम्पशन प्राइस आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना सर, जैसे फ्रंट एंड लोड भी आप कैलकुलेट कर रहे थे पीओपी पे, वैसे ही बैक एंड लोड भी कैलकुलेट करोगे सर रिडम्पशन प्राइस पे, बेसिस सेम। तो अब आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूला, मैं ये हटा देता हूँ इतना पार्ट, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला रख लो। ये हो गया बैक एंड लोड इन परसेंटेज इज इक्वल टू, आप बैक एंड लोड इन अमाउंट रखो डिवाइडेड बाय रिडम्पशन प्राइस, धीरे धीरे नीचे आते जाओ। बैक एंड लोड इन अमाउंट कैसे कैलकुलेट करा, 10 में से 9.80 माइनस करा तो आएगा ना एनएवी माइनस रिडम्पशन प्राइस डिवाइडेड बाय रिडम्पशन प्राइस। अब क्या काम करो सर, एनएवी
डिवाइडेड बाय रिडम्पशन प्राइस माइनस रिडम्पशन प्राइस डिवाइडेड बाय रिडम्पशन प्राइस। तो अब हो गया ये NAV डिवाइडेड बाय रिडम्पशन प्राइस -1 और ये हो गया बैक एंड लोड। अब आप -1 को इधर भेज दो तो वो हो गया 1 प्लस बैक एंड लोड। सिंपल है, BEL +1 लो या 1 प्लस BEL लो, एक ही बात पड़ेगी आपको। डिवाइडेड बाय NAV इज इक्वल टू NAV डिवाइडेड बाय रिडम्पशन प्राइस। अब रिडम्पशन प्राइस को इधर ला लो, रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू NAV डिवाइडेड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड। ये वो फॉर्मूला है जो इंस्टीट्यूट ने अभी इस्तेमाल करा है कुछ नहीं, बहुत आपको लग रहा होगा बहुत सारी स्टेप्स है, नहीं कोई स्टेप्स नहीं है, कोई भी फॉर्मूला बीच में से उठा लो। कल जाके मैं नया क्वेश्चन बनाऊंगा, यहाँ वाला फॉर्मूला दिखा दूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फॉर्मूला कोई कठिन है, डिफ़िकल्ट है आपको समझने के लिए ना, मतलब तो वही निकल रहा ना। 0.20 डिवाइडेड बाय 9.80 रख दो। ये देखो क्या करोगे सर, 0.20 का बैक एंड लोड पे किया 9.80 पे, कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा आएगा, दैट्स 0.2 डिवाइडेड 9.8 2.04%। ये वाला कितना आया था 0.204 10.204 2%। ठीक है, ये रहा। अब फॉर्मूला देखो, ये रहा बैक एंड लोड, ये है 9.8 रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू NAV डिवाइडेड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड। 1 प्लस है, वहाँ पे क्या था, माइनस था फ्रंट एंड लोड, यहाँ पे 1 प्लस हो गया। सो उन्होंने ऑल्टरनेटिव आंसर भी दिया कि अगर आप बेस NAV लेते हो तो फिर क्या, पर मेरा यही मानना है कि आप इसी तरीके से सॉल्व करो। POP निकाल रहे हो तो POP का बेस, फ्रंट एंड लोड में POP का बेस ले लो, फ्रंट एंड लोड में POP को बेस बना लो, बैक एंड लोड में आप रिडम्पशन प्राइस को बेस बना लो, अगर ऐसा परसेंटेज में आ रहा है तो। पर कई बार आगे क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको बोलेंगे एंट्री लोड एग्जिट लोड 2% माइनस कर दो, तो वो 2% आप सीधा NAV पे भी माइनस कर सकते हो, सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान देना। ड्यूरिंग द ईयर 2017 एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कैपिटल गेन और डिविडेंड फॉर द ईयर वॉज 3 रुपीज़ पर यूनिट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइमलाइन बना लेते तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। साल में ना कहीं तो 3 रुपये का कैपिटल गेन और डिविडेंड बांटा गया, ठीक है, 3 रुपये का, और विच वेर री इन्वेस्टेड एट द ईयर एंड NAV ऑफ 23.75। साल के अंत में जो NAV थी वो थी 23.75, तो NAV 1 बोलूँगा मैं इसे। इन्वेस्टर हैड टोटल यूनिट्स ऑफ 26,750 एज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर जो थे वो थे 26,750। ठीक है, मैं इस 3 रुपीज़ को यहाँ ले लेता हूँ कि 3 रुपीज़ मिले अपने को, ठीक है। हाँ, अब ध्यान देना, क्वेश्चन बोलता है कि ये जो NAV है ये अप्रिशिएट हुई है 18.75% से ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में 18.75% ऐड करने के बाद वो 23.75 आई है। तो आप क्या करोगे, 23.75 जो है ये 100% में 18.75 ऐड करा तब जाके आई ना, तो आप क्या करो, उसको डिवाइड कर दो 118.75 से, तो आपको 100% वाली फिगर मिल जाएगी। ये परसेंटेज डाल देना यहाँ पे, 100 नहीं लिखना है तो आपको पता चलेगा कि सर NAV 0 क्या है, NAV 0 आ जाएगी 20। अब इस पे आप 18.75 ऐड करके देखो 23.75 आती है, तो ये स्टार्टिंग की NAV पहले तो आ गई, ठीक है। अब और क्या बोल रहा है, हाँ, and there was an entry load of 0.05 rupees at the time when the investment was made। जब इन्वेस्टमेंट किया गया था तो 5 पैसे का एंट्री लोड भी लिया गया था, तो पब्लिक ऑफर प्राइस हमारे लिए यहाँ पे क्या हो गई थी 20.05। इस प्राइस पे हमने टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट करा था, ठीक है। एट द टाइम व्हेन द इन्वेस्टमेंट वाज मेड द इन्वेस्टर लॉस्ट हिज रिकॉर्ड्स एंड वांट्स टू फाइंड आउट कि उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा था और एंट्री लोड कितना पे किया है। आप बोलोगे सर एंट्री लोड 5 पैसे का पे किया, अरे भाई वो टोटल पूछ रहे हैं कि टोटल एंट्री लोड कितना पे किया। अब आप कैसे निकालोगे, हर यूनिट पे कितना एंट्री लोड पे किया ये तो पता चल गया, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.05 इंटू लेट से x, तो आपको
एंट्री लोड टोटल पता चल गया। इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे? बहुत सही सर, आप इन्वेस्टमेंट किस पे करोगे? पब्लिक ऑफर प्राइस पे मल्टीप्लाइड बाय एक्स। तो आपको जो निकालने की ज़रूरत है ना अब, वो है सर सिर्फ एक चीज़, N0, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे। लेट्स से वो थे x, बहुत सिंपल तरीका, वो थे x, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे जाके क्या हुआ, आपको 3 रुपये का डिविडेंड मिला जो आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब 3 रुपये का डिविडेंड और कैपिटल गेन हर यूनिट पे मिला, यानी कि टोटल मेरा डिविडेंड और कैपिटल गेन 3x हो गया होगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास इतने थे, हर यूनिट पे 3 रुपये, तो टोटल अमाउंट हो गया 3x। अब इस अमाउंट को मैंने इन्वेस्ट कर दिया क्लोजिंग NAV पे, यानी कि 23.75 पे। तो ऐसा करने से क्या आएगा, 3x, यानी कि टोटल अमाउंट री इन्वेस्टेड डिवाइडेड बाय 23.75 क्लोजिंग। तो मेरे को आगे कि एडिशनल यूनिट्स कितने मिले। मेरे पास पहले तो x था, अब और एडिशनल यूनिट्स आ गए, तो इनका टोटल कितना आना चाहिए, 26,750। अब इस इक्वेशन को कर लो सॉल्व, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी कि नंबर ऑफ यूनिट्स एट द बिगिनिंग कितने थे। उस x को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 0.05 सॉरी से मल्टीप्लाई करोगे तो एंट्री लोड भी आएगा, और POP पब्लिक ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट भी आएगा। ध्यान दो ना, ये रहा आपके पास स्टार्टिंग में x यूनिट थे, x इंटू 3 जितना आपको टोटल रिटर्न मिला वो आपने री इन्वेस्ट कर दिया 23.75, तो इतना आपको एडिशनल यूनिट्स मिला। x प्लस एडिशनल यूनिट्स इज इक्वल टू 26,750। तो आपको आ गया कि सर 23,750 मेरे स्टार्टिंग के यूनिट्स थे। अब आपने 23,750 पे पब्लिक ऑफर प्राइस लगा दो तो इन्वेस्टमेंट आ गई, और इसी 23,750 पे आप एंट्री लोड लगा दो, पैसों में दिया हुआ डायरेक्ट, तो आपको एंट्री लोड मिल गया, क्वेश्चन हो गया समाप्त। यह रिवर्स कैलकुलेशन, NAV क्लोजिंग कैलकुलेट करने नहीं बोला। आप जब पूरी सिचुएशन समझते हो और टाइमलाइन में रखोगे ना, तब आपको बहुत आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं, आइए देखते हैं। तो देखो सर, क्वेश्चन नंबर 4 को हम एक बहुत ही आसान से तरीके से समझते हैं, और कॉन्सेप्ट जो है पहले समझेंगे ताकि हमको आसानी जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक इन्वेस्टर है, ठीक है। अब ये इन्वेस्टर क्या है, डायरेक्ट खुद मार्केट में जा सकता है और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये अपना इन्वेस्टमेंट करेगा तो खुद से 15% कमा सकता है। लेट्स से कि वो खुद से 15% कमा सकता है। 100 रुपये अगर उसने डाले तो वो 15 रुपये उस पर और ज़्यादा कमा सकता है। पर अगर बंदे को टाइम नहीं है तो वो अब म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है। पर अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर आज पैरिटी लानी है तो आप म्यूचुअल फंड से कम कितना % रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे? कि देखो मैं खुद से 15% तो कमा ही सकता हूँ इक्विटी में, अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो आप मेरे को कम से कम उतना तो कमा के दो। ज़्यादा कमा के दोगे बहुत बढ़िया बात है, पर उतना तो कमा के दो, ठीक है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल वही 100 रुपये मैं डायरेक्ट इक्विटी में ना डालते हुए म्यूचुअल फंड में डालता हूँ, तो वो जो 100 रुपये मैं डालने जा रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स में, अब यहाँ पे क्या इशू आता है, स्टार्टिंग में कुछ खर्चे होते हैं, इनिशियल एक्सपेंसेस बोलते हैं। लेट्स से 100 रुपये में से 6% आपका इनिशियल एक्सपेंस था, तो वो 6% आपका खर्चा हो गया 6 रुपये का। अब जो पैसा बचा है वो है 94 रुपीज़। तो म्यूचुअल फंड को कितने पैसे मिले सर? 94। उनके हाथ में तो 94 ही आए, तो वो कितना इन्वेस्ट करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 94। स्टार्टिंग में तो पूरा डाल सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि सर वहाँ पे सैलरीज है, रेंट है, ये वो सब है। सर जो 94 पे हम रिटर्न कमाएंगे उसमें से देंगे ना, जो भी सारा खर्चा है। अभी तो हमारे पास इतना आ गया, हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया 94 का, चलो कर दिया। अब आप ध्यान दो, इन भाई साहब को कम से कम कितने % रिटर्न कमा के देना है सर? 15% किस पे? इनके इन्वेस्टमेंट पे। यानी कि इन्होंने तो 100 रुपये इन्वेस्ट करा, इसको कोई लेन देन नहीं है कि आगे कितने खर्चे हो रहे। इसको आप 15 रुपये अगर वापस दे दोगे तो ये खुश हो जाएगा कि कम से कम इतना तो है, ठीक है सर। अब म्यूचुअल फंड जो इक्विटी से रिटर्न कमा रही है, म्यूचुअल फंड ने भी मार्केट में इन्वेस्ट करा है, वहाँ यहाँ से कुछ तो अमाउंट ऑफ रिटर्न कमाएगी, ठीक है। ये रिटर्न जो है इसने क्या क्या कम से कम कवर करना चाहिए? क्वेश्चन नाउ इज कि म्यूचुअल फंड ने इस मार्केट से कितना कमाना चाहिए कि खुद के खर्चे भी सेटल हो जाए और इन्वेस्टर को जो देना है वो भी सेटल हो जाए, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। लेट्स से कि म्यूचुअल फंड के खर्चे 2% के, हार्डली 2%, लेकिन किस चीज़ का?
जितना फंड म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है 94 रुपीज़ का 2% इज़ देयर रिकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरीज हो गई, रेंट हो गया ऑफिस का, ये मेजर कुछ एडवर्टीजमेंट है, तो ये सारा रिकरिंग एक्सपेंस 2% का। अब अगर आप 2% कैलकुलेट करोगे 94 पे तो वो आता है 1.88। ठीक है, इन सब में हमारे सारे खर्चे, इन सैलरी वैलरी सब आ गई, हमें तो सैलरी से मतलब है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना, जो भी पैसा इक्विटी से कमाएगी म्यूचुअल फंड, उसमें से अपना रेंट एडजस्टमेंट ये सारा रिकरिंग एक्सपेंस तो एडजस्ट करेगी। इसके बाद इनको भी तो देना है इन्वेस्टर को। कितना देना है सर? कम से कम 15 रुपये देना है। ठीक है, कम से कम 15 रुपये देना। अब आप इन्वेस्टर के एंगल से देखो कि उसको 15 मिल गए, उसने दिए आपको 100 थे, उसको मिल 15 गए, वो खुश, 15% आ गया उसका। तो आप मेरे को बताओ कि टोटल म्यूचुअल फंड ने, ये लो, म्यूचुअल फंड ने जो अपना खुद का इन्वेस्टमेंट है इक्विटी मार्केट में, इसमें कितना कमाना चाहिए? 15 रुपये और 1.8 ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा कमाए बहुत बढ़िया बात है, कोई बात नहीं, तो कम से कम 16.88 तो कमाना ही चाहिए। सही बोल रहे हैं। पर ये जो 16.88 म्यूचुअल फंड कमाएगी, किस पे कमाएगी? खुद के इन्वेस्टमेंट पे जो 94 का किया। ठीक है, ये कितना परसेंट आएगा? ये आ गया सर आपका आंसर 17.96%। यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर म्यूचुअल फंड 17.96% कमाएगी तो मैं खुद के खर्चे भी बियर कर पाऊंगा सारे के सारे मेरे सेटिस्फाइड, और मैं इन्वेस्टर का भी रिटर्न उसको दे पाऊंगा। समझ रहे हो? तो अब थोड़ा ध्यान दो। रिटर्न रिक्वायर्ड बाय म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट 16.88 रुपीज़ मैंने कमाने चाहिए म्यूचुअल फंड ने। किस पे सर? उसके इन्वेस्टमेंट पे, जो कि 94 का था। मैं कौन हूँ? म्यूचुअल फंड हूँ, बीच में बैठा हूँ। मुझे इन्वेस्टर ने पैसा दिया था और मैंने उस पर इतना कमाना चाहिए, इन्वेस्टर का भी और खुद का भी। देखो, अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 15 डिवाइडेड बाय 94 प्लस 1.88 डिवाइडेड बाय 94, क्योंकि मैं इन्वेस्टर का और मेरा एक जो रिटर्न है, मेरा खर्चा रिकरिंग एक्सपेंस 1.88 का और मेरा रिटर्न जो है मैं अलग अलग कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, 15 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 6 करूँगा तो 94 ही आता है, प्लस 1.88 डिवाइडेड बाय 94। ठीक है, और एक चीज़, क्या मैं पहले वाले पार्ट में 15 को 100 से डिवाइड करूँ और 100 माइनस 6 को भी 100 से डिवाइड करूँ तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, दोनों 100 जो है वो वैसे भी माइनस हो जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं ठीक से लिख लेता हूँ। ये 15 बाय 100 करा मैंने तो 0.15 आ गया ये, और नीचे 100 माइनस 6 बाय 100 करा मैंने 1.88 बाई 94। इसको ऐसे ही रहने दो अभी। ठीक है, अब देखो ये आ गया 0.15, या आप पूरा उसको 0.15 ले लो, ये आ गया आपका 0.02, और नीचे में आप ध्यान देना क्या होगा, ये 100 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा एक, तो ये 100 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि कितना हो गया 1, माइनस 6 बाय 100 होगा, माइनस 6 बाय 100 यानी कि 0.06, तो ये ऐसा होगा 1 माइनस 0.06। थोड़ा सा ध्यान दो, आ रहा है वो, आ रहा है। या फिर आप सीधा सीधा यहाँ पे भी अगर 94 को भी 100 से डिवाइड कर देते तो 0.94 आता, और 1 माइनस 0.06 करते तो भी 0.94 आता। ठीक है, ये ऐसा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, और कुछ भी नहीं करना सर, हमें पूरे फॉर्म में अगर निकालना है रिटर्न 15-16% में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह पे। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको मैं इनिशियल एक्सपेंसेस लिख सकता हूँ, प्लस 2 आ जाएगा ये। तो आप 2 को क्या लिख सकते हो, रिकरिंग एक्सपेंसेस, और आप 15 को क्या लिख सकते हो, इन्वेस्टर को जो रिटर्न चाहिए था, क्योंकि अब ये नंबर परसेंटेज में इन्वेस्टर्स रिटर्न, हम इन्वेस्टर के रिटर्न को R1 कह सकते हैं, हम इन्वेस्टर के रिटर्न को बोल देते हैं R1। हमारा क्या आ गया R2। R2 यानी कि क्या, जो म्यूचुअल फंड को रिटर्न चाहिए वो, और R1 यानी कि क्या, जो
इन्वेस्टर खुद कमा सकता है। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। कहानी ख़त्म। देखो रखेंगे कैसे। R1 यानी कि 15%, इनिशियल एक्सपेंसेस 1 माइनस 0.06% है, तो रिकरिंग एक्सपेंस 2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे 15 डिवाइडेड बाई 0.94 प्लस 2, तो आपका आंसर आएगा 17.96%। ये किसने कमाना चाहिए सर? R2 यानी कि म्यूचुअल फंड ने इतना परसेंट कमाना चाहिए, तभी जाके ये 16.88 का आंसर आएगा। 17.96% और 94, और ये 16.88 में दोनों का काम हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना। मिस्टर एलेक्स एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि खुद 15% कमा सकते हैं। दिस बिकम्स R1, ठीक है। एंड ही इज कंसिडरिंग अ रिसेंटली अनाउंस्ड इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम इन विच इनिशियल एक्सपेंसेस आर 6%। ये रहा आपका इनिशियल एक्सपेंस, और एनुअल रिकरिंग एक्सपेंस है आपका 2% का, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच शुड द म्यूचुअल फंड अर्न, म्यूचुअल फंड ने कितना कमाना चाहिए टू प्रोवाइड मिस्टर एलेक्स अ रिटर्न ऑफ 15% पर एनम। सीधी बात है, म्यूचुअल फंड दो चीज़ें कमाएगा, एक तो 15% कमाएगा मिस्टर एलेक्स का भी, और रिकरिंग एक्सपेंस कवर अप करने के लिए भी। तो उसका फॉर्मूला ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस इंटू R1, या फिर आप ये R1 को सीधा यहाँ पे भी रखोगे तो R1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस प्लस रिकरिंग एक्सपेंस। 15 उनका, 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंस 0.6 प्लस रिकरिंग एक्सपेंस आपका 2%। सिंपल रख दो। आप बोलोगे ये फॉर्मूला सर समझ में नहीं आता, कहाँ से बनाया? बहुत सिंपल है। क्या है, टोटल आपको 16.88 कमाने थे, उसके दो हिस्से करे आपने। 15 कमाना है इन्वेस्टर के लिए, 1.88 कमाना है रिकरिंग के लिए। ये 94 पे निकालो और ये 94 पे निकालो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। दोनों निकलेंगे 94 पे इनिशियल एक्सपेंस। तो यही है ना, 15 डिवाइडेड बाय 94 क्या है, ये रहा 15 डिवाइडेड बाय इनिशियल एक्सपेंस, माइनस करके जो फिगर आई 94 ही आ रहा है डिनोमिनेटर में। और ये जो 1.88 आया है 2%, ये तो क्वेश्चन में खुद डायरेक्टली दिया हुआ था, ठीक है। फॉर्मूला बन गया आपका। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, 17.96%। ये रहा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखो, काफ़ी आसान है। मिस्टर एलेक्स की करंट एनुअल प्रोफेशन, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है भाई, वो खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और 40 लाख रुपए कमाते हैं वो, ठीक है। हिज पोर्टफोलियो वैल्यू इज़ 50 लैक्स, और उन्होंने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है मार्केट में। 40 लाख रुपए हर साल कमाता हूँ, मार्केट में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है 50 लाख। अब ध्यान देना, खुद ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो कितना कमा रहे हैं उस पर? वो 15% कमा रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है उनकी? एग्जिस्टिंग एनुअल इनकम जो है वो है 40 लाख की, और जो इनकम आप कमा रहे हैं फ्रॉम पोर्टफोलियो, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, 50 लाख पे 15%, 7.5 लाख रुपए। सही बोल रहा हूँ? यानी टोटल उनकी अभी की कमाई कितनी है? 47.5 लाख। पर पता है क्या क्या है, ये जो पोर्टफोलियो है ये मैनेज करने के लिए उनको अपने दिन भर का 10% टाइम देना पड़ता है। अगर वो 10 घंटे काम कर रहे हैं तो 1 घंटा तो इस पे जाता है, बाकी 9 घंटे सिर्फ अपना प्रोफेशन पे ध्यान दे पाते हैं। क्वेश्चन आगे ये बोल रहा है कि वो जो 10% टाइम जो वो प्रोफेशन पे दे रहे हैं, पोर्टफोलियो पे दे रहे हैं, वो भी अगर अपने प्रोफेशन पे दे दे तो उनकी कमाई 10% से बढ़ जाएगी। जो एनुअल इनकम 40 लाख है वो अब हो जाएगी 44 लाख की। सिर्फ वही वाला पोर्टफोलियो का जो टाइम है वो इधर देना पड़ेगा। अब आप अगर यहाँ पे टाइम नहीं दे सकते तो पोर्टफोलियो मैनेज कौन करेगा? तो ऐसे केस में वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ये सोच रहे हैं कि भैया 10% टाइम में इधर दे देता हूँ तो 4 लाख रुपए ज़्यादा कमा लूँगा, और ये वाला पूरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट करके 50 लाख का मैं म्यूचुअल फंड में डाल देता हूँ। वहाँ तो एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, वो लोग मैनेज करेंगे। बट सीधी सी बात है, खुद ज़्यादा रिटर्न कमा रहे थे, वहाँ कितना रिटर्न मिलेगा ध्यान देना। वहाँ उन्होंने बोला NAV विल ग्रो एट 13% पर एनम इंक्लूडिंग डिविडेंड। अब 15 तो परसेंट नहीं मिलेगा, 13% ही मिलेगा। तो अब अगर 13% मिलेगा 50 पे, थोड़ा ध्यान देना, 50 पे 13% यानी कि 6.5 लाख, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो वो हो गया अब 6.5। पहले 7.5 लाख रुपए कमाते थे, अब सिर्फ 6.5 कमाओगे, तो टोटल इनकम हो गई आपकी 50,50,000। अब बताओ, आपका नेट में तो फ़ायदा ही हुआ ना। फिर भी 3 लाख रुपए आप ज़्यादा कमा रहे हो। पहले 47.50 थे, अब 50,50,000। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है सर।
आप अपने प्रोफेशन पे ध्यान देके यहाँ पे 4 लाख रुपए ज़्यादा कमा रहे हो पर पोर्टफोलियो पे 1 लाख रुपए कम कमा रहे हो, तो नेट में तो 3 लाख रुपए ज़्यादा कमा ही रहे हो ना। यही है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान देना सर। इट इज़ एडवाइजेबल, ये देखो ये 47.50 ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, और अगर वो शिफ्ट हो जाते हैं तो 50 में 50.50 50.50 में से 47.50 3 लाख ज़्यादा कमा रहे। आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो आप इंक्रीमेंटल अप्रोच पे भी कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं सर इंक्रीमेंटल अप्रोच। ये कैपिटल बजटिंग में ज़्यादा यूज़ होती है कि डिफरेंस पे काम करो सिर्फ, कि भैया प्रोफेशनल इनकम जो है आपकी वो 4 लाख से बढ़ रही है। यहाँ मैं ऐसा लिखता हूँ 40 लाख पे 10%, यानी कि वो बढ़ रही है सिर्फ 4 लाख से। और आपकी जो पोर्टफोलियो की इनकम है, ध्यान देना, 50 लाख पे अब आप 13 कमाओगे परसेंट, पर पहले 15 कमा रहे थे, तो इस पे 2% आपको नुकसान होगा। अब 2% जितना कम कमाओगे दैट इज़ -1 लाख, तो नेट आपका पॉजिटिव आया। इसे हम NAV बोलते हैं, या फिर आप अपने कैपिटल बजटिंग के भाषा में उसको NPV बोलोगे कि भैया नेट में तो आपका फ़ायदा हो रहा ना, एक जगह 4 लाख एक्स्ट्रा, एक जगह 1 लाख का नुकसान है, तो फ़ायदा तो हुआ 3 लाख का। गो अहेड, ऐसा है वो। क्वेश्चन नंबर 5 पे थोड़ा सा ध्यान देंगे सर। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। मिस्टर सुहेल ने 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, स्कीम A, B, C। कब इन्वेस्टमेंट करा, वो डेट दिए, कितना इन्वेस्टमेंट करा वो अमाउंट दिए, क्या रेट पे इन्वेस्टमेंट करा वो भी दिया हुआ है। तो इससे आपकी एक चीज़ निकल जाएगी, अमाउंट डिवाइडेड बाय नेट एसेट वैल्यू करोगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएंगे कि कितने यूनिट्स आपने खरीदे। मैं ना एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ 12 लाख 10.25। ज़रूरत है कि नहीं पता नहीं मुझे अभी फ़िलहाल, बट निकाल लेते हैं 117073। 39,408.87। पहले वाला भी वापस एक बार देख लेता हूँ डेसिमल में कितना आ रहा है। 73.17 था, क्योंकि इसमें यूनिट्स डेसिमल में मिलते हैं, इसलिए 2 डेसिमल तक तो लेना ही चाहिए। बाद में क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ 25,000 यूनिट्स, इतने यूनिट्स आपने खरीदे। पहले थे 1,17,073, फिर 39,408। डिविडेंड रिसीव्ड अप टू 31 जुलाई। ध्यान देना, अलग अलग डेट पे आपने इन्वेस्टमेंट कराई। ये है अप्रैल 11, मई 11 और जुलाई 11 की स्टार्टिंग। अप्रैल में और जुलाई है, जून नहीं है, अप्रैल में और जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अप्रैल में जून जुलाई। अगर ये अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई, अप्रैल में जून जुलाई, तो अप्रैल की तारीख 1 यहाँ ख़रीदा, मई के फर्स्ट में ख़रीदा और फिर जुलाई के फर्स्ट में ख़रीदा, ऐसा है इनका, ठीक है। डिविडेंड भी मिल गया आपको, यहाँ पे दिखा दिया। NAV एज एट 31 जुलाई 2011। अब तीनों की NAV इस पॉइंट पे दिए सर 31 को। तो पहले वाले का इन्वेस्टमेंट 4 महीने का हो गया, दूसरे वाले का इन्वेस्टमेंट 3 महीने का हो गया और लास्ट वाले का इन्वेस्टमेंट 1 महीने का हो गया। पर यहाँ मंथ्स नहीं, हमें डेज लेना पड़ेगा सर। आप ध्यान देना, अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, मई में कितने होते हैं 31, जून में 30 और जुलाई में 31। टोटल डेज कितने, 30 + 31 + 30 + 31, ऐसा ना 122 दिन। चलो ठीक है, आगे देखो, NAV आ गई, यानी कि इतने यूनिट्स हम बेच सकते हैं इस NAV पे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द 3 सिक्योरिटीज 3 स्कीम्स टू मिस्टर सुहेल अप टू 31 जुलाई 2011। आपको 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज लेने। जब भी कभी ऐसा दिया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि ऊपर में मंथ्स में कैलकुलेशन ना करो। जब उन्होंने बोला 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, तो सब कुछ डेज में। अगर वो बोलते कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स लो, तो हम ऊपर में भी मंथ्स लेते, 4 महीने, 3 महीने, 1 महीने। अब हम लेंगे कि हर स्कीम में कितने दिन इन्वेस्टमेंट करा। ध्यान देना, पहली वाली स्कीम में 122 दिन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दूसरी स्कीम में 31, 30 और 31, 92 डेज का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और लास्ट वाली स्कीम में 31 डेज का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना। आगे, शो कैलकुलेशंस अप टू 2 डेसिमल। क्या निकालने बोला, यील्ड ऑन पर एनम बेसिस। इन्वेस्टमेंट तो कम दिनों के लिए किया है, पर उस यील्ड को, जो भी दिन का ये यील्ड आएगा उसको कन्वर्ट करना है पर एनम पे। ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अब कैसे निकालोगे सर यील्ड
कैलकुलेशन बहुत सिंपल है सर, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन। यहाँ पे कैपिटल गेन तो कुछ अलग से दिया नहीं है, हमारा फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड, ध्यान देना, प्लस कैपिटल गेन प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि NAV1 माइनस NAV0 डिवाइडेड बाय आपका NAV0 आपने ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, बस यही अमाउंट आपको लेनी है। करना क्या है, ये सारा पर यूनिट बेसिस पे आपको टोटलिटी में काम करना है ताकि आपके लिए आसान बन जाएगा। डिविडेंड टोटल लो, कैपिटल गेन 0 है, और ये जो NAV1 NAV0 और नीचे में NAV0 ये भी टोटल में लो, क्योंकि ये तो आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कीम ए के लिए अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 12 लाख है, ये सीधा 12 लाख हो गया NAV0 आपकी नेट असेट्स लो, ठीक है। अब पर ये जो रिटर्न है ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न है सर। आपको तो एनुअल रिटर्न चाहिए, एनुअल यील्ड चाहिए। अब एनुअल अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपल है कि कितने दिन का रिटर्न है ये इससे डिवाइड करो। ये रिटर्न जैसे पहली स्कीम है 122 डेज़ का, 122 से डिवाइड करो, 365 से मल्टीप्लाई करो, आपका पर एनम निकल जाएगा। सेकंड वाली स्कीम में डिवीजन में 92 डेज़ रखना, थर्ड वाली स्कीम में 31 डेज़ रखना। आइए सर सॉल्व करते हैं। हमारे पास में अब देखो क्या है, डिविडेंड तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, NAV0 भी क्वेश्चन में दी हुई है, ये है, ये है, ये है। निकालना क्या है, सिर्फ NAV1 यानी कि नेट असेट्स एट द एंड आपको निकालना है, क्लोजिंग नेट असेट्स। क्लोजिंग नेट असेट्स के लिए क्लोजिंग NAV लगेगी, है, नंबर ऑफ यूनिट्स लगेंगे। अब कैलकुलेट करना है, सबसे पहली चीज़ जो कैलकुलेट करनी है ना, अब मैं आपको बताता हूँ। नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करो, क्लोजिंग NAV निकालो, इससे मल्टीप्लाई करो, क्लोजिंग नेट असेट्स निकलेंगे, उसमें से अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय माइनस करोगे तो जैसे 12 लाख माइनस किया तो कैपिटल एप्रिसिएशन निकला, उसमें डिविडेंड ऐड करो तो टोटल रिटर्न हो गया। क्लोजिंग माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करा तो वो एक रिटर्न, डिविडेंड वाला एक रिटर्न, तो ये टोटल रिटर्न हो गया। ये टोटल रिटर्न को आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 12 लाख करोगे, ये होल्डिंग पीरियड के लिए आया। फिर आप मल्टीप्लाइड बाय 365 डिवाइडेड बाय 122 करो, आपका सारा कहानी सिंपल। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है ये 12 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख का, उसको आप NAV0 से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ यूनिट्स आ गए, और ये NAV1 से मल्टीप्लाई कर दो तुरंत, तो आपकी क्लोजिंग नेट असेट्स आ गई, ये रही। इस लास्ट वाले कॉलम में से स्टार्टिंग का कॉलम आप माइनस कर दो तो आपका आ जाएगा कैपिटल एप्रिसिएशन। ध्यान देना, NAV क्लोजिंग और NAV बिगिनिंग को माइनस कर दिया आपका, ये क्लोजिंग, तो ये आ गया कैपिटल एप्रिसिएशन, ये आ गया डिविडेंड, इन दोनों की टोटल कर दी तो ये आ गया टोटल रिटर्न। अब इस टोटल रिटर्न को डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट करके मल्टीप्लाइड बाय आप क्या करोगे, 365 बाय नंबर ऑफ डेज, ये टोटल रिटर्न, ये जो है इसको 12 लाख से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 365 डिवाइडेड बाय 122, तो ये आ गया आपका पर एनम यील्ड। सर ये इफ़ेक्टिव वर्ड पे मत जाना, इस वाले में म्यूचुअल फंड में क्या है ना, इन्होंने इफ़ेक्टिव को उतना सीरियसली लिया नहीं है, नॉर्मल रिटर्न निकाला है। हमने जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इफ़ेक्टिव देखा था उसमें हम कंपाउंडिंग करते हैं कि साल भर में जैसे 122 डेज़ के कितने पीरियड आ रहे हैं, 365 बाई 122 करोगे और वो पावर में रखोगे, तो वो सब अभी यहाँ पे नहीं करना, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा है सर, ध्यान देना, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने यूनिट्स निकाले, उसको NAV1 से मल्टीप्लाई करके आपने नेट असेट्स निकाले क्लोजिंग के, उसमें से नेट असेट्स स्टार्टिंग का यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करा तो कैपिटल एप्रिसिएशन आया, कैपिटल एप्रिसिएशन में डिविडेंड ऐड किया तो टोटल रिटर्न आया, उसको डिवाइड किया आपने नेट असेट स्टार्टिंग के यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, तो आपका क्या आया, सिर्फ होल्डिंग पीरियड रिटर्न आया कि कितने पीरियड के लिए आपने जितने भी पीरियड के लिए इन्वेस्ट करा था उतने पीरियड का रिटर्न। उसको आप क्या करोगे सर, 365 डेज डिवाइडेड बाय होल्डिंग पीरियड, जितने पीरियड के लिए होल्ड करके रखा था, 122 डेज, 92 डेज और 31 डेज, तो ये आ गया आपका पर एनम यील्ड। बस ये स्टेप्स करिए हमने पूरी मिला के, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन सेम तरीके का है, वापस से लेते हैं, कुछ नया रिवर्स कैलकुलेशन है इसमें, ध्यान देना। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, 2 लाख, 4 लाख, 2 लाख का। देखो वहाँ स्कीम अलग अलग थी, यहाँ पे म्यूचुअल फंड अलग अलग है। एक ही बंदा है सर जिसने इन्वेस्ट करा है, उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करा है सर, 8 लाख रुपए उसने डाल दिए,
3 अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। स्टार्टिंग की एनएवी दी हुई है, एनएवी 0 कहेंगे हम इसे। डिविडेंड टोटलिटी में दिया हुआ है। देखो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट असेट्स करोगे तो आगे आपका नंबर ऑफ यूनिट्स, तो ये वाला पहला वाला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच स्कीम क्या करोगे, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10.30, ठीक है, इस तरीके से तो आपका नंबर ऑफ यूनिट आएगा। मैं ये सिर्फ एक, अच्छा ये यहाँ रहा 19417, ऐसे सबके नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लिए। उसके बाद उन्होंने बोला टोटल नेट असेट वैल्यू। टोटल देखो नेट असेट वैल्यू स्टार्टिंग की ये थी 2 लाख, नेट असेट्स जो थे ये 0 पॉइंट पे। अब वो जो टोटल नेट असेट वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि क्लोजिंग की एनएवी तो उन्होंने दी हुई है पर ये पर यूनिट है, हमें टोटल में निकालनी है। टोटल मतलब क्लोजिंग। तो आप क्या करोगे, जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने जस्ट पहले निकाले उसको एनएवी 1 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ पे भी इसका भी लिख देता हूँ, इन्वेस्टमेंट जो था डिवाइडेड बाय एनएवी 0, तो वो आ गया यूनिट्स। उन यूनिट्स को क्लोजिंग एनएवी से मल्टीप्लाई करा तो आपका टोटल एनएवी आया है, या आप बोलो उसको नेट असेट्स, ठीक है। अब वो बोलता टोटल यील्ड कैसे निकालोगे सर, बहुत सिंपल है, ध्यान देना मेरी बात पे। ये है आपकी क्लोजिंग एनएवी नेट असेट्स, ये है स्टार्टिंग के नेट असेट्स। दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा कैपिटल एप्रिसिएशन, उसमें डिविडेंड ऐड कर दो। कौन सा डिविडेंड सर, ये वाले कॉलम रो में 6000, 0 और 5000। तो क्या हो जाएगा, आपका टोटल रिटर्न आ जाएगा। इस टोटल रिटर्न को टोटल करो, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, यील्ड पूछा है टोटल। किसके लिए, मिस्टर वाई के लिए। किस पे निकालेंगे, तीनों का मिला के 8 लाख रुपए पे मैंने कितना कमाया, तीनों का कैपिटल एप्रिसिएशन, तीनों का डिविडेंड टोटल करके जो आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे साइड में देखो, ये तो सेकंड वाले का आंसर हो गया कि आपने जो नंबर ऑफ यूनिट्स निकाले उसको क्लोजिंग एनएवी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल नेट असेट्स आए। इसी क्लोजिंग में से इनिशियल माइनस कर दो, ये रहा ये क्लोजिंग, ये रहा स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट, ये आ गया आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, ये आ गया कैपिटल एप्रिसिएशन, इसमें डिविडेंड ऐड करा तो ये आ गया टोटल। इन तीनों स्कीम की टोटल को टोटल करा 10.068 आया 8 लाख रुपीज़ पे, तीनों स्कीम का मिला के। तो ये हो गया मेरा टोटल यील्ड। ये सिर्फ होल्डिंग पीरियड के लिए हुआ है सर, इसे हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलेंगे, ये पर एनम नहीं है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइम का था। अब मेरा टोटल यील्ड भी आ गया। अब लास्ट वाला पार्ट है नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड फॉर, कितने दिन के लिए मैंने हर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा था। ये सबसे बढ़िया और ट्रिकी पार्ट, अगर ये आ गया तो कहानी सिंपल हो गई, मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कितने दिन के लिए रखा ये कैलकुलेट करना है। पिछले क्वेश्चन में कितने दिन दिया हुआ था ये निकालना था, इफेक्टिव यील्ड। अब इफेक्टिव यील्ड दी हुई है पर एनम, और आपको वो निकालना है नंबर ऑफ डेज। अगर कहीं कंफ्यूजन लगता है तो सिंपल सर पहले तो फॉर्मूला बना लो इफेक्टिव यील्ड का, आपने लास्ट इसमें बनाया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इफेक्टिव यील्ड ऑन पर एनम बेसिस विल बी, क्या होगा ध्यान देना। आप सबसे पहले तो नेट असेट्स लोगे NAV 1, मैं टोटल में बात कर रहा हूँ पर यूनिट नहीं, और ये लोगे NAV 0, या फिर ऐसा लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्लोजिंग असेट्स माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका कैपिटल एप्रिसिएशन। इसमें ऐड कर दो सर डिविडेंड, और इसको डिवाइड कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, ये आ गया आपका रिटर्न। पर ये कितने दिन का है सर, मल्टीप्लाइड बाय, ये है सर x डेज का, यही तो निकालना है, जितने भी दिन के लिए होगा। ऊपर में लिख दो 365, ठीक है, और उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो पर एनम रिटर्न आएगा परसेंटेज में टोटल, ठीक है, और ये आपको दिया हुआ है। अब हम पहली स्कीम का निकालते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। पहली स्कीम का अगर देखोगे तो पर एनम रिटर्न है 9.66, तो मैंने क्या करा, यहाँ 9.66 रख लिया। 0.0966 भी रख सकता था अगर दूसरी तरफ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो। क्लोजिंग असेट्स ले लो, ये हमने पहले वाले पार्ट में निकाले थे, यहाँ पे 199,029
199,029। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 2 लाख का, तो यहाँ लॉस हो गया। और डिविडेंड कितना है? 6,000 का, डिवाइडेड बाय 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इंटू 365 बाय एक्स इंटू 100। अब ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 100 उधर जाएगा, 0.0966 ध्यान देना। और x को भी इधर ला लोगे, ये x इधर आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। 199,029 माइनस 2 लाख प्लस 6,000 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 2 लैक्स, तो वो कुछ आता है 9.1779। x की वैल्यू आएगी 95 डेज। कहानी ख़त्म। डेज तो पूरे ही लिखना सर। आया क्या? इसी फॉर्मूले में आप स्कीम बी और स्कीम सी से भी निकाल सकते हैं अगर आपको टेबल नहीं समझ में आता तो, क्योंकि टेबल कुछ कुछ लोगों को तकलीफ जाती है। 95 डेज, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा था? नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड फॉर, तो हमने वो 95 आंसर निकाल दिया, वो फाइनल है। पर ध्यान देना, वहाँ से अगर आप धीरे धीरे पीछे जाओगे ना, ये 31 मार्च 2018 था, ठीक है। वहाँ से आप 95 डेज अब पीछे जाओ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ऐसा मैंने 3-4 महीने ले लिए। अब ये अगर 31 मार्च 2018 है तो मार्च में होते हैं 30 दिन, उसके पहले फरवरी है, 2018 लीप ईयर तो नहीं है, देखने दो, नहीं है, तो इसमें है 28 डेज़। यहाँ ये जनवरी लग गया है 31 डेज़, और ये लग गया आपका दिसंबर 31 डेज़। अब यहाँ से 95 डेज़ अगर आपको पीछे जाना है, 95, यहाँ बचे 65, ध्यान देना सर, यहाँ बचे 37, यहाँ बचे 6 डेज़। अब यहाँ से 6 डेज़ अगर आप पीछे जाओगे सो तकरीबन वो डेट आती है 25 दिसंबर 2017। इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है थोड़ा सा देखते हैं, एक आध दिन का कुछ ऊपर नीचे आया क्या इनका? 26 दिसंबर 2017। अब 26 दिसंबर को इन्होंने इंक्लूसिव माना है, ये गड़बड़ हुई है, वैसे तो गलत है, 26 नहीं आना चाहिए। देखो, आपका जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस दिन सुबह सुबह इन्वेस्टमेंट करा है तो वो इंक्लूसिव आएगा, तो फिर 26 दिसंबर की डेट ठीक है। यानी कि अगर आप जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये मान रहे हो कि मॉर्निंग में कर रहे हैं, और जब आप क्लोज़ कर रहे हो ये मान रहे हो कि इवनिंग में क्लोज़ कर रहे हैं उसको, तो फिर दोनों इंक्लूसिव आएगा ऐसे केसेस में। अब यहाँ थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के आंसर 2-3 क्वेश्चन में अलग अलग है, बट दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, मतलब ये अजम्पशन गलत भी नहीं। म्यूचुअल फंड में ना कट ऑफ टाइम होता है दिन भर का, कि 1 बजे 1:30 बजे का आसपास टाइम है वो, उसके पहले अगर आप ट्रेड लेते हो तो उस दिन की एनएवी लगती है, और उसके बाद अगर ट्रेड लेते हो तो अगले दिन की एनएवी लगती है। तो सेम डे 2 प्राइसेस होती है सर, कोई भी एक डे में, आपका कट ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। कलर, चलो ठीक है, तो आपने ऐसे निकाल लिया। डेट अगर निकालनी रहती तो आप ऐसे पीछे आ सकते हो धीरे धीरे कर करके। 95 डेज, 31 डेज, अच्छा ये 31 डेज तो बराबर आया। अरे हाँ, मेरे से गलती हो गई, एक्सट्रीमली सॉरी। तो सारा का सारा खेल बराबर है। मार्च में तो 31 डेज़ होने चाहिए थे ना, ये 31 डेज़, तो अब कोई अजम्पशन की बात नहीं पड़ेगी, मार्च में 31 डेज़ होने चाहिए थे। यहाँ से धीरे धीरे माइनस करते चलो, 31, 28, 31, तो यहाँ कितने दिन बचेंगे? सिर्फ 5 दिन बचेंगे, और वो 5 दिन पीछे जाओगे तो बराबर 26 दिसंबर की बात आएगी। चलो, तो क्वेश्चन में सही करा हुआ है, दिक्कत नहीं हुई। ये इंक्लूसिव भी नहीं है, एक्सक्लूसिव ही लिया है। दोनों में से कोई भी एक दिन, ऐसा थोड़ी है कि दोनों दिन आप ले लोगे, जिस दिन है वहाँ से एक दिन आगे बढ़ाओगे, तो ये नॉर्मल है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला, इंक्लूसिव लेने का मतलब फिर आप अजम्पशन ले रहे हो, ये हो गया। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन 1। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम टाइप के 3 क्वेश्चन है सर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी है, 3 स्कीम में इन्वेस्टमेंट करा, डिविडेंड भी दिया हुआ है, एनएवी भी दी हुई है मार्च की 23 की, ये क्लोजिंग है सर, ये एनएवी 1 है। अब आप नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं निकाल पाओगे क्योंकि स्टार्टिंग की एनएवी नहीं दी हुई है। ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग की एनएवी करते
तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकलता था, अब वो नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं, कोई और तरीका होगा। इफेक्टिव यील्ड भी दिया हुआ है आपको और होल्डिंग पीरियड भी दिया हुआ है। अब एक चीज़ देखो, आपका इफेक्टिव यील्ड ये पर एनम दिया हुआ है, होल्डिंग पीरियड भी दिया हुआ है। आपको 365 डेज इन अ ईयर लेना है। इसका मतलब क्या है पता है, कि आप होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकाल सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन अगर मैं इक्वेशन में आऊँ तो आपको ये दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है डेज कितने दिन के लिए, ये भी दिया हुआ है, डिविडेंड भी दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देना आपको। और क्या, हाँ ये भी दिया हुआ है, सॉरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। जो क्लोजिंग असेट्स है ये निकालना पड़ेगा आपको। क्लोजिंग असेट्स के लिए आपको नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए। एनएवी तो है क्लोजिंग की एनएवी है आपके पास में ये रही, पर नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं है। नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लिया तो पूरी कहानी आपके फॉर्मूले में बैठ जाएगी सर, फिर आपको और कुछ नहीं निकाल। अब क्वेश्चन ने निकालने क्या बोला है पहले ये तो, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एनएवी एट द टाइम ऑफ परचेज अज्यूमिंग 365 डेज। अब देखो, आपको एनएवी ज़ीरो निकालना है तो आप क्या करोगे, ये जितना भी इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय यूनिट्स कर दो, है ना, कि भैया इतने अमाउंट में हमें कितने यूनिट्स मिले थे वो डिवाइड कर दिया, तो आपका क्या आ जाएगा, एनएवी ज़ीरो आ जाएगा। बस ख़त्म, ये लास्ट स्टेज है। अब आपको यूनिट्स निकालने हैं सिर्फ। अब ये यूनिट्स कैसे निकाल सकते हो, थोड़ा सा अब आप यहाँ से दिमाग लगाओ। आपको यहाँ पे सारा डेटा दिया हुआ है, सारा डेटा दिया हुआ है, आपका क्लोजिंग असेट्स निकल जाएंगे, ये वाला पार्ट निकल गया। इसको डिवाइड कर दो एनएवी 1 से, तो आपके यूनिट्स निकल जाएंगे, कहानी ख़त्म। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसमें, एक पार्ट सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, यील्ड पर एनम दी हुई है, हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्लोजिंग असेट्स माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल एप्रिसिएशन आ गया, प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन भी लेते हैं पर वो है ज़ीरो, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये आ गया होल्डिंग पीरियड रिटर्न। कितने पीरियड के लिए होल्ड करा वो पहला वाला हम ले लेंगे। अच्छा, हम पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ लिखता हूँ सिर्फ मैं होल्डिंग पीरियड, और ये आ गया 365 इंटू 100, बस ख़त्म। आपको इसमें ना ये निकालना है सिर्फ क्लोजिंग असेट्स। क्लोजिंग असेट्स कैसे निकलते हैं, एनएवी 1 इंटू N1 इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स आ गए। आपके पास ये आ गया और आपके पास अगर एनएवी 1 आ गया तो क्या आपके पास यूनिट्स नहीं निकल जाएंगे N1, वो यूनिट्स बिगिनिंग में रहेंगे क्योंकि कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ पे। चलो, यील्ड पर एनम देखो, पहले वाले का कितना 19.345, यहाँ मैंने लिख लिया, आसान बनाओ 19.345 क्लोजिंग असेट्स माइनस इन्वेस्टमेंट है 5,50,000 का, नीचे में भी 5,50,000 प्लस डिविडेंड 10,000 का इंटू 365 बाय होल्डिंग पीरियड पहले वाला था 120 दिन का इंटू 100। अब देखो 365 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, और ये तो धीरे धीरे इधर भेजते जाओ, तो 19.345 डिवाइडेड बाय 100 कर लिया, मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 365। जब वो 365 बाय 120 है वो इधर आएगा तो 120 बाय 365 हो जाएगा। तो आपका अभी तक का जो आंसर आ रहा है वो है 0.0636 इज इक्वल टू, ठीक है। अब आपका करंट असेट्स क्लोजिंग असेट्स 5,50,000 नेगेटिव माइनस 10,000, तो ये आ गया 5,40,000। एम आई राइट। अब ये जो 5,50,000 डिनोमिनेटर में उसको भी इधर भेजो, देखते हैं क्या आता है।
34,980 प्लस 5,40,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग असेट्स। तो क्लोजिंग असेट्स मेरे आ गए 574,980। अब आप क्या करोगे, क्लोजिंग असेट्स का फॉर्मूला लिख लो, क्या है N1 मल्टीप्लाइड बाय NAV1 इज इक्वल टू 574,980। बस NAV1 क्या है, क्लोजिंग NAV 11 रुपये 50 पैसे। अब मैं ब्लैक में लिख लेता हूँ 11 रुपये 50 पैसे। इससे आपकी N1 की फिगर आ जाएगी, दैट्स 50,000। राउंड ऑफ में लिखोगे इसको 49,998.26 आ रहा है। 50,000 आपके स्टार्टिंग के यूनिट्स हो गए। क्या करना है आपको, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था आपका, NAV0 कैसे निकालोगे, टोटल इन्वेस्टमेंट था 5 लाख रुपए का, नहीं 5,50,000 का, डिवाइडेड बाय 50,000 यूनिट, 11 रुपये की NAV, 11 रुपीज़ की NAV आ गई। ऐसे आप फॉर्मूले से भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ये देखो 11 रुपये, ये इन्होंने पूरा उसी तरीके से फॉर्मूला बनाया है, इसमें कहीं कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। ये देखो ये वाला इफेक्टिव यील्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग NAV माइनस ओपनिंग NAV करोगे तो कैपिटल एप्रिसिएशन, उसमें डिविडेंड ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय ओपनिंग, ये होल्डिंग पीरियड इंटू 100। बस इसी फॉर्मूले में तो रखना है। आपको जो आएगा वो है क्लोजिंग NAV, उसको क्लोजिंग NAV को आप डिवाइडेड बाय NAV1 करोगे तो यूनिट्स आएंगे, उस यूनिट्स के साथ ओपनिंग NAV डिवाइडेड बाय यूनिट्स करोगे तो आपकी ओपनिंग NAV आएगी 11 रुपये। ऐसे ही बस हर क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसे अभी हमने करा। स्टेप सारी समझ में आई। इसी में आपने क्लोजिंग असेट्स निकालना, यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपने क्लोजिंग NAV निकाली, उससे यूनिट्स निकाले और उससे NAV0 निकाली, बस ख़त्म। 3 स्टेज है आपकी। इंटरेस्टिंग है ना। रिवर्स कैलकुलेशन है सर, अगर आपको रिवर्स कैलकुलेशन आ गया एग्जाम में तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं सर एक ब्रेक के बाद। ऐसे ही आपको दूसरे तीसरे में भी करना है, म्यूचुअल फंड Y और Z में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं एक ब्रेक के बाद। देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8 सिंड्रेला म्यूचुअल फंड। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और सेम तरीके का है, लेकिन पहले वाले में सीधा रास्ता है और सेकंड वाले में पीछे से रास्ता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से समझो, तभी 9 पे हम फोकस कर पाएंगे। सिंड्रेला म्यूचुअल फंड एक अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड है, ठीक है, ओपन एंडेड है, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है उसकी, रुडोल्फ अपॉर्चुनिटी फंड। और उस फंड के अंदर में 3 स्कीम्स है सर। पहली स्कीम का नाम है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर पहले से ही समझ लो, जो भी डिविडेंड मिलेगा वो वापस इन्वेस्ट कर दिया जाएगा उस टाइम की NAV पे। तो ऐड क्या होगा, हमें यूनिट्स मिलेंगे। तो अगर हमने 10,000 यूनिट्स खरीदे हैं तो वो धीरे धीरे हर डिविडेंड की डेट पे बढ़ते जाएंगे यूनिट्स, क्योंकि डिविडेंड वापस चला जाएगा। दूसरा प्लान है बोनस। अब यहाँ पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड डिविडेंड नहीं बांटती। अगर आपके पास में 5 यूनिट्स होंगे तो 1:5 का रेशो में बोनस बांट सकती है। तो हर 5 के बदले 1 मिलेगा। 2:5 भी हो सकता है, रेशो कुछ भी हो सकता है। तो आपके यूनिट्स ऐसे बढ़ते जाएंगे। और तीसरा है सर ग्रोथ प्लान, जिसमें म्यूचुअल फंड फोकस करता है सिर्फ NAV को ग्रो करने में। आपके यूनिट्स उतने के उतने ही रहते हैं, 10,000 है तो 10,000 ही है, जितना भी कमाई होती जाएगी वो इकट्ठा करते जाते हैं, इससे NAV आपकी बढ़ती है। तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ प्लान। एट द टाइम ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, स्टार्टिंग में जब ये स्कीम्स आई थी, तो मिस्टर अमित, मिस्टर आशीष और मिस्टर अरुण, इन्होंने ना 2-2 लाख रुपए डाल दिए थे प्लान B, C और A में। यानी अरुण ने खरीदा था A वाला, 2 लाख रुपए ईच एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर यूनिट। यानी कि NAV उस टाइम पे 10 रुपये थी, फेस वैल्यू भी 10 रुपये थी और NAV भी 10 रुपये थी। जैसे इक्विटी शेयर मान लो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला मार्केट में लॉन्च करते तो 20, 30, 50, 100 रुपये में भी कर सकते। तो एट पार अगर लॉन्च करते हो तो वो हो गई NAV भी 10 रुपये, फेस वैल्यू भी 10 रुपये। पर्टिकुलर्स ऑफ द फंड ओवर द पीरियड आर एज फॉलोज। अब थोड़ा ध्यान देना,
पहली डेट थी आपकी 1 अप्रैल 2009 की, ठीक है, जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करा था। कितने यूनिट्स खरीदे सर? 20,000 यूनिट्स खरीदे थे, 2 लाख रुपए ईच एट अ फेस वैल्यू ऑफ 10, यानी कि आपने हर स्कीम के 20,000 यूनिट्स खरीदे थे। अब उसके ठीक तकरीबन आप मान लो यहाँ से यहाँ तक 4 साल हो गए, 2013 आ गया और 10% डिविडेंड दिया गया। डिविडेंड किस में देते हैं? डिविडेंड प्लान में डिविडेंड मिलेगा। यह है आपका डिविडेंड वाला प्लान, यह है बोनस वाला और यह है ग्रोथ वाला प्लान। डिविडेंड वाले प्लान में मिला आपको कितना? 10% डिविडेंड। आपका इन्वेस्टमेंट कितना था सर? 2 लाख रुपए। क्या इन्वेस्टमेंट पे, ध्यान देना, डिविडेंड मिलता है? नहीं सर। डिविडेंड जब कुछ भी नहीं दिया जाता तो हम उसे क्या मान के चलेंगे कि ये है हमारा रेट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था पुराने चैप्टर्स में, डिविडेंड का रेट है तो फेस वैल्यू पे लगेगा, यील्ड है तो मार्केट प्राइस पे लगेगा, और पे आउट रेशो है आपका तो वो अर्निंग पर शेयर पे लगेगा। जब कुछ नहीं दिया तो हम ये मानते हैं, ठीक है। हमारी फेस वैल्यू है 10 रुपये की और यूनिट्स है हमारे पास 20,000, इसीलिए वो 2 लाख की फेस वैल्यू आ रही है टोटल। तो 2 लाख पे 10% यानी कि हमको डिविडेंड कितना मिला होगा इस पॉइंट पे? 20,000 रुपीज़ का। पर हम घर लेके नहीं जा रहे सर, उस 20,000 के डिविडेंड को हम वापस इन्वेस्ट कर दे रहे हैं उस टाइम की एनएवी पे, जो कि है 30 रुपये 70 पैसे। 20,000, ध्यान देना, 20,000 30.70 के रेट से इन्वेस्ट करोगे तो आपके यूनिट्स कितने हो गए? मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ 651.47। ये एडिशनल यूनिट्स मिले आपको, मानते हो बात को? इसमें पुराने यूनिट्स ऐड कर दोगे तो अब आपके पास हो गए 20,651.47, ठीक है। इतने आपके क्लोजिंग यूनिट हो गए। अब आप आगे बढ़ो, ठीक है। अगली डेट आई 31 मार्च 2014। अभी सिर्फ हम प्लान ए देख रहे हैं। अब मिला हमें 35% डिविडेंड। अब आप ये बताओ किस पे कैलकुलेट करोगे? सारी गलती यहाँ पे बच्चों से हो जाती है कि वो लोग 2 लाख पे वापस कैलकुलेट कर लेंगे, पर अब 2 लाख फेस वैल्यू नहीं रही। 35% अगेन आपका रेट है, रेट फेस वैल्यू पे लगता है। और थोड़ा सा ध्यान देना, फेस वैल्यू क्या है? जिस पॉइंट पे हमें ये 35% डिविडेंड मिला उस पॉइंट पे हमारे पास 20,651.47 यूनिट्स थे 10 की फेस वैल्यू वाले। तो हमारी वैल्यू हो गई 20,6514.70। इस पे लगेगा सर 35%। दैट कम्स टू 72,280, 72,280। ध्यान देंगे यहाँ, ये गलती बस अवॉइड करनी है। कितने हो गए थे हमारे पास? अब डिविडेंड कितना आना बनता है? 72,280 का। पर ये आप रख नहीं रहे, ये री इन्वेस्ट कर दे रहे हो 58.42 पे। आपको फिर से एडिशनल यूनिट्स मिलेंगे तकरीबन 1237.25। ध्यान देना, इसके पहले आपके पास कितने थे? 20,651.47। तो अब आपके पास हो जाएंगे 21,888.72 आ रहा है। आप समझ रहे हो कैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं हर डिविडेंड डेट पे? क्योंकि ये डिविडेंड रखने वाला प्लान नहीं है, री इन्वेस्ट करने वाला प्लान है। तो आपको स्टार्टिंग में 2 लाख गए, उसके बाद कुछ भी नहीं मिल रहा, जितना डिविडेंड मिल रहा वो भी री इन्वेस्ट हो जा रहा है और उसके एवज में आपके यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं। कब कब यूनिट्स बढ़ेंगे? जब जब डिविडेंड की डेट दिख रही है। आओ सर अब आगे कैलकुलेशन में ध्यान देते हैं। ये वाला पहला प्लान, ठीक है, ये 20,651.47 का कैलकुलेशन, उसके बाद 21,888.72 का कैलकुलेशन। आगे ध्यान देना, अगली डिविडेंड डेट पे आपको 20% इंटरेस्ट डिविडेंड मिला। किस पे कैलकुलेट करोगे सर? जो पिछले यूनिट थे उसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या आई? फेस वैल्यू आई, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 20% के डिविडेंड रेट से, तो फेस वैल्यू पे डिविडेंड रेट लगाया, वो आंसर आएगा 43,777। उसको भी उस टाइम के एनएवी पे इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको एडिशनल यूनिट्स इतने मिलेंगे, तो वो इसमें ऐड कर दो 21,888 में। तो अब आपके पास एडिशनल यूनिट्स ऐसे हो गए। अब आप धीरे 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 ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ। ये सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। डेट लिया आपने डिविडेंड की,
पे आउट रेशो निकाला, सॉरी डिविडेंड पे आउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने जो पे आउट लिखा है वो थोड़ा सा गलत है, वैसे ठीक है चलो छोड़ दो, उसमें ज़्यादा मैटर नहीं करता, ये रेट है। तो ये आपने लिखा, इस तरह से आगे कंटिन्यू करा। अब आखिरी डेट पे आते हैं सर, आपकी 25 मार्च को आखिरी डिविडेंड मिला था 2019 को। लास्ट डेट और क्या है हम देख लेते हैं। 31 जुलाई 2019 वॉज द लास्ट डेट जिस पे 53.75 हमारे NAV थी। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। ऑन 31 जुलाई 2019 सारे इन्वेस्टर्स ने, मतलब क्लोजिंग में इस डेट को था, सारे इन्वेस्टर्स ने अपने सारे बैलेंस यूनिट जितने भी होंगे वो बेच दिए। अब हमें क्या ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हुआ है, यानी कि 365 डेज से ऊपर कोई आइटम म्यूचुअल फंड का यूनिट मैंने बाय करके सेल करा है, तो वो आ जाएगा आपका शॉर्ट, ऊपर है तो वो आ जाएगा लॉन्ग टर्म, उस पर टैक्स है ज़ीरो। पर 365 डेज के अंदर अंदर ही बाय सेल कर दिया कोई यूनिट्स, तो उस पर 10% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी देना पड़ेगा आपको सेल और रिडम्पशन पे, जितने भी यूनिट्स बेचोगे उस पर 0.2% STT लगेगा। एजुकेशन से उन्होंने बोला इग्नोर करो, कैलकुलेट द इफेक्टिव यील्ड पर एनम, और उन्होंने क्लियर बोल दिया ब्रैकेट में कि एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ईच इन्वेस्टर्स। इफेक्टिव यील्ड निकालनी है, सिंपल सी बात है। आपको बीच में तो कोई डिविडेंड क्या कुछ मिला ही नहीं तीनों प्लान में, क्योंकि पहले प्लान में जो डिविडेंड मिला वो भी री इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे और तीसरे में तो मिला ही नहीं। तो हर केस में आपका ऑलमोस्ट जो फॉर्मूला बन जाएगा यील्ड कैलकुलेट करने का, वो है सर क्लोजिंग असेट्स, जिसको आप निकालते हो NAV1 मल्टीप्लाइड बाय N1 करके, माइनस ओपनिंग असेट NAV0 इंटू N0 करके, डिवाइडेड बाय NAV0 इंटू N0। तो NAV0 इंटू N0 क्या है सर, हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का। बहुत क्लियर। तो ये तो 2 लाख रुपए हो गए। क्लोजिंग कैसे निकालोगे, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने पड़ेंगे, और ये जो क्लोजिंग NAV है इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो पैसा आ रहा है उसमें से कुछ टैक्सेस भी पे आउट कर दो, STT पे आउट कर दो, फिर जो बच रहा है वो वहाँ लो, क्योंकि आपका रिटर्न तो आप नेट ऑफ कैलकुलेट करोगे। अगला देखना, उन्होंने बोला कैलकुलेशन 2 डेसिमल तक ले सकते हैं, सेकंड वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे। सो देखो हमने क्या करा, लास्ट में हमने ऐसा यूनिट्स कैलकुलेट करे, उसको हमने आखिरी की NAV से मल्टीप्लाई करा, तो हमें इतना लेना बनता है, दिस इज सेल वैल्यू। और उन्होंने बोला कि रिडम्पशन की ये जो अमाउंट है इस पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा 0.2%, ये 0.2% लगा दो, माइनस कर दो, ये हो गई ग्रॉस रिडम्पशन वैल्यू। अब थोड़ा सा ध्यान देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो आपका एग्जम्प्ट था, लेकिन आपने कौन सी डेट को बेचा सर ये रिडम्पशन, 31 जुलाई, ये जुलाई 19 को। और आपने देखा होगा कि ये वाला एक आइटम है 25 मार्च का, क्योंकि उसके पहले तो फिर आपका 2018 लग गया, वो पूरा 1 साल के ऊपर है। तो ये जो आखिरी आइटम है 25 मार्च की लाइन में जो आपको एडिशनल यूनिट्स मिले, कितने, 978.94, इस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि ये इतने यूनिट्स जो है 24,000 में इंक्लूडेड है जो आपने बेच दिए 1 साल के अंदर। ठीक है, ये रहा 978 पे। क्या रेट पे बेचे सर, 53.75 के रेट पे आपने बेचा, 53.75 आएगा यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना। इन्होंने लिखा है 64, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कैलकुलेशन में STT का डिडक्शन नहीं मिलता, यानी कि 53.64 नहीं लेना चाहिए, 53.75 ही लेना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स निकाल रहे हो तो। और वो खरीदा कितने में था, उसकी कॉस्ट क्या लोगे आप, 48.10, क्योंकि एक तरह से मिला ही था ना वो, और वो आपने 48.10 पे वापस इन्वेस्ट कर दिया था। तो आपका कैपिटल गेन कितना बनता है सर, 48 की खरीदी हुई चीज़ आपने 53 में बेच दी। आप बोलोगे सर मैंने तो खरीदा ही नहीं, आपको इनकम तो आई थी, वो उस टाइम पे तो इनकम टैक्स नहीं भरना है ना आपको, आपने वो वापस दे दिया था, री इन्वेस्ट कर दिया था, दैट वॉज योर इन्वेस्टमेंट एट 48 रुपीज़। सो 48.10 पे खरीदा, 53 पे बेचा, जो भी आया ये है सर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया, सिर्फ ये,
इस पे 10% लगाओगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स आएगा, वो टैक्स भी भर दो। अब 13,15,000 लेने बनते थे, उसमें से टैक्स गया तो अब कितना लेना बन रहा है, 13,14,905। ये आ गया आपका क्लोजिंग असेट, ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना, यही निकालना है अपने को। इन दोनों का डिफरेंस विल बी योर गेन, 11 लाख का, 11,14,000 का ये गेन हुआ, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करोगे 2 लाख, ये रहा 11,14,000 के गेन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा। पर थोड़ा ध्यान देना, कितना पीरियड हो गया सर, हमने अप्रैल 2009 में इन्वेस्टमेंट करा था और रिडीम 2019 के जुलाई में कर रहे हो। सो 10 साल तो पूरे हो गए मार्च तक, पर 4 महीने और आपने आगे बढ़ाया, अप्रैल मई जून जुलाई। सो 10 साल 12 महीने के हिसाब से 120 महीने प्लस 4 महीने और, तो आपके 124 मंथ्स आएंगे। ये देखो, ये जो होल्डिंग पीरियड है आपका वो 124 मंथ्स का है। ये जो आपने 11 लाख रुपए का रिटर्न कमाया 2 लाख पे, ये 124 मंथ्स का है, जिसे 12 से वापस मल्टीप्लाई करके आप क्या कर रहे हो, पर एनम कन्वर्ट कर दे रहे हो। यानी हर साल आपने 53.95% कमाया। ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये हम सीख चुके हैं सर। NAV, यही मैंने जो यहाँ पे आपको बताया, कहाँ गया वो, ऊपर या पिछले पेज पे लिखा है शायद, ये वाला फॉर्मूला ही है ना, ये तो हम सीख चुके हैं री इन्वेस्टमेंट वाले इसमें। एक सेकंड, तो इस तरह से आपने डिविडेंड प्लान का प्रॉफिट पर एनम यील्ड निकाल लिया। बोनस प्लान काफ़ी आसान है सर, बोनस प्लान पे अब थोड़ा सा ध्यान देना। बोनस प्लान की भी शुरुआत वैसे ही हुई, पर 20,000 यूनिट लिए थे हमने, और ये बोनस का रेशियो है सर, ध्यान देना, ब्लू में ले लेता हूँ मैं इसको। देखो 5:4 बोनस रेशियो मिला सर, 20,000 यूनिट्स मेरे ऑलरेडी थे, इंटू 5/4 कर दो, सो डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5/4, यानी एडिशनल आपको 25,000 यूनिट्स मिले। यहाँ पे 25,000 यूनिट्स मिले, तो आपके पास कितने हो गए होंगे, 45,000। फिर ऐसे 2 बार और मिला, हम यहाँ पे कैलकुलेशन इसका देख लेते हैं। ये देखो 20,000, इन्होंने बोनस रेशो लिखना चाहिए था, मैं लिख लेता हूँ, 541314, ये रहा, 5:4 1:3 1:4। सो हमने क्या करा, 20,000 को 5:4 करा, तो हमको एडिशनल यूनिट्स पता चले, वो हमने 20,000 में ऐड करा, 25,000 प्लस पुराने 20,000, तो यहाँ लिख लेते हैं 25 में पुराने 20,000, तो ये 45,000 आ गए आपके। क्लियर। अब इस 45,000 पे 1:3 के रेशो में और 15,000 यूनिट मिले। अब आप जो 1:3 का रेशो लगाओगे, पुराने 20,000 पे थोड़ी लगाओगे, 45,000 पे लगाओगे। ये 45,000 पे आप 1:3 के रेशो पे लगाओ, वापस 45,000 ऐड करो, तो अब आपके 60,000 हो गए। उस पे 1:4 के रेशो में मिले तो और 15,000 आ रहा, तो ये 60,000 ऐड करो, 75,000 यूनिट्स आपके हो गए। ठीक है, कंप्लीट। अब ये 75,000 यूनिट्स आपने क्लोजिंग NAV पे बेचे, बोनस रेशो का NAV देख लो 22.98 है लास्ट में, ये रहा। बस बाकी सारी प्रोसीजर सेम, 22.98 पे इतना लेना बनता है, उस पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.2% का अपन देंगे। कोई भी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह हुआ है? हाँ सर, ध्यान देना, मार्च में कुछ यूनिट्स हमको 15,000 यूनिट्स मिले थे बिना किसी कॉस्ट के, फ्री में ही मिले थे। 15,000 यूनिट्स वो ऐसे हैं जो हमने ठीक 4 महीने बाद बेच दिए। ध्यान देना, ये 31 जुलाई 2019 है, इसको कंपेयर करो सर आप इस डेट से, इस डेट से और इस डेट से। सिर्फ ये एक डेट है जो 365 डेज के अंदर की है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। बाकी केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है जिस पे टैक्स देना नहीं है, इस पे टैक्स देना है, तो वो कैलकुलेट कर लो सर। ये देखो 15,000 यूनिट है ना, सो ध्यान देना, ये 15,000 यूनिट आप इस रेट पे बेच रहे हो, 22.98 ही लेना चाहिए, 93 नहीं आएगा, मतलब गलत है 93 लेना। वो 93 क्यों ले रहे हैं ये मैं बताता हूँ। 22.98 में से वो लोग STT माइनस कर रहे हैं कि इतना टैक्स तो आप गवर्नमेंट को दे चुके हो, तो नेट तो वैल्यू 22.93 बनती है। जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने में आपका STT का डिडक्शन नहीं मिलता,
जब डिडक्शन नहीं मिलता तो डिडक्शन लिया क्यों, पूरी प्राइस लो, ठीक है। तो आपने पूरी प्राइस लेना है 998 की, माइनस ये जो उन्होंने कॉस्ट दी है इसको ज़ीरो ले सकते हैं, ज़ीरो ही लेना चाहिए, क्योंकि 19.95 आपको एक्विजिशन कॉस्ट पड़ी ही नहीं है। कहीं नोट दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना नोट में, नोट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। Alternatively, figure of star and this can be taken as without net of tax, ठीक है, ये बहुत क्लियर हो गया। As there is no deduction of STT allowed in the computation of capital gain, खत्म, लिखा तो है क्लियरली। बोनस वाला पार्ट ना देखो, ये एक बहुत डिस्प्यूट वाला पार्ट रहा ही है हमेशा, एग्ज़ाम में आया तो मैं तो बोलता हूँ ले लो, नहीं भी लेना है, ज़ीरो लेना है तो नोट दो, जस्ट इसी टेबल के नीचे में नोट दे देना कि सर हमने बोनस यूनिट्स के एक्विजिशन कॉस्ट ज़ीरो मानी है। अब आप अपने टैक्स वाले टीचर से पूछो क्या होना चाहिए ऐसे केसेस में, बोनस यूनिट्स अगर मिलते हैं तो एक्विजिशन कॉस्ट ज़ीरो मानी तो ज़ीरो लो, 19.95 यानी कि वो। अब आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इतना आया, उस पर 10% का टैक्स आपने भरा, माइनस कर दो, बाकी सारी कहानी सेम। ये आपके क्लोजिंग असेट्स बनेंगे, ये ओपनिंग इन्वेस्टमेंट्स बनेगा, और ये गेन आ गया। यही गेन आपने रखा ऊपर में, और डिनोमिनेटर में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, ये पूरा का पूरा रिटर्न 124 महीने का है, आपने पर एनम कन्वर्ट कर लिया। ग्रोथ वाले प्लान पे आता हूँ, बहुत सिंपल है। ग्रोथ वाले प्लान में कुछ नहीं सर, 20,000 के यूनिट स्टार्टिंग में खरीदे, जो भी 10 रुपये का रेट था, बीच में ना बोनस ना डिविडेंड, आखिरी में आप नोटिस कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा एनएवी उसी की है, क्योंकि इन्होंने क्या करा, सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करा एनएवी ग्रो करने में। तो ए और बी से के कंपैरिजन में सी की एनएवी ज़्यादा है, और इस रेट पे आप बेचोगे। ये देखो 20,000 यूनिट्स डायरेक्ट आप 82.07 के रेट से बेचना चालू करते हो, उस पर एसटीटी दोगे, कोई बीच में यूनिट्स नहीं मिले थे ना डिविडेंड मिला था, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ ही नहीं, सारा का सारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 124 महीने पहले इन्वेस्टमेंट करा था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको कोई टैक्स भरना नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे ज़ीरो टैक्स आ रहा है। सो यही अमाउंट जो है 1638 एसटीटी माइनस करने के बाद आ जाएगा आपका क्लोजिंग असेट्स। ये ओपनिंग इन्वेस्टमेंट आ गया, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलो आप, ये आपका गेन आ गया। 124 महीने में 14 लाख कमाए, इसमें कितने पे, 2 लाख पे, 124 महीने का है तो पर एनम कितना हो गया, ये 12 मल्टीप्लाइड बाय 124। जब डिवाइडेड बाय 124 करते हो ना, तो आपने पूरे रिटर्न को एक महीने में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 12 करते हो 12, तो आपने पर एनम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रहा सर आपका आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है देखो, टू सजेस्ट द नेम ऑफ इन्वेस्टर विद द हाईएस्ट इफेक्टिव यील्ड पर एनम विद द डिफरेंस टू हिज नियरेस्ट इन्वेस्टर। सबसे ज़्यादा किसने कमाया, देखो पहले वाले ने कमाया था 53.95%, दूसरे वाले ने कमाया 73, और तीसरे वाले ने 69। तो सबसे ज़्यादा तो बोनस वाले ने कमाया, ठीक है, और उसका नियरेस्ट कौन है, ये ग्रोथ वाला आशीष। तो अमित ने कमाया सबसे ज़्यादा, और उसका नियरेस्ट है आशीष, उसका परसेंटेज काफ़ी नज़दीक है ना उसके, यानी कि ऑलमोस्ट नज़दीक आ गया। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, अगर ये क्वेश्चन करते बन गया तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इसके म्यूचुअल फंड के क्लियर हो जाते हैं। मेसर्स प्रॉमिसिंग एंड एएमसी ऑन 1 अप्रैल 2018 उन्होंने 2 स्कीम मार्केट में निकाली, सिर्फ 2 स्कीम है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट है और एक है बोनस, पिछले वाले में 3 थी, ग्रोथ जो यहाँ नहीं है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट करा इसके अंदर की दोनों स्कीम्स में, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने टैक्स के पेपर सबमिट करे, यानी कि आईटीआर वगैरह फाइल करा, तो उन्होंने बोला कि ये कैपिटल लॉस आया है दोनों प्लान में। अब जो टैक्स के आईटीआर के ऑफिशियल्स थे, इनकम टैक्स वाले लोग थे, उनको लगा कि यार ये तो गलत बात है, इतना इन्होंने इस पर, मतलब मिस्टर एक्स ने इस पर कमाया होना चाहिए, इसने तो लॉस बता दिया, यानी कि कोई टैक्स नहीं भरना। तो टैक्स ऑफिशियल्स का दिमाग ख़राब हो गया, उन्होंने डिसाइड करा कि भैया इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अब घुसते हैं, इनके पेपर्स चेक करते हैं, और उनको कुछ डिटेल मिली। अब वो डिटेल सारी मिल गई, लेकिन उनको इश्यू प्राइस नहीं मिली कि कितने में खरीदा था, ठीक है। अब आपको क्या करना है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स वालों की मदद करना है। ध्यान देना, ये डेट है सर, स्टार्टिंग की थी 1 अप्रैल 2018 को, वो यहाँ दी हुई है। क्या प्राइस पे ख़रीदा था ये आपको नहीं पता, यही निकालना है, ठीक है। 31 दिसंबर 2019 और ये सारी आगे आगे डेट्स दी हुई है, ठीक है। उसके बाद
पहले कॉलम में डिविडेंड का परसेंटेज जो कि फेस वैल्यू पे लगना है, बोनस का रेशियो 2 बार है, डिविडेंड और बोनस प्लान की डिटेल्स दी है। क्वेश्चन पेपर में कुछ मिस्टेक हुई थी, ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो वो उन्होंने एस्टेरिक मार्क करके दिया, अभी ठीक हो गया है। एडिशनल डिटेल्स आपको दी है कि भैया देखो दोनों में इन्वेस्टमेंट कितना करा ये आपको दे दिया, इन्वेस्टमेंट। अब आप सोचो अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाए कि कितने खरीदे, डिवाइडेड बाय यूनिट्स करो तो क्या आएगा, इशू प्राइस जो निकालनी है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स क्या आएगा, इशू प्राइस जो निकालनी है। ठीक है, अब हम सिर्फ एक प्लान पे फोकस करेंगे, फिर बोनस का बाद में देखेंगे। इन्होंने बोल दिया कि एवरेज प्रॉफिट जो मैंने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में कमाया वो है 121,824 का एवरेज प्रॉफिट है, यानी कि ये पर एनम होगा। तो पहले तो ये पता करो कि कितने पीरियड का टोटल इनकम हमने देखना है। अप्रैल 2018 के बाद से मार्च 2023 तक 19, 20, 21 यानी 19, 20, 21, 22, 23 5 साल है। तो आप क्या करोगे, ये 1 साल का बोल के इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 साल का आपको रिटर्न पता चल जाएगा कितना है। अब आप पीछे जा रहे हो, पता है पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, ये देखो। अब आपको पीछे जाना है तो आपको गेन निकल के आ जाएगा 5 साल का, उसमें 2 लाख रुपए। ये देखो 5 साल का गेन आ जाएगा। थोड़ा मेरे बात पे ध्यान देना, ये ग्रोथ प्लान है ना, ग्रोथ नहीं, हम इसमें जाते हैं डिविडेंड वाले में। पिछले क्वेश्चन को मैं कंपेयर करता हूँ, ये गेन निकल के आया, उसमें आप उल्टा जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दोगे तो आपको क्लोजिंग वैल्यू पता चल जाएगी। देख रहे हो, ये क्लोजिंग वैल्यू। अब देखो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्स, एसटीटी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये जो क्लोजिंग वैल्यू है इसको अगर आप क्लोजिंग एनएवी से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्लोजिंग में कितने थे वो आपको पता चल जाएंगे। अब यही नंबर ऑफ यूनिट्स क्लोजिंग में अगर ऐसा है तो आप यहां से रिवर्स कैलकुलेशन करो और पता करो ओपनिंग कितने थे। कहाँ गया ओपनिंग, यहाँ पे अलग से लिखा नहीं है ना, ठीक है। तो ओपनिंग क्या आएगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो पिछले साल का क्लोजिंग बना, फिर पीछे पीछे जाते जाओ। अब ऐसे ऐसे जाते जाते आपको यहाँ पहुँचना है, आप समझ रहे हो, 20,000 पे। एक बार यूनिट्स आ गए तो इशू प्राइस आने से कोई नहीं रोकेगा, बस कैलकुलेशन करना है। सबसे डिफिकल्ट कैलकुलेशन सिर्फ ये वाले रहेंगे, यहाँ तक तो आप बहुत आसानी से पहुँच जाओगे। चलो, तो बस यही माइंडसेट रखना। अब मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, ध्यान देना। एनुअल गेन दिया हुआ है 121 का, 5 साल का टोटल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 करोगे तो आपका 5 साल का गेन आ गया 6,09,000। आपने इस गेन में 5 साल का इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐड करा तो आपको क्लोजिंग असेट्स आ गए 1689,120। ये क्लोजिंग असेट्स, ये क्लोजिंग वैल्यू या रिडम्शन वैल्यू बोलो, चलो इसको सबसे बढ़िया, यहाँ पे ये रिडम्शन वैल्यू आपको मिली होगी क्योंकि क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट को आपने क्लोजिंग एनएवी पे मल्टीप्लाई करा। तो रिडम्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय एनएवी कर दो, अब उल्टा जा रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाएंगे 21,114,114 ये आ गए यूनिट्स जो आपने बेचे। खरीदे कितने अभी नहीं पता, क्योंकि आपको 3 बार डिविडेंड मिला है और वो हर बार री इन्वेस्ट हुआ है। लेट्स से मैं एग्जांपल बता रहा हूं अब आपको, आपके ओपनिंग यूनिट्स थे x, आपके ओपनिंग यूनिट्स थे x, उसके बाद आपको x पे लगानी पड़ेगी फेस वैल्यू 10 रुपये की, कुछ नहीं दिया तो 10 रुपये मानेंगे, उस पर 12% डिविडेंड कैलकुलेट करोगे। ध्यान देना मेरी बात पे, जो भी अमाउंट आया उसको डिवाइड करोगे 60 से, क्योंकि 60 उस टाइम की एनएवी है। तो आपको एडिशनल यूनिट्स पता चलेंगे, वो x में ऐड कर दोगे, अब हो गया सर वो XY, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई को आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, मैं सीधा सीधा रास्ता बता रहा हूँ, उसको 10% निकालोगे, एनएवी से डिवाइड करोगे, आपको और एडिशनल यूनिट्स मिलेंगे और आपके क्लोजिंग यूनिट्स हो जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड, उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और उस पर 15% लगाओगे। 15% लगा के जितने भी यूनिट्स हुए ऐड आपके, वो टोटल है 21,114। ये अब आप पीछे जाओ और आपको निकालना क्या है सर, x निकालना है। ध्यान देना फॉर्मूला, आप एक एक डेट का देखेंगे, सिंपल है सर। उस दिन लास्ट डेट में 21, ये क्वेश्चन नंबर
9 है। मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, बाकी टेबल तो दिया हुआ ही है। पर 22,114 ये आपके क्लोजिंग यूनिट्स थे, ठीक है। ये कैसे आते हैं सर? उस दिन के जो भी ओपनिंग यूनिट्स होंगे, एक्स ले लो, प्लस आपको एडिशनल जो मिले। अब वो एडिशनल यूनिट्स मिलने का फॉर्मूला क्या है कि एक्स पे आपको पहले तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी उस दिन के ओपनिंग यूनिट्स थे उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, टोटल फेस वैल्यू आ गई। उस दिन का डिविडेंड का रेट लगाओ। क्या था सर उस दिन का डिविडेंड का रेट? सॉरी 15% है ना, तो मैंने ले लिया 15%। ये इतना अमाउंट आ गया मेरा टोटल डिविडेंड। और उस दिन की एनएवी पे डिवाइड कर दो, क्योंकि ये हम री इन्वेस्ट कर रहे हैं। 75 रुपीज़, सही कह रहा हूँ, ये रहा 75। ये उस दिन के ओपनिंग यूनिट्स, ये उस दिन के एडिशनल यूनिट्स, टोटल मिला के 2,114 होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला देख लो क्या हो गया। इतना तो आपको आ गया। अब ये इधर हम बना लेते हैं, पहले तो पूरा सॉल्व कर लो। ये 10 का 15% इज़ 1.5x divided by 75. So this is x plus 1.5x divided by 75. x को मैं उधर भेज देता हूँ, तो आ गया 2,114 माइनस x इज इक्वल टू 1.5x डिवाइडेड बाय 75। 75 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो 15,83,550 माइनस 75x इज इक्वल टू 1.5x। अब आप 75 उधर ले जाओगे तो 15,83,550 इज इक्वल टू, आप थोड़ा ध्यान देना, 1.5x और 1.5x प्लस 75x यानी कि 76.5x। x की वैल्यू आ जाएगी 20,700। ये आ गया आपका एक डेट पुराना, यानी कि ये वाला नंबर ऑफ यूनिट्स, सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड वाला। अब वो ओपनिंग है अगली डेट के लिए, तो क्लोजिंग हुआ पुरानी डेट के लिए। अब ये तो आपका फॉर्मूला तो बन गया। अब ऐसा आप चाहो तो अगर सिंपल रखना है तो बार बार ये कर लो, 3 बार ही करना पड़ेगा सिर्फ आपको, और आपकी वैल्यूज़ आ जाएगी। और नहीं तो थोड़ा और दिमाग लगाओ और आप यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकते हो। ये पॉइंट पे यहाँ देखना क्या आया। ये 75 और कुछ नहीं उस दिन की एनएवी थी, ठीक है। और ये 1.5 और कुछ नहीं डिविडेंड का परसेंटेज है फेस वैल्यू पे पर यूनिट। 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, उस पर डिविडेंड का परसेंटेज आ गया। सो उस दिन की एनएवी और उस दिन का डिविडेंड 75 रुपये और 1.5 रुपये को टोटल कर लो, 76.5 होता है। आप हर बार ये करते चले जाओ। और उसको डिवाइड किससे करना है? 15,83,550 से। ये कैसे आया था सर? बहुत सिंपल है, जो आपके क्लोजिंग यूनिट्स थे उसको एनएवी से मल्टीप्लाई कर दो। मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीका और अब बताता हूँ, ठीक है। आपके क्लोजिंग यूनिट्स जो थे मल्टीप्लाइड बाय एनएवी कर दो, तो ये आपकी वो 15 लाख वाली फिगर आ गई। डिवाइड क्या करना है? फॉर्मूला आप बना रहे हो अब इससे। डिवाइड क्या करना है? डिवाइडेड बाय एनएवी प्लस डिविडेंड पर यूनिट, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। यही तो करा ना हमने। देखो 21,114 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 1.5, ये हमारा पहला आंसर आया, ठीक है। अब और पीछे जाते हैं सेकंड आंसर में, तो हमारे यूनिट्स कितने हैं अब? 20,700, इसका आंसर आया, ठीक है। अब हमारे पास यूनिट्स कितने हैं? 20,700, और उस दिन की एनएवी देख लो अब कितनी है, 68 है। ये देखो सेकंड डिविडेंड जो था 10% वाला 68 है, तो ये मैंने ले लिया 68 डिवाइडेड बाय 68 कर लो और प्लस
कितना डिविडेंड, 10% का 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 1 रुपये आता है। करके देखो आता है क्या। आंसर आएगा 20,400। फिर थर्ड पे आओगे, अब ये 20,400 ले लो और 60 रुपीज़ की NAV है उस दिन, 12% डिविडेंड है, तो 60 रुपीज़ लिख लो। ठीक है, यहाँ 60, 12% यानी कि कितना आएगा, 10 रुपये पे 1 रुपये 20 पैसा। ये आ गया 20,000 N0, आपको जो आंसर चाहिए था। इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम में ऐसा मत लिखो, एग्ज़ाम में आप प्रॉपर लिखना आपको, आप ये फॉर्मूला बना लो लगे तो यहाँ पे, और उसके बाद नीचे नीचे लिखना, ऐसा साइड साइड में मत लिखना। ये रहा, इन्होंने भी वही चीज़ करी है, आपका धीरे धीरे आता गया आंसर और फटाफट लिखते गए। फटाफट करना है तो ये एडिशनल यूनिट्स भी लिख के कोई मतलब नहीं, हमें तो मेन जो चाहिए था वो था ये फॉर्मूला बना लिया हमने। तो मैं यहाँ पे 20,000 यूनिट्स आ गए। अब मैं आगे बढ़ूँ। देखो सर, स्टार्टिंग में मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितना था, 10,80,000 का। 20,000 के यूनिट्स मैंने खरीदे थे, 10,80,000 टोटल इन्वेस्टमेंट करके। कहाँ गया, 10,80,000 पे 20,000, तो मेरा इशू प्राइस आ गया 54। ये समझ में आया पहला पार्ट आपका। सेकेंड पार्ट क्या है सर, यही निकालना है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द टैक्स ऑफिशियल टू कैलकुलेट द इशू प्राइस ऑफ बोथ द स्कीम्स। पहला निकल गया। दूसरा देखो, अब बोनस प्लान। अब बोनस प्लान में आपने कितना इन्वेस्टमेंट करा था सर, 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट, 10 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करा था। अब उसका भी इशू प्राइस निकालना है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए और कुछ भी नहीं। उसमें जो हमने एनुअल एवरेज परसेंटेज कमाया, यील्ड जो है वो 8.40% पर एनम आ रही है। कुछ खास है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है। 10 लाख पे 8.40% निकाल लो, आपका 10 लाख इंटू 8.40%, 84,000 होता है। उस 84,000 तो ये पर एनम है, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आ गया 4,20,000। अब आप ये 10 लाख में ऐड कर दो, कितना हो गया, 10 लाख में ऐड करोगे तो ये हो गया 14,20,000। ये क्लोजिंग है सर। ये 14,20,000 का आपको कब मिला होगा, जब आपने 71 के रेट से यूनिट्स बेच दिए होंगे, जितने भी होंगे। तो 71 से डिवाइड करो, देखो पीछे पीछे जा रहा हूँ धीरे में, तो आ गए वो 20,000। यानी कि आपके पास क्लोजिंग कितने यूनिट्स थे, 20,000। बस अब यहाँ से पीछे जाना है आपको। अब पीछे जाओगे तो देखो सीधी सी बात है, 2 बोनस के रेशियोज है, इसको अप्लाई करना आना चाहिए। पहला वाला देख लो 1:3 है, 1:3 यानी हर 3 के बदले आपको 1 मिला, तब जाके 20,000 हुए। यानी मैं बहुत सिंपल बोल सकता हूँ, 3 और 1 कितना, 4 होता है। 20,000 को 4 से डिवाइड करो, 15 आपका 5 आया, मल्टीप्लाइड बाई ये 3। आपके पास जो पहले थे वो ये है ना, पहले जो थे वो ये है, और आपको एडिशनल जो मिले वो 1 है। यानी कि इसका 1/3 हिस्सा आपको एडिशनल, 1/4 हिस्सा एडिशनल मिला, 3/4 हिस्सा पहले से था। तो 20,000 को 3/4 कर लो सर, आपको मिलेगा 15,000। 15,000 यूनिट्स थे आपके पास यहाँ पे। अब उस 15,000 में आपको 1:5 मिला है, यानी कि टोटल हो गए 6। 15,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5, यानी कि पहले थे आपके 12,500। बहुत सिंपल, ये तो रेशो में ही दिख रहा है आपको 1:5। मतलब ये है ओल्ड, ये है न्यू एडिशनल यूनिट्स, टोटल मिला के 6 हो गए। आप 15,000 को 6 से डिवाइड कर दो, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पुराने मिल जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एडिशनल मिल जाएंगे। कहाँ गया सेकंड वाला, सेकंड वाले में इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये देखो 20,000 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया 3:1 में, मल्टीप्लाइड बाय 3, ये ओल्ड यानी ओपनिंग देता है, तो उससे आंसर आया 15। फिर 15 को लिया और डिवाइडेड बाय 6 किया, उससे आंसर आया 12,500। अब ये 12,500 यूनिट्स आपने खरीदे कितने में, 10 लाख रुपए दे के। तो कितने में खरीदे, बहुत सिंपल सर, 10 लाख डिवाइडेड बाय 12,500, 80 आ गई इशू प्राइस, है ना। ऑल्टरनेटिव आंसर दिया इसलिए इतना बड़ा लग रहा है। ये ऑल्टरनेटिव तो बिल्कुल फॉलो मत करना, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। ठीक है सर, इंटरेस्टिंग था काफ़ी क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स। अभी 10 और 11 देखने दो।
10 तो ठीक है, उसके बाद 11 12 सेम तरीके का है, 13th से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। ठीक है सर, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 10 पे फोकस करेंगे। सी यू, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। और अब क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं सर। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है NAV कैलकुलेट करना है। नेट असेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे सर? मार्केट वैल्यू निकालनी है, टोटल नेट असेट्स आपको निकालने हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। सिंपल है। मैं मोटा मोटा यहाँ पे बताता हूँ, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ साथ हम सीख ही जाएंगे। नेट असेट वैल्यू के लिए आपको सबसे पहले नेट असेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आप नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करेंगे। ठीक है सर, ये अब ये नेट असेट्स निकालने के लिए आपको टोटल अपनी बैलेंस शीट को याद करो, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। पर बैलेंस शीट की वैल्यूज़ नहीं उठाना है, बुक वैल्यू हमारे कोई काम के नहीं है। जितने भी हमारे पास में असेट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, लाइबिलिटीज़ की अपनी मार्केट रियलाइजेबल वैल्यू, वो ज़्यादा काम की है। कि हम क्या करते हैं, हर दिन निकालते हैं कि अगर आज कंपनी अगर हम बंद कर दे तो हमारे पास नेट में कितना बचेगा इन्वेस्टर्स को देने के लिए। सो इसी तरह से असेट्स की मार्केट वैल्यू निकालो, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू निकालो, नेट ऑफ करो और फिर आ जाओ। सो आपको यहाँ तक NAV तक पहुँचने के लिए इन दो की ज़रूरत है, इन दो के लिए नेट असेट्स में इसकी ज़रूरत है। और असेट्स और लाइबिलिटी, हर ट्रांजैक्शन या हर आइटम को आपको इस नज़र से देखना है कि क्या वो असेट है या लाइबिलिटी है। ठीक है, पैसा आया ये काम का नहीं है, पैसा बैलेंस में कितना है वो ज़्यादा काम का है। क्योंकि जो पैसा आता है दैट इज़ कैश, जो इनकम आ रही है अगर, तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम हो गया। वो अगर मेरे कैश के बैलेंस में है तो फिर वो असेट वाला पार्ट बन जाता है। आइए सर क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे मैं ट्रीटमेंट्स भी उसमें बताते जाऊंगा। अ म्यूचुअल फंड रेज्ड 150 लाख ऑन April 1, 2018 बाय इशू ऑफ 15 लाख यूनिट्स एट ₹10 पर यूनिट। म्यूचुअल फंड ने क्या करा, 150 लाख रुपए, हम ना यहाँ पे साथ साथ में वर्किंग भी करते जाएंगे। देखो सबसे पहले तो एक मैं ये कैश अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, और कैश अकाउंट बहुत सिंपल सा T फॉर्मेट में बना रहा हूँ मैं, कि पैसा आया वो डेबिट साइड में और गया वो क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा। ठीक है सर, चलो ये देखो। अब सबसे पहले जो मैंने पैसा, मैं ज़्यादा डिटेल में तो लिखूंगा नहीं, फटाफट हम लिखते जाएंगे। हमने सबसे पहले 150 लाख रुपए रेस करे तो वो पैसा कंपनी में आया होगा, म्यूचुअल फंड्स में आया। ठीक है, 150 लाख रुपए 15 लाख इंटू 10। द फंड इन्वेस्टेड इन सेवरल कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ 140 लैक्स। अब क्या किया हमने, यही पैसा, हम कौन है सर, म्यूचुअल फंड है, हमने इन्वेस्टर से पैसा लिया 150 लाख, उसमें से 140 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में। अगर इसको देखो तो हमारे पास 10 लाख रुपए का बैलेंस बचना चाहिए। इनिशियल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8 लाख। अब ये 150 लाख रुपए लाने के लिए जो इनिशियली आपको खर्चा करना पड़ा वो है 8 लाख रुपीज़ का। अब क्या बैलेंस बचा है, सिर्फ 2 लाख रुपए का। आगे देखना, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल द फंड सोल्ड सर्टन इंस्ट्रूमेंट कॉस्टिंग 44.75 लैक्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमने 44.75 लैक्स की कॉस्टिंग के बेच दिए फॉर 47 लैक्स। अब थोड़ा सा ध्यान देना सर, वो 44.75 लैक्स इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है जो 140 का इन्वेस्ट किया था। इसमें से 44.75 के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि शेयर्स होंगे वो हमने बेच दिए। बेचा तो कैश वापस आया होगा, कितना आया सर, 47 लाख का। वो आपका लिखना बनता है यहाँ पे कि 47 लाख अब वापस हमारे पास आ गया। ठीक है, एंड यूज्ड द प्रोसीड्स टू परचेज सर्टन अदर सिक्योरिटीज फॉर 41.6 लैक्स। अब जो 47 लैक्स में लेके आया उसमें से 41.6 लैक्स के मैंने और 6 सिक्योरिटीज़ खरीद ली, तो वापस चला गया वो पैसा। ठीक है, एग्ज़ाम में लिखोगे, पूरा लिखना पड़ेगा सर आपको कि क्या नेचर है। चलो आगे देखो, द फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस फॉर द मंथ अमाउंटेड टू 6 लैक्स ऑफ विच 50,000 वॉज इन अरियर्स। 50,000 रुपये अभी तक दिए नहीं है, 50,000 दिए नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया सर, लाइबिलिटी बन गई। देना है ना, अरियर्स का मतलब क्या है, लाइबिलिटी है सर ये आपकी। और बाकी का 6 लाख में से 5,50,000 जा चुका है, तो यहाँ पे आप माइनस कर दो। तो यहाँ कैश अकाउंट में तो 550 का ही दिखेगा सिर्फ,
एक्सपेंस भले ही 6 का हो गया आपका, पर 550 का क्रेडिट कैश में गया और बाकी क्रेडिट 50,000 का लाइबिलिटी में गया, ठीक है। द फंड अर्नड, अब देखो फंड को कमाई हुई, हमने एज अ फंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करा है, शेयर्स खरीदे, जैसे आप डायरेक्ट शेयर्स खरीदोगे तो आपको भी इंटरेस्ट मिलता है, वैसे मैंने खरीदे मुझे भी इंटरेस्ट मिला एज अ म्यूचुअल फंड, तो इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला। सो फंड अर्नड डिविडेंड्स अमाउंटिंग टू 1.5 lakhs एंड इट डिस्ट्रीब्यूटेड 80% ऑफ द रियलाइज्ड अर्निंग्स। ध्यान देना, कितने की कमाई हुई सर डिविडेंड की? डिविडेंड की कमाई हुई 1.5 लाख की। तो वो कहाँ लिखूँगा? पैसा आया ना वो मुझे, तो वो मैंने लिखा यहाँ, ठीक है। और मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने किसको दिया? देखो मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करा था तो मुझे पैसा आया और मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मेरे यूनिट होल्डर्स में। कितना? 80% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा 1.5 लाख का 80%, 1.2 लाख लोगों को दे दिया, 30,000 रख लिया, ठीक है। पर ध्यान देना, यहाँ एक चीज़ है जहाँ पे आप गलती कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया तो यहाँ मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ गए। क्वेश्चन ने क्या बोला? जितनी भी रियलाइज्ड अर्निंग्स है उनका 80% हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। आपको जो रियलाइज हुई ना अर्निंग, रियलाइज मतलब बैंक में आ गया पैसा, गेन्स का, प्रॉफिट का, वो सिर्फ डिविडेंड नहीं था सर। अगर आपने नोटिस करा होगा ऊपर में 44.75 लाख्स के आपने असेट इंस्ट्रूमेंट्स बेच दिए थे 47 लाख्स में, ये भी तो आपका कैपिटल गेन था। 44.75 और 47 का जो डिफरेंस है, इतने के असेट्स 47 में बेच दिए तो रियलाइज हो गया ना, वो पैसा आ गया, वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में। तब तक अनरियलाइज्ड है जब तक आपने बेचा नहीं, जब बेच दिया तो आ गया पैसा, उसका भी कैपिटल गेन का भी 80% हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है सर। सो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल गेन। आपने किसको दिया कैपिटल गेन? जो आपको कैपिटल गेन हुआ है उसका 80% आपने यूनिट होल्डर्स को दे दिया। सो कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 47 माइनस 44.75, ये तो आपको हो गया कैपिटल गेन। कितना है सर? 47 माइनस 2.25, और इसका 80% आपने बांट दिया, यानी 1.8 लाख रुपीस। किसको? यूनिट होल्डर्स को। तो आपने यूनिट होल्डर्स को दो चीज़ें दी है सर, डिविडेंड और कैपिटल गेन। गुड। द मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो ऑन 30 अप्रैल, कब स्टार्ट करा था सर? 1 अप्रैल को, तो ठीक एक महीने बाद पोर्टफोलियो की मार्केट वैल्यू है 147.85। ये हमारा बैलेंस शीट में असेट है सर, ध्यान देना। अब आपकी अगर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करोगे ना तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। यहाँ पे आपके असेट्स, कैश का बैलेंस, आपकी लाइबिलिटी। अभी तक तो असेट्स यानी जितना आपने इन्वेस्टमेंट करा था, आपने पहले 140 का इन्वेस्टमेंट करा, देखो 140 का इन्वेस्टमेंट करा, उसमें से कुछ असेट्स आपने बेच दिए 47 में, फिर वापस इन्वेस्टमेंट करा 41.60। जो भी नेट बचा होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर, जितना भी बचा है नेट में उन सब की मार्केट वैल्यू है ये 147.85 लैक्स। तो ये कहाँ आएगी सर? असेट में 147.85। करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है? 0.5 के आपके अरियर्स जो आपने अभी तक नहीं दिए, और अभी कैश का बैलेंस हमारा निकलना बाकी है, आगे देखेंगे और कुछ है तो। एन इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू 1000 यूनिट्स ऑन अप्रैल 1। अब वो किसकी बात कर रहे हैं? हमारी नहीं कर रहे, इन्वेस्टर जिसने हमारे यूनिट्स खरीदे, 1000 यूनिट खरीदे उसने 1 अप्रैल को और बेच दिए 30 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल को 1000 खरीदे तो क्या भाव से खरीदे होंगे? 10 रुपये के भाव से खरीदे, और बेचे होंगे तो क्लोजिंग एनएवी पे जो निकालना है। डिटरमाइन हिज एनुअल रेट ऑफ अर्निंग, एक महीने के रिटर्न्स को 12 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाद में। बस करना क्या है, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। आपका कैश का बैलेंस यहाँ से निकाल लो टोटल करके, मैं यहाँ पे अभी आपको लिख के देता हूँ। यहाँ आ जाएगा बैलेंस, ये बैलेंस जाएगा आपका बैलेंस शीट में 150 प्लस 47 प्लस 1.5 माइनस 0.4।
सिर्फ 40,000 रुपये बचे हैं सर हमारे पास। 0.5 बचना चाहिए था वैसे से, तो एक बार फिर भी पॉइंट 4, 40,000 रुपये आपका बच गया। अब आप नेट असेट वैल्यू निकाल सकते हैं सर। टोटल, एक सेकेंड ना, इसको क्लोज करके वापस ओपन करता हूँ बिकॉज हैंग होने लग जाता है। टोटल असेट्स में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा आपका और कैश बैलेंस आएगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 147.85 और ये पॉइंट आपका 40 का कैश का बैलेंस 148.25, फिर माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी 0.50, सो आ गया 147.75। ये है आपके नेट असेट्स। और कुछ है तो देख लो, छूटा तो मार्क्स कट जाएंगे। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, आपने स्टार्टिंग में कितने इशू किए थे? 15 लाख। तो आपका NAV आ गया क्लोजिंग 9.85। अगर टाइमलाइन में डिसाइड करें तो स्टार्टिंग की NAV 10 थी, बीच की 9.85 एज एन इन्वेस्टर अगर देखें, ठीक है। पर हमें डिविडेंड और कैपिटल गेन भी मिला है। कितना मिला है सर? ये 1,20,000 और 1,80,000 किसको गया सर? जिनके पास टोटल में 15 लाख यूनिट है ना। हमने हमारे पूरे 15 लाख म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स को ये बांटा है। तो पर यूनिट निकल के आ जाएगा आपका इससे कि 8 पैसा बांटा डिविडेंड और 12 पैसा आएगा, 12 पैसे यानी 12 पैसे बांटा आपने कैपिटल गेन। अब उस इन्वेस्टर के एंगल से देखो जिसने इन्वेस्टमेंट करा था। सर बहुत सिंपल है, NAV 1 माइनस NAV 0, ये आपका फॉर्मूला बन गया कैपिटल एप्रिशिएशन का। इसमें डिविडेंड और कैपिटल गेन कुछ मिला है तो ऐड करो, डिवाइडेड बाय NAV 0। ध्यान देना सर, 9.85 माइनस 10, यहाँ तो कैपिटल लॉस हो गया आपको, ठीक है। फिर डिविडेंड 8 पैसे का, कैपिटल गेन 12 पैसे का और ये 10 रुपये। 5 माइनस 10 प्लस 0.08 प्लस 0.12, तो कितना बचा? 0.05 बाय 10, यानी कि ये आ गया 5%। पर ये सिर्फ एक महीने का है, 5 नहीं सर, 0.5%। ये सिर्फ एक महीने का है, हमें तो चाहिए था एनुअल। तो हम क्या करेंगे? 12/1 मल्टीप्लाइड बाय 12/1 मल्टीप्लाइड बाय 12/1 मल्टीप्लाइड बाय 100, ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे। 6% पर एनम। आया समझ में कैसे कैलकुलेट करा? फटाफट करना पड़ा। यही वो कैश का जो डिटेल है, एडलेस करा हमने, T फॉर्मेट में बनाया। इन्होंने इस तरीके से बना के आगे यहाँ से कंटिन्यू करा। ये देखो यहाँ तक तो बैलेंस आया 40 का, उसमें यह असेट क्लोजिंग मार्केट वैल्यू पोर्टफोलियो की ऐड करी, लाइबिलिटीज़ माइनस करी, तो ये नेट असेट्स आए। आपको भी अगर एक ही इसमें करना है कर सकते हैं, नॉट एन इशू। 6% पर एनम हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, आइए। हेलो, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द NAV ऑफ अ रेगुलर इनकम स्कीम। रेगुलर नॉर्मल सा म्यूचुअल फंड है और म्यूचुअल फंड के कुछ असेट्स म्यूचुअल फंड ने जहाँ इन्वेस्ट करा है वो डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अब आपको NAV निकालना है, यानी कि वापस से वही चीज़, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। देखो सर, एक एक चीज़ है। आपको लिस्टेड शेयर्स दिए हुए हैं एट कॉस्ट एक्स डिविडेंड 20 करोड़ रुपीस, ठीक है। लिस्टेड शेयर्स है ये। अब इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है क्या नीचे में? यहाँ से शुरू करेंगे सर। सबसे पहले ये देखो, द लिस्टेड शेयर्स वेयर परचेज्ड व्हेन इंडेक्स वाज 1000 एंड द प्रेजेंट इंडेक्स इज 2300। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी 20 करोड़ के शेयर्स की वैल्यू थी जब 1000 इंडेक्स चल रहा था, पर अब इंडेक्स चल रहा है 2300, है ना। तो
मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ करंट मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। आप इसको क्या बोलोगे सर? आप इसको अगर आप ऐसा कर रहे हो, यानी आप ये बोल सकते हो कि मेरा ये जो लिस्टेड शेयर है इसका बीटा है 1। क्यों? क्योंकि आपने इंडेक्स में जितना चेंज आया उस हिसाब से शेयर्स में चेंज लाया। So current market value of these shares that you had purchased when the index was 1000 and now the index is 2300 can be calculated like this. कैश इन हैंड 1.23 है, ऊपर नीचे आगे कुछ दिया जाएगा तो हम उसमें एडजस्ट करेंगे। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स टोटल मिला के 4.3 है। थोड़ा ध्यान देना, इन्हीं में से ये यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी पहला पार्ट सिर्फ। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स आपको कॉस्ट में दिए हुए 4.3 करोड़ और उन्होंने लिखा कि इनमें से ऊपर मैसेज ऑफ दीज बॉन्ड्स नॉट लिस्टेड एंड कोटेड, यानी कि यहाँ दो तरह के बॉन्ड्स है सर, एक लिस्टेड बॉन्ड्स और एक है नॉट लिस्टेड यानी अनलिस्टेड। ठीक है, इस 4.3 में 3.3 है आपका लिस्टेड बॉन्ड्स और 1 है आपका अनलिस्टेड बॉन्ड्स। ठीक है, ये इन्होंने दे दिया। अब इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन हमारी ख़त्म हो गई उसको हम ऐसा कर देते ताकि हमें क्लियर रहे। यहाँ क्लियर लिखा है वैल्यू ऑफ लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स एज एनएवी डेट, एज ऑफ एनएवी डेट। ये है वो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। लिस्टेड जो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है वो 3.3 है और उसकी आज की वैल्यू उन्होंने दे दी 8। तो हमें क्या ज़रूरत है सर? सिर्फ 8 की, सॉरी ये तो कैश था ना, हमें ज़रूरत है करंट मार्केट वैल्यू की। ठीक है, अब जो नॉट लिस्टेड अनलिस्टेड बॉन्ड है इसके बारे में भी नीचे लिखा है देयर हैज़ बीन अ डिमिनिशन ऑफ 20% इन अनलिस्टेड बॉन्ड्स। 20% से मार्केट वैल्यू गिर गई। 1 करोड़ में से 20% हटाओ, 0.80। यहाँ पे कहानी इसकी हो गई ख़त्म। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज एट कॉस्ट, ये एक थोड़ा डिबेटेबल इशू रहा है सालों से, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने 2-3 तरह के क्वेश्चन अलग अलग इसी तरीके के बनाए, कहीं पे चेंज लाया कहीं पे नहीं लाया। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ जो आपको दी है वो है 4.5 करोड़ की। नीचे में ध्यान देना, आपकी ये इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो गई। हाँ, ये वाली करंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ इज़ 106.5, यानी कि वही फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ यहाँ पे जो दिख रही है आपको 4.5 करोड़ की, इसकी हर एक सिक्योरिटी की जो मार्केट प्राइस है रियलाइजेबल वैल्यू है वो है 106.50। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर उसको डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 106.50 करना चाहिए, लॉजिकली बिल्कुल सही हो आप। ठीक है, क्वेश्चन और एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है इस पे, अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आर एट कॉस्ट। अब ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, ये कहना क्या चाह रहे हैं? अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आर एट कॉस्ट मतलब कॉस्ट पे है, वो तो यहाँ पे भी लिखा था अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज आर एट कॉस्ट, आर वर्ड नहीं है बस, एट कॉस्ट। वो तो कॉस्ट पे है, यहाँ पे भी लिखा है, कॉस्ट पे है, वहाँ पे भी लिखा है। तो ये थोड़ा एक पॉइंट बनता इशू का। लॉजिकली 4.5 को कन्वर्ट करना चाहिए आपने रियलाइजेबल वैल्यू में, पर आंसर में उन्होंने ऐसा नहीं करा है, उसको रखा है सिर्फ 4.5। उसके पीछे का रीज़न क्या है जो रिसर्च से निकल आता है वो ये है कि भैया इन्होंने यहाँ स्टेटमेंट जो दिया है इसका मतलब शायद ये है कि वो कॉस्ट पर रखने के लिए बोल रहे हैं, आर टू बी केप्ट एट कॉस्ट ऐसा कुछ है, बट वो एक पॉइंट डिबेटेबल ही है। तो मेरा सजेशन एग्ज़ाम में क्या है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और आखिरी में ऐसा सेंटेंस दिखता है, थोड़ा आपको वेग लगेगा और आप बोलोगे कि सर ये क्या ट्रीटमेंट सिखा रहे हो। देखो प्रैक्टिकली तो मैंने बता दिया रियलाइजेबल आपको मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहिए, पर अब एग्ज़ाम में मार्क्स मिलना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ऐसा सेंटेंस आखिरी में आता है, ध्यान देना, और कुछ नहीं दिया जाता, तो जो फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ एट कॉस्ट है तो वह एट कॉस्ट ही रखो, उसको चेंज मत करो। ठीक है, आगे बढ़े। डिविडेंड्स एक्रूड, ये क्या है सर? आपका असेट है, आपको 0.8 लेना बनता है। उसके बाद अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स, ये लाइबिलिटी है, ये माइनस करोगे। एक्सपेंडिचर एक्रूड भी लाइबिलिटी है, ये भी माइनस करोगे। 6.32 माइनस होगा, 0.75 माइनस होगा। आगे नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दिए हुए 20 लाख के, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैश में भी ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा तो कैश भी पूरा ले लेते 1.23। अब यहाँ तक टोटल करोगे तो आपके टोटल असेट्स आ जाएंगे। दैट गोज टू 61.33।
ये आ गया 7.07 की लाइबिलिटी, दैट्स 54.26 करोड़। ये आपका आ गया नेट असेट्स। ठीक है, क्या करोगे सर, दिस इज इन करोड्स नेट असेट्स। अब थोड़ा ध्यान देना, अब सबसे बड़ी गलती कहाँ हो सकती है मैं बताता हूँ। अब आप क्या करोगे, नेट असेट्स आ गए तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर दोगे 20, और आप बोलोगे कि सर हमारी एनएवी है 2.713। यहाँ कर दिया आपने एक गड़बड़, आपने ये देखा ही नहीं, और इंस्टीट्यूट कितने चालाकी से खेल के आगे निकल गया। आपको सारी फिगर्स दी है करोड़ में, और यहाँ नंबर ऑफ यूनिट्स दिए हैं लैक्स में। करोड़ की फिगर को लैक्स में डिवाइड करना ही गलत हो गया आपका। या तो आप 54.26 को लैक्स में कन्वर्ट करो, या तो आप अपने नंबर ऑफ यूनिट्स को करोड़ में कन्वर्ट करो। यानी दोनों का बेस सेम होना चाहिए, दोनों या तो करोड़ में हो, दोनों या तो लैक्स में हो। तो मैं इसे करोड्स में कर देता हूँ 0.20। अब मेरा सही आंसर आएगा, दैट्स 271.30। ये मेरी NAVI। कुछ मैंने छोड़ा तो नहीं, देख लेते, हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। देखो 46 1.23 है ना, आगे ये सही आ गया, यानी कहानी ख़त्म है। बस थोड़ा ये ध्यान देना, 54.26 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 लैक्स दिया हुआ है, तो डायरेक्ट नंबर रखोगे, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 2-3 गलतियाँ, एक तो ये गलती होने के चांसेस है, दूसरा आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दिया है एट कॉस्ट तो वैसे का वैसा रखो। ये देखो यहाँ इन्होंने नहीं बदला। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है, फटाफट लेते। वापस से सेम चीज़ है, देखो सर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एट कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, हमें मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4-5 तरह के शेयर्स है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन है, सर्विस सेक्टर है, आपका IT है और रियल इस्टेट है, सबका दे दिया कॉस्ट। उसके बाद बॉन्ड्स में आए, वो शेयर्स था, ये बॉन्ड्स है। अब बॉन्ड्स में भी ये लिस्टेड है, ये अनलिस्टेड है, ठीक है। बॉन्ड्स लिस्टेड वाले कितने, 8,000 बॉन्ड्स हमने खरीदे, 14% कूपन रेट है और 15,000 ईच, ठीक है। तो वो हो गया तकरीबन, ये तो फेस वैल्यू लग रही है 15,000, 12 करोड़, ठीक है, ये फेस वैल्यू है सर ऑफ 15,000 ईच। अनलिस्टेड बॉन्ड दिया हुआ है, यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स, एक्सपेंसेस पेबल, ये आपकी लाइबिलिटी आ जाएगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये कैश बैंक बैलेंस है, असेट है। मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑन लिस्टेड बॉन्ड, ये है यील्ड। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या हो गया सर, यील्ड, ठीक है। 14% क्या है सर, कूपन रेट, वो फेस वैल्यू हो गया, कूपन रेट हो गया, यील्ड हो गया। अब आगे, द फंड हैज़ इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस अगर असेट और लाइबिलिटी है तो आएंगे टोटल असेट लाइबिलिटी में, अदरवाइज नहीं सर। कंसल्टेंसी और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, सबकी कर लो टोटल, फिर देखते क्या आता है। 748, ठीक है। आगे, पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू ईच सेक्टर आर एज फॉलोज। देखो, हर सेक्टर का परचेज डेट, जिस दिन हमने वो शेयर्स, चारों पांचों है ना ये, वो शेयर्स खरीदे तो इंडेक्स ये चल रहा था, अब इंडेक्स ये चल रहा है। जैसे लास्ट वाले पार्ट में करा ना हमने, टोटल जो वैल्यू थी हमको डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2300 करा, वैसे अब हर एक के केस में करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय ये कॉलम, जब परचेज करा था तो ये इंडेक्स था, मल्टीप्लाइड बाय वो कॉलम कि आज का इंडेक्स चल रहा है वैल्यूएशन डेट पे, तो पांचों की आपकी नई वैल्यूज आएगी, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है सर, नेट असेट वैल्यू ऑफ द फंड और नेट असेट वैल्यू पर यूनिट। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब ये बोल रहे हैं यहाँ पे नेट असेट्स बताओ, सिर्फ टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, और इस पहले वाले पार्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो सेकंड पार्ट निकलेगा, और ये सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। कैलकुलेट फिगर्स इन करोड्स अप टू 3 डेसिमल, बस ये फॉलो करना है अपने। क्या पार्ट है सर, मेजर पार्ट सिर्फ आपका यही वाला है, उसके बाद तो छोटी छोटी ट्रीटमेंट है। देखो 158 आपकी कॉस्ट थी, डिवाइडेड बाय पुराना इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय नया इंडेक्स, ये चारों पांचों आपने करा, आ गया। इसमें मैं अब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, ऐसा सेम टू सेम हो चुका है। हाँ, असली बात है ये लिस्टेड बॉन्ड, देखो ये हमारी उतनी कॉस्ट थी। अब हमें क्या निकालना है, बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू निकालना है, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, कहीं लाइफ दिख रही है क्या बॉन्ड की, कुछ 8 साल 10 साल 15 साल, ऐसा नहीं है, ठीक है सर। अब आप कैसे निकालोगे बताओ।
मार्केट प्राइस कहीं ऐसा सुना आपने, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, या फिर आपने करंट यील्ड का फॉर्मूला देखा था, करंट यील्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट यानी कि कूपन रेट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट यील्ड। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे सर, फेस वैल्यू पे कूपन रेट लगाओगे डिवाइडेड बाय करंट यील्ड। फेस वैल्यू कितनी है सर आपकी 15,000 और कूपन रेट है सर 14% और यील्ड कितनी होनी चाहिए 0.08842। सही लिखा मैंने। अगर आपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन का रिवीजन वीडियो देखा है तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। ये बॉन्ड वैल्यूएशन में ये वाला पार्ट हमने देखा था। यील्ड यानी कि रिटर्न, बॉन्ड पे रिटर्न निकालना है तो बॉन्ड पे मिलने वाला रिटर्न होता है इंटरेस्ट, वो रहा ऊपर लिख दिया। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट, उसका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो मार्केट प्राइस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, करंट रेट। उसी से ये फॉर्मूला बनता आया बनता आया बनता आया। अब देखो क्या होता है, नाइनटीन करोड़। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा पर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। 15,000 पे 14% आता है 2100 डिवाइडेड बाई 0.08842, ये आता है आपका 23,750.28। एक बॉन्ड की मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। कितने यूनिट्स है हमारे पास, 8,000 करोगे तो आपका ये 19 CR आता है। कैलकुलेटर पे देखना करके। तो ये आपका 19 करोड़ आ गया सर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, यही हम आंसर इंस्टीट्यूट का देखते हैं अब। और यहाँ पे हमारे यहाँ इतना पार्ट तो हो गया था वैल्यू ऑफ शेयर्स वाला। अब हम ये वाला पार्ट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारा आंसर 19 करोड़ ना आते हुए यहाँ पे आया है, ये ना आते हुए यहाँ पे आया है 38 करोड़, यानी ऑलमोस्ट डबल। अब इसका मार्केट में अगर आप एक्सप्लेनेशन जानने जाओगे कहीं पे, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि सर ये कैलकुलेशन इस तरीके से होना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन देख लो क्या है जो मुझे गलत लगता है। 24 करोड़ की कॉस्ट है आपकी, उस पर हमें पहले 14% चाहिए था, तो अब 8.842% चाहिए, यानी कि आपकी यील्ड कम हो रही है तो मार्केट में वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो आपने क्या करा, 24 को 38 कर दिया। तो ये लॉजिक थोड़ा गलत है क्योंकि 14% जो है ना आपका न्यूमरेटर में दिया हुआ वो यील्ड नहीं है सर, वो कूपन रेट है। 14% बॉन्ड जब भी कभी ऐसा लिखा होता है वो कभी भी यील्ड नहीं हो सकता। 14% यील्ड ऑन बॉन्ड हो गया या 14% ऑन बॉन्ड्स हो गया तो समझ में आता है कि वो रिटर्न की बात कर रहे हैं। ये सरासर कूपन रेट है, पहली बात तो। दूसरा, मैं इसका आपको सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि क्या हुआ। मतलब एक छोटी सी गलती है जो इंस्टीट्यूट से हो गई और कुछ नहीं। ये क्वेश्चन सर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आरटीपी मई 2021 में, ये इंस्टीट्यूट ने मई 21 में डाला, पर ये लिया कहाँ से आपको ज़रा पहले ये देखना पड़ेगा कि इसके पहले भी कभी सेम क्वेश्चन आया था क्या। यस सर, आया था। नवंबर 2019 ओल्ड सिलेबस का पेपर था एसएफएम का, एसएफएम होता था पहले। अब इंस्टीट्यूट की ना आदत है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में नहीं बहुत सारे क्वेश्चन में, कि जब उसे वही क्वेश्चन वापस से डालना होता है तो वो फिगर्स चेंज कर देता है और जनरली आसान रखने के लिए सारी फिगर्स को डबल कर देता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कहाँ गया आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी का क्वेश्चन है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, नवंबर का पेपर देखते हैं सर हम। देखिए सर, फाइनल ओल्ड एग्जामिनेशन मई 2019, सॉरी नवंबर नहीं, मई 2019 का ओल्ड सिलेबस का पेपर था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम का क्वेश्चन है सर ये, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो फार्मास्यूटिकल, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, आईटी, रियल एस्टेट। अब आप नोटिस करना यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, 79, 31। आपके बुक में वैल्यूज़ देखोगे आप नए वाले क्वेश्चन की, मई 2019 के बाद जब आरटीपी मई 21 में पूछा गया ये, तो इसको कर दिया डबल, सबको कर दिया इन्होंने डबल। नोटिस करना आपके बुक में यही होगा, ये 10 का 20 मिलेगा आपको। देखो कहाँ गया, हाँ ये रहा, 10 का 20 मिल रहा है यहाँ में। यहाँ अगर साइड बाय साइड हो जाता तो बहुत अच्छा होता, ये बुक नहीं हो पा रही है, ठीक है कोई बात नहीं। सो आप देखना ये 62 हो गया, यानी कि
इसका आधा होगा उस एग्ज़ाम में जब पूछा गया था मई 21 में, सॉरी मई 19 में। ये देखो 31 था, 62 हो गया, 56 का डबल, सबका डबल हो गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो लिस्टेड बॉन्ड है ना, ये असली क्वेश्चन ये है सर जो आपके सामने अभी दिख रहा है। अब अगर अब कैलकुलेशन करके देखोगे तो 8000 बॉन्ड्स लिए थे 14% के कूपन रेट पे, और 15,000 उसकी मार्केट प्राइस थी, वही फेस वैल्यू हुई उस टाइम पे। तो अगर आप 8,000 इंटू 15,000 करोगे ना तो 12 करोड़ रुपए होते हैं। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करा, सारी वैल्यूज डबल कर दी, 12 को कर दिया 24। और यहाँ एक छोटी सी गलती हो गई इंस्टीट्यूट से कि अगर बाहर 24 कर रहे हो, बाहर डबल कर रहे हो कोई चीज़, तो उसका कैलकुलेशन जो अंदर दिया हुआ है वो भी तो चेंज करोगे ना, क्योंकि उस कैलकुलेशन के हिसाब से वापस 12 करोड़ ही आंसर आता है। तो एक्चुअल में या तो इंस्टीट्यूट ने वो 24 का 12 करोड़ रखना चाहिए था, या तो ये 15,000 की वैल्यू को 30,000 कर देना चाहिए था, तब वो आंसर मैच करता। डबल करने के चक्कर में थोड़ी सी गलती हो गई, और कुछ नहीं, ट्रीटमेंट वही है सर। यहां पे भी ट्रीटमेंट आपको वही लगेगी, मैं आपको दिखा देता हूं। सी वाला पार्ट ये रहा, ठीक है, ये सी वाला पार्ट है, 14%, 8.842% और 12, एग्जैक्टली इसी चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने, और 12 की जगह 24 रख दिया। लॉजिक क्या है सर, 12 करोड़ इस वाले पार्ट में एटलीस्ट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया गया है 15,000 की, पर अब जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं 24 करोड़ का, वो मार्केट प्राइस 15,000 पे नहीं है, या तो मार्केट प्राइस 30,000 लो। ये जो फॉर्मूला दिया है ना, इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है सर, करंट यील्ड वाला फॉर्मूला है आपका, कि करंट यील्ड इज इक्वल टू इंटरेस्ट कूपन डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को इधर सरकालोगे तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट यील्ड। इंटरेस्ट निकालते हो आप 14% ऑन 15,000, तो वो हो गया एक बॉन्ड पे निकालना कूपन अमाउंट। ठीक है, अगर आपको पूरा का पूरा सारा निकालना है तो आप पूरी फेस वैल्यू ले लो, दैट इज 12 करोड़, वही यहाँ पे करा हुआ है, डिवाइडेड बाय 8.842%। अब आप देखना ऊपर में जो मैंने कैलकुलेशन किया वो कूपन अमाउंट है सर, डिवाइडेड बाय यील्ड, जो यहाँ पे तो सही है, ये अगर बोलूँ तो मैं सही है, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट और आपकी फेस वैल्यू मैच कर रही है, पर अब जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें मैच नहीं कर रही है, और इसी वजह से थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे मैच नहीं करेगी सर, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो वो 12 करोड़ ही आएगा, तो उस हिसाब से 19 होना चाहिए आंसर। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ 24 रख दिया, यहाँ डबल कर दिया, बाहर भी डबल वैल्यू आ गई। सो ये थोड़ा सा मिस्टेक है। अब इंस्टीट्यूट ने करा है तो आगे क्या करना सर, एग्ज़ाम में अगर ऐसा का ऐसा आता है तो कोशिश यही करो कि आप लॉजिकली फॉलो करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट एग्जैक्ट सेम आंसर तो देगा नहीं, थोड़ा सा चेंज करेगा। एग्जैक्ट सेम आया सारा का सारा क्वेश्चन सिर्फ वैल्यूज़ चेंज करके, तो आप भी ऐसे ही करो, जो कॉस्ट दी है उसको इन्फ्लेट करके बता दो। चलो आगे बढ़ता हूँ सर, क्योंकि टाइम हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। बाकी मैंने लॉजिक बता दिया। अनलिस्टेड बॉन्ड यहाँ पे 14 करोड़ के 14 करोड़ के हैं। अनलिस्टेड के लिए कुछ हमारे पास में इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है। सो हमने अनलिस्टेड बॉन्ड 14 करोड़ ही रखा। क्या कर रहे हैं सर, हम लास्ट वाले कॉलम में सारे एसेट्स की मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, ये देखो यहाँ तक हम आ गए। ये एक और असेट का आइटम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 करोड़ ले लो, माइनस एक्सपेंसेस पेबल कर दोगे 7 करोड़ के, तो अब आपकी आ जाएगी नेट असेट्स। ये रहा, ये आ गया आपका टोटल असेट्स, उसमें से 7 करोड़ माइनस करा तो ये आ गया नेट असेट्स। ठीक है, अब इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं है। ये पहला आंसर आ गया आपका, कैलकुलेट द नेट असेट वैल्यू। कैलकुलेट द नेट असेट वैल्यू पहला आंसर आ गया, उस पर वैल्यू पर यूनिट निकालना है। आपके पास नंबर ऑफ यूनिट कहाँ दिए हुए हैं, ये देखो 8.4 करोड़ में। पिछले क्वेश्चन में गलती क्या थी, गलती यानी कि गलती होने के चांसेस क्या थे कि करोड़ में वैल्यू आ रही थी और लैक्स में आपको नंबर ऑफ यूनिट दिए थे, तो इस चीज़ का आगे ज़रूर ध्यान रखना। ये आ गई NAV, ये आ गई नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये आ गई
NAV पर यूनिट। ये तो कहानी आसान हो गई। अब कुछ सीखने लायक बात करते हैं। इस क्वेश्चन में नया क्या है? डिटरमाइन द नेट रिटर्न एनुअलाइज्ड इफ द पीरियड ऑफ कंसिडरेशन इज 4 ईयर्स। अब आप ये मान के चलो कि ये जो सारी डिटेल्स आपको दी हुई थी वो 4 साल के लिए थी। अब 4 साल का रिटर्न निकलेगा टेबल में से, जो भी वैल्यूज से अगर आप ने रिटर्न निकाला तो उसको एनुअलाइज्ड कन्वर्ट करके दिखाओ। पहला सिंपल रहेगा। एंड द फंड हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 2 रुपीज पर यूनिट पर ईयर एज कैश डिविडेंड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो अब आपको रिटर्न निकालना है। कैसे निकालोगे? थोड़ा सा ध्यान दो, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। पीछे चलते हैं, ठीक है। देखो, 4 साल पहले हमने कुछ खरीदा था। क्या खरीदा था सर? शेयर्स खरीदे थे और बॉन्ड्स खरीदे थे। कितने के खरीदे थे? इनकी टोटल लगा लो कॉस्ट पे। ये आ गया 420, और फिर बॉन्ड्स की ये आ गया 38। सो टोटल मिला के 458 करोड़ आ रहा है सर, 458 करोड़। अब आपके पास में डिटेल्स कम है तो ओपनिंग कैश बैलेंस 0 लो, कोई स्टार्टिंग में पेबल नहीं थे। आप मान के चलो कि टोटल 458 करोड़ रुपीस का आपको पैसा आया था और आपने पूरा मार्केट में लगा दिया शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदने में। रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये हटाओ, ये देखो, आपकी अभी की NAV तो आ गई 93 की, ठीक है, वो है क्लोजिंग। ये तो आपने निकाल लिया। कितनी है ये? 93 आई है क्या? हाँ, एग्जैक्ट 93 की आई है। ये 4 साल बाद की है सर, 1 2 3 4, और हर साल 2-2 रुपए का डिविडेंड बांटा गया। 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, तो डिविडेंड तो एनुअलाइज्ड हो गया। अब मान लो कि आपने इसके 1 यूनिट खरीदे थे म्यूचुअल फंड के, तो खरीदे होंगे तो कुछ NAV होगी ना 4 साल पहले की, उस NAV पे आपने खरीदे। उसके बाद आपको हर साल 2-2 रुपए का रिटर्न मिला और 93 की वैल्यू हो गई है 4 साल बाद NAV की। यानी कि देयर इज सम कैपिटल एप्रिशिएशन, कैपिटल गेन का कोई और पार्ट नहीं है। तो रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे सर? एनुअलाइज्ड रिटर्न कैलकुलेट करना है तो पहले तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, यहाँ होल्डिंग पीरियड हमारा 4 साल का है। NAV 1 माइनस NAV 0, ये कैपिटल गेन हो गया आपका, आया अप्रिशिएशन बोलो, प्लस डिविडेंड, वो तो पर एनम दिया हुआ है, पर हमें अगर होल्डिंग पीरियड निकाल रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय NAV 0, तो ये आ जाएगा आपको 4 साल का रिटर्न। अब आपके पास में NAV 0 नहीं है, ये कैसे कैलकुलेट करोगे सर? NAV 0 इज नथिंग बट स्टार्टिंग में आपके पास कितने असेट्स थे, या असेट्स एट कॉस्ट, नेट असेट्स एट कॉस्ट। फॉर्मूला वही रहेगा, नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो स्टार्टिंग के हमारे असेट्स हम क्या मानेंगे? जो सिर्फ शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट हुआ वो। कैश का बैलेंस हम 0 मान के चल रहे हैं, और एक्सपेंसेस पेबल पहले दिन तो होते नहीं है, धीरे धीरे एक्रू होते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, ये आ जाता है 458 करोड़ डिवाइडेड बाय आपके नंबर ऑफ यूनिट्स थे 8.4 करोड़। सो दैट कम्स टू 54.52। 54.52 पे आपने 1 यूनिट खरीदा, हर साल 2-2 रुपए का आपको डिविडेंड मिला। यहाँ पे आप रख दो, 93 में से 54.52 माइनस करोगे तो सर आता है आपका कैपिटल गेन, प्लस 2 इंटू 4 8 डिवाइडेड बाई 54.52। ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न है सर। सो दैट्स समथिंग 85.25%। अगर इसी को आपको एनुअलाइज्ड कन्वर्ट करना है तो देखो 2-3 तरीके हैं। आप सिंपल यहाँ पे 1/4 कर दो और यहाँ होल्डिंग पीरियड हटा के एनुअलाइज लिख दो, आंसर आपका आ जाएगा। मैं आपको बस समझाने के लिए और अलग से ले रहा हूँ। सो दैट इज 85.25। एवरेज आउट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल, मैं कंपाउंडेड वैल्यू नहीं निकाल रहा। कितना आया? 21.31।
आया ये समझ में ऐसा? देखते हैं, इंस्टीट्यूट ने भी तो सेम ही निकाला होगा ना। ये रहा 21.31, ये इन्होंने इन्वेस्ट शेयर्स की लिया, बॉन्ड्स की लिया, टोटल करा पर यूनिट है, तो ये स्टार्टिंग की आ गई। इसको आप बोलोगे कॉस्ट पर यूनिट या NAV 0। अब ये NAV 1 में से NAV 0 माइनस करा तो ये आ गया, ये टोटल डिविडेंड आ गया, और ये टोटल गेन को 4 साल का मान के एन्युअलाइज्ड करा तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत है? रिटर्न कैलकुलेट करना सेम तरीका है सर। क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देंगे आप। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा, टाइम कम है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द NAV नेट असेट वैल्यू 1 जुलाई 2016 ऑन पर यूनिट बेसिस ऑफ अ डेट फंड। डेट फंड है ये आपका, इक्विटीज़ नहीं है सर इसमें, ध्यान देना। नेम ऑफ द सिक्योरिटीज़, कभी भी 10.71% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2028, इसका मतलब समझो सर 10.71% है कूपन रेट जो फेस वैल्यू पे लगता है। 2028 का मतलब होता है कि 2028 में वो मैच्योर होगा, ये 2023 में मैच्योर होगा, ये 2021 में होगा, ये 2025 में होगा, ठीक है। अभी चल रहा है 2016, 1 जुलाई का, 1 जुलाई। नाउ फेस वैल्यू सबकी 100 रुपये है, कैलकुलेशन करने में आसान जाएगा। कूपन अमाउंट आप निकाल सकते हैं ये रेट लगा के फेस वैल्यू पे। उसके बाद परचेज प्राइस, यानी कि आपने ये प्राइस पे खरीदा, दैट इज योर कॉस्ट। मेच्योरिटी की डेट दी हुई है, आप थोड़ा सा ध्यान देना। आपको मेच्योरिटी की डेट यही 2028 था, तो मार्च में 2028 में, मार्च 23, दिसंबर 21 और जून 25, इस तरह से अलग अलग टाइम आ रहा है। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ कितनी आपने खरीदी ये भी दिया हुआ है, और कूपन डेट आप देख सकते हो, पहले और 4th वाले में एनुअल कूपन पेमेंट हो रहे हैं, पर 2nd और 3rd वाले में सेमी एनुअल कूपन पेमेंट है, मार्च और सितंबर, जून और दिसंबर, इस तरीके से। सो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड आपको निकाल के दिया। ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन का आप रिवीजन वीडियो आपने अगर देखा होगा लेक्चर, तो ही आपको ये ड्यूरेशन समझ में आएगा, ठीक है, ड्यूरेशन क्या होता है। चलो आगे देखते हैं। नंबर ऑफ मैकॉलेज ड्यूरेशन सर, वो ईयर्स में दिया हुआ है। मैकॉलेज ड्यूरेशन यानी कि कितना टाइम लगेगा आपका बॉन्ड का, इन्वेस्टमेंट का ट्रू कॉस्ट रिकवर करने में प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको दिए हुए हैं 1 लाख। ये किसके हैं सर, कौन से बॉन्ड के हैं? ये किसी बॉन्ड के नहीं है, एक म्यूचुअल फंड है जिसने पैसा लगाया इन 4 बॉन्ड में, उस म्यूचुअल फंड के ये यूनिट्स हैं, ठीक है। ऑल सिक्योरिटीज वेर परचेज्ड एट द टाइम व्हेन अप्लीकेबल yield टू मेच्योरिटी वॉज 10%। जब खरीदा गया था तब YTM था 10% का। सो ये क्वेश्चन आपका ना म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटी वैल्यूएशन का मिक्स करके बनाया हुआ है। ऑन NAV डेट यानी कि आज, जब खरीदा था तब 10% YTM चल रहा था, आज जो रिक्वायर्ड यील्ड है वो हमारी बढ़ गई है 75 बेसिस पॉइंट से। अब आपको इंटरप्रीट करते आना चाहिए सर। 75 बेसिस पॉइंट से अगर YTM बढ़ जाता है तो आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट प्राइस गिरेगी। कितने से गिरेगी सर, और ड्यूरेशन दिया है। तो अब मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। जब ड्यूरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ होता है और क्वेश्चन पूछता है कि YTM बढ़ने वाला है, तो आप क्या करते हो सर, मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालोगे। सबसे पहले तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालो आपके ड्यूरेशन को इस्तेमाल करके, क्योंकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन है वो बताता है कि YTM अगर 1% से ऊपर नीचे होता है तो मार्केट प्राइस कितने परसेंट से नीचे ऊपर होगी, ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन बताता है। पर वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मॉडिफाइड ड्यूरेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड से। मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज नथिंग बट ड्यूरेशन डिवाइडेड बाय 1 + YTM डिवाइडेड बाय 2। अगर कंपाउंडिंग है ज़्यादा, तो हमारे यहाँ पे है सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, तो ये ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। और कैश इन हैंड एंड एक्रूड एक्सपेंसेस, यानी कि ये असेट्स का पार्ट हो गया, ये लाइबिलिटी का पार्ट हो गया, आपको दिया हुआ है। NAV निकालना है, क्या करोगे सर, NAV निकालने के लिए नेट असेट्स लेना है, और नेट असेट्स में सर सिर्फ 3 चीज़ें आपकी, ध्यान देना। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स सबसे डिफिकल्ट पार्ट, प्लस कैश का बैलेंस, तो ये टोटल असेट्स आ गए, लेस एक्रूड एक्सपेंसेस, तो ये आपके नेट असेट आ गए, खत्म। कैश और एक्रूड एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में एंड में दिया है, आपको सिर्फ मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है, ठीक है। अब देखो आपके पास में यहाँ ये रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपकी NAV जो आएगी, सीधा सीधा कैलकुलेशन समझो, लिखना कहाँ से, NAV इज नथिंग बट आपके जितने भी नेट असेट्स आएंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे आपको यूनिट्स दिए हुए हैं, नेट असेट्स कैलकुलेट करना है।
वो आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स प्लस कैश का बैलेंस माइनस एक्रूड एक्सपेंसेस। ठीक है, आपको ये दो चीज़ें दी हुई है, ये यहाँ दिया हुआ है। अब आपको मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स निकालना है, थोड़ा ध्यान देना मेरी तरफ। अब मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स इज नथिंग बट मार्केट प्राइस हर बॉन्ड की मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में? हाँ सर। क्या निकालना है आपको? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इस क्वेश्चन में कैसे निकालोगे? ड्यूरेशन की मदद से, कि वाईटीएम अगर बढ़ गया तो मार्केट प्राइस अभी क्या हो गई होगी चारों की। आपको कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट प्राइस जो कॉस्ट है स्टार्टिंग में, उसको बस आपको ऊपर नीचे करना है। मार्केट प्राइस आपकी निकलेगी जो कॉस्ट है उसमें प्लस माइनस करके, मोस्टली तो सिर्फ माइनस ही करोगे क्योंकि वाईटीएम बढ़ रहा है। आप देखो सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमने देखा था बॉन्ड वैल्यूएशन के पार्ट में कि अगर यील्ड बढ़ी तो मार्केट प्राइस गिरेगी, गिरेगी मतलब माइनस करोगे। तो आप क्या निकालोगे अब? कॉस्ट माइनस चेंज इन मार्केट प्राइस। अब चेंज इन मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे? कॉस्ट तो आपको दी हुई है, चेंज इन मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे सर? बहुत सिंपल है कि आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोलता है, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वाईटीएम 0.75। अगर 1% से होता तो करते। मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे निकालोगे सर? ये पता है ना, चेंज इन मार्केट प्राइस। मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये बताता है कि 1% वाईटीएम ऊपर नीचे होने से मार्केट प्राइस कितना ऊपर नीचे होएगी। हमारा तो वाईटीएम सिर्फ 0.75 से हो रहा है, तो उतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैसे निकालोगे सर? मैकडी डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाईटीएम डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे, या एन कर लो, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर, क्योंकि 2 बॉन्ड में एनुअल कंपाउंडिंग है, 2 बॉन्ड में सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है। खत्म। अब इस स्टेज तक हम लेके आ गए हैं कि जहाँ पे हमारे पास सारा डेटा है, मैकडी भी है, वाईटीएम भी है, एन भी है। सबसे पहले चालू यहाँ से करोगे सर, ये है आपकी समरी जो मैंने बना दी इस पूरे क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले आप चालू करोगे यहाँ से, आप मैकडी लोगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाईटीएम डिवाइडेड बाय एन से आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन आएगा, उस ड्यूरेशन को मल्टीप्लाइड बाय 0.75 करोगे तो मार्केट प्राइस कितने से गिरेगी ये पता चल जाएगा। उसको कॉस्ट में से माइनस करोगे, कुछ चेंज रहा तो मैं बताऊंगा आगे, तो आपको पता चल जाएगा कि नई मार्केट प्राइस क्या है। उसको बॉन्ड से मल्टीप्लाई करो तो पूरे मार्केट वैल्यू आ गई बॉन्ड की, वो आप यहाँ पे रख दो, कैश ऐड करो, एक्रूड एक्सपेंसेस माइनस करो तो आपकी नेट असेट्स आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करोगे तो एनएवी आ जाएगी। ऐसा बनाना पड़ता है सर। कभी भी क्वेश्चन में नहीं समझ आए ना क्या करना है, फाइनल क्या निकालना है वो देखो और धीरे 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 पीछे आते जाओ, ज़रूर बनेगा सर, आदत डालो। आओ सर, अब मैं फटाफट आंसर बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये नेम ऑफ द सिक्योरिटी आपकी आ गई, ठीक है। ये इन्होंने क्या करा पता है क्या? मैंने जो आपको बताया ना वो तरीका भी सही है, वही तरीके से फॉलो करा है, बस उन्होंने एक चेंज कर लिया जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ गया। यहाँ मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड, मैंने बोला मार्केट प्राइस में चेंज निकालो, इन्होंने क्या करा, पहले ही कॉस्ट ले ली पूरी और उसी में चेंज निकाल लिया। कॉस्ट ले लिया, स्टार्टिंग कॉस्ट, और इसी में चेंज निकाल लिया कितना करना है। ये देखो, इन्होंने पहले पूरी परचेस अमाउंट ले ली, मार्केट कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, ये रख लो। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड आपको दिया हुआ है, क्या करना है सर? सबसे पहली स्टेप ध्यान देना, मैकडी डिवाइडेड बाय ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकालना। ये देखो, मैकडी डिवाइडेड बाय 1.10, वाईटीएम 10% था क्योंकि एनुअल कंपाउंडिंग, यहाँ 5% हो गया क्योंकि सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, 5% हो गया सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, ये हो गया 10% आ गया। आपने निकाल लिया वोलेटिलिटी, इसी को हम क्या बोलते थे? मॉडिफाइड ड्यूरेशन। बिना सिक्योरिटी वैल्यूएशन करें यहाँ ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ ही देना। मॉडिफाइड ड्यूरेशन ये आ गया सर आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन, यानी है कि अगर 1%, सॉरी ये नहीं आया, ये तो इन्होंने पूरा 0.75 से मल्टीप्लाई करा। मॉडिफाइड ड्यूरेशन सिर्फ इतना पार्ट रहेगा 0.75 को मल्टीप्लाई करने के पहले का, उस इन्होंने निकाला नहीं है पर वो परसेंटेज आएगा, वो ये बताएगा कि वाईटीएम 1% से अगर बढ़ा तो कितने परसेंट से मार्केट प्राइस गिरेगी। पर वाईटीएम तो 1% से नहीं, सिर्फ 0.75 से बढ़ा, इसलिए उस मॉडिफाइड ड्यूरेशन का 0.75 जितना हिस्सा ही लिखा है यहाँ पे। अब इतने परसेंट से आपकी कॉस्ट जो है वो प्लस माइनस होगी, ठीक है। अगर वाईटीएम बढ़ रहा है, ध्यान देना, तो मार्केट प्राइस गिरेगी ही, इसलिए इन्होंने हर जगह यहाँ पे देखो माइनस लिखा है। आप बोलोगे माइनस क्यों आया सर?
लॉजिक पता होना आपको। YTM बढ़ा तो कॉस्ट मार्केट प्राइस गिरेगी, गिरेगी तो लॉस होगा, सिंपल है। तो आपने क्या करा, 5.0110% निकाल लिया। किसका सर? जो आपकी टोटल परचेस अमाउंट थी, मार्केट प्राइस लिखते तो उसका निकालते, बस उसमें से माइनस कर दिया वापस, तो आपकी आ गई टोटल अमाउंट। इसको टोटल करोगे, ये आपकी आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। कहानी खत्म सर। इसमें असेट्स को ऐड करो, कैश को ऐड करा, लाइबिलिटी को माइनस करा, ये नेट असेट्स आया। अच्छा हाँ, ये चीज़ छोड़ दी ना हमने, इंटरेस्ट एक्रूड। देखो ये एक क्रूशियल पार्ट हो गया, ये एक क्रूशियल पार्ट हो गया। अब कैसे कैलकुलेट करना है? कुछ इंटरेस्ट जो हर बॉन्ड पे इंटरेस्ट एक्रूड है वो भी असेट बन जाएगा, क्योंकि हमारी एनएवी की डेट देखना 1 जुलाई 2016 है। एनएवी की जो डेट है वो है 1 जुलाई 2016, और ये इंटरेस्ट के पेमेंट है, यानी कि इस वाले केस में अप्रैल मई जून 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, क्योंकि 1 जुलाई को तो हम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे एक्रू हो रहा है, यहाँ पे भी 3 महीने का होगा, ये 3 महीना, ये 3 महीना। यहाँ तो जून को ही पेमेंट हुआ है सर, और 1 जुलाई आ चुकी है, तो यहाँ कोई इंटरेस्ट एक्रू नहीं हुआ, यहाँ कोई इंटरेस्ट एक्रू नहीं हुआ। देख रहे हो, क्योंकि कल ही पेमेंट हुआ है पूरा का पूरा, आज से तो वापस एक्रू होना चालू होएगा। तो इंटरेस्ट एक्रूड का कैलकुलेशन ये वाला जो है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। या तो आगे दिया था, नहीं दिया है, चलो मैं समझा देता हूँ। तो आपको ये समझ में आया कि इंटरेस्ट सिर्फ पहले 2 केसेस में एक्रू हो रहा है, क्योंकि 3 महीने बीत चुके हैं लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट को। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो फेस वैल्यू पे हमने 10.71% लगाया, तो वो आंसर आया 10 रुपीज़ 71 पैसा। ठीक है, इनटू हमने नंबर ऑफ बॉन्ड कर दिए 1 लाख। ठीक है, तो ये आ गया एनुअल इंटरेस्ट इनटू, आप 365 लेने आए, ऐसा कुछ बोला तो नहीं है इन्होंने। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 डिवाइडेड बाई 12, 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लूँगा। वो आंसर आता है 267750। यहाँ पे भी 10% लगाऊंगा तो 10 रुपये आएगा, इनटू नंबर ऑफ यूनिट 50,000 है, इनटू 3/12, तो यह आंसर आता है 1,25,000। अब आप टोटल कर लो, ये आंसर आ गया आपका 392,750। ठीक है, समझ में आया कैसे कैलकुलेशन करा आपने? यही 392,750 आपने यहाँ रखा, ये भी एक असेट का पार्ट बन गया, ये पार्ट मेरे से भी छूट गया था। सब टोटल करा, लाइबिलिटीज़ माइनस करी, अपनी नेट असेट्स आया। ये फालतू का काम मत करा करो, लेस लाइबिलिटीज एक्रूड और टोटल ऑफ लाइबिलिटीज। एक ही वैल्यू लाइबिलिटी की दी थी तो बाहर में और एक, उसकी क्या टोटल करोगे आप? अननेसेसरी 2 बार लिखना पड़ रहा है। ये आपको यहाँ पे तो दिख रहा है, वो एग्जाम में फालतू का टाइम वेस्ट है, 1 मिनट लगता है इसको लिखने में। नेट असेट वैल्यू, नंबर ऑफ यूनिट्स और आपकी नेट असेट, कहानी ख़त्म। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। बहुत आसान था, आसान तो बहुत नहीं था, मतलब अगर आपको स्टेप्स पता चल जाए तो कहानी आसान हो जाती। यहाँ पे भी मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, प्लस इंटरेस्ट एक्रूड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, अब आपको मज़ा आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है पर रिवर्स कैलकुलेशन में है यही। मेसर स्ट्रॉन्ग एंड AMC हैज़ फ्लोटेड अ डिविडेंड बोनस प्लान, डिविडेंड बोनस प्लान ऑन 1 अप्रैल 2016 एट अ सर्टन NAV। 1 अप्रैल 2016 को कुछ तो NAV थी, नहीं बताई है अभी उन्होंने। द फंड हैज़ अ रोबस्ट ग्रोथ एंड हैज़ डिक्लेयर्ड अ बोनस ऑफ 1:5 ऑन 30 सितंबर 2017। ठीक है, हम एक काम करते हैं, डेट्स लिख लेते हैं सर। सो एक जगह होगी तो यहाँ लिखता हूँ, नहीं तो फिर 1 अप्रैल 16 से लेके इन्होंने 30 सितंबर 2017, 30 सितंबर 17 को बोनस दिया। फिर दूसरा बोनस दिया 1:4 के रेशो में। ठीक है, ऑन 30 सितंबर 2019, ठीक 2 साल बाद। द फंड एज ऑन 31 मार्च 2021
17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5 years हैज़ जनरेटेड एन एवरेज यील्ड ऑफ 17.5%। थोड़ा देखो यील्ड कितनी आई है, 17.5% की एवरेज, सिंपल एवरेज 5 साल बाद 16 से 21। तो इसको पहले तो 5 से मल्टीप्लाई करो, वो आ गया 87.5% का टोटल यील्ड। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट करा था उसमें 87.5% ऐड करोगे तो आपका टोटल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये अगर दिया हुआ है तो उसको डिवाइडेड बाय 187.5% करोगे तो ये आ जाएगा। आगे देखते हैं। मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 लाख इन द प्लान बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट बोनस एंड रिमेन इन्वेस्टेड देयर आफ्टर। तो इन्वेस्टमेंट उनका कितना हो गया, 15 लाख का। 15 लाख पे 87.5% कैलकुलेट करो, ये 5 साल का रिटर्न आएगा आपका एनएवी का, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। आपको हर डेट की 2017, ये 19 और ये आपको एनएवी दी हुई है, स्टार्टिंग की नहीं दी है, ठीक है। कोई बात नहीं, करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज टू मिस्टर ऑप्टिमिस्टिक द ओपनिंग एनएवी। ओपनिंग एनएवी कैसे निकालोगे सर, जो आपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, उस टाइम पे कितने आपने परचेस करे थे, आपकी ओपनिंग एनएवी आ जाएगी, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड बाय हिम टू कैलकुलेट द कैपिटल एप्रिसिएशन। अब आप एक काम करो, 15 लाख रुपए है स्टार्टिंग में, थोड़ा दिमाग लगाना, 87.5% ऐड करके क्लोजिंग वैल्यू ले लो, आ गई क्लोजिंग वैल्यू, उसको क्लोजिंग एनएवी से डिवाइड करो, आपके नंबर ऑफ टोटल क्लोजिंग यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो 15 लाख थे, उस पे 87.5% ऐड करोगे 13,12,500 आएगा। तो ये आ गई नेट असेट्स आपकी 2021 एंड की 28 लाख रुपए। उसको उसी टाइम की एनएवी से डिवाइड करो 100, तो आपको पता चलेगा कि सर क्लोजिंग नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास कितने थे, 28,125। अब एक क्वेश्चन हमने देखा था रिवर्स कैलकुलेशन का, बोनस यूनिट्स का, वो ये आप फॉलो करो, धीरे धीरे पीछे आओ तो आपको ओपनिंग यूनिट्स पता चल जाएंगे। 28,125 है सर, देख रहे हो यूनिट्स आपके, ये कितने होंगे, लास्ट वाला बोनस जो मिला था वो था 1:4, यानी 1 और 4, 5 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको सेकंड बोनस के पहले के यूनिट्स मिल जाएंगे। उसको 6 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो तो ओपनिंग मिल जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना था, 1:4 ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड, तो आ गया 22,500 आया। फिर इसको क्या करोगे आप, 6 से डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई, 18,750। 18,750 आपके ओपनिंग के यूनिट्स थे, 15 लाख डिवाइडेड बाय 18,750 कर दो, आपका ओपनिंग एनएवी आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन, रिवर्स कैलकुलेशन जिसको जम गया, या इस क्वेश्चन का आंसर निकालना जिसको जम गया, उसको कॉन्सेप्ट थोरोली आते हैं, ये क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान देना। 1 जुलाई, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लो अभी, ऐसा ना कंटिन्यूस क्वेश्चन करने में ऐसा होता है, 1 आध मिनट का ब्रेक ले लिया करो पॉज करके। अब मैं आपको नहीं दूंगा पॉज करने के लिए टाइम। चलो, 1 जुलाई 2015 को इनिशियल ऑफर था कोई म्यूचुअल फंड का, और उस टाइम पे 10,000 यूनिट्स इन्वेस्ट करे गए थे, हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच पर यूनिट। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ करके दिखाता हूँ। 15th, थोड़ा ध्यान देना, 1 जुलाई 2015, 15th, ठीक है। फिर जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, ठीक 9 महीने बाद, यानी कि 31 मार्च 2016। इसके बाद और क्या आया, उन्होंने क्या 16, 17, 18, यहाँ से ठीक 1 साल बाद 31 मार्च 2017, और ठीक 1 साल बाद 31 मार्च 2018, या फिर ऐसा ले लो,
यहाँ पे इन्वेस्ट करे थे नंबर ऑफ यूनिट्स N0, 10,000 यूनिट्स खरीदे थे और तब NAV या ओपनिंग फेस वैल्यू दोनों सेम थी, तो टोटल असेट्स जो आपके हो गए थे वो थे 1 लाख के। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। 10,000 यूनिट्स खरीदे, 10 रुपये के भाव से 1 लाख हो गए थे। ठीक 9 महीने बाद डिविडेंड मिला पहला, कितना, ये देखो, जुलाई 15 से मार्च 16 तक 9 महीने होते हैं सर। ठीक है, आपको डिविडेंड दिया गया 10% का और इसे कहा जाएगा रेट। थोड़ा ध्यान देना, रेट लगता है फेस वैल्यू पे। फॉर्चुनेटली हमारी स्टार्टिंग की फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम थी 10 रुपये, तो उस पर हमें 10% मिला। 10% यानी कि कितना सर, आपकी फेस वैल्यू पे 10% यानी कि 10,000 रुपये का आपको डिविडेंड मिला। ये था आपका 10,000 रुपये का डिविडेंड। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आके आपको पता चला कि आपकी एनुअलाइज्ड यील्ड हुए तो सिर्फ 9 महीने थे इन्वेस्टमेंट को, लेकिन कैलकुलेशन आपको एनुअलाइज दिया गया है कि आपकी एनुअलाइज्ड यील्ड है 153.33%। ठीक है, उन्होंने 12 महीने में कैलकुलेट करके दिया, हम हमारे होल्डिंग पीरियड में कैलकुलेट कर लेते हैं 9 महीने में। कि उन्होंने बोला कि ये 9 महीने के लिए जो मैंने इन्वेस्टमेंट करा उसकी मेरी एनुअलाइज्ड यील्ड 153.33% है। और यील्ड में दो चीज़ें आती है सर, 153.33% इंटू ये था कितने का, 12 महीने का, तो 12 से डिवाइड करके 1 महीने का आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9 कर देना, आपका आंसर आएगा कुछ 115%। 115% आपका इन 9 महीने का रिटर्न है। तो ये रिटर्न में आपको क्या क्या मिलता है म्यूचुअल फंड में डालने के बाद? सर डिविडेंड मिलता है और कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है। कैपिटल गेन अलग से नहीं दिया, यही आप मान के चलो 10,000। सो कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होगा, NAV जो यहाँ की होगी सर, यहाँ की जो NAV होगी वो 10 में से माइनस करोगे तो एप्रिसिएशन निकला आपका, डिवाइडेड बाय प्लस आपका 10,000 का डिविडेंड। ये दोनों मिला के 1 रुपये का आपका यूनिट आया है डिविडेंड का 10% के हिसाब से। ठीक है, सो ध्यान देना। यील्ड का फॉर्मूला सिंपल वाला क्या है, NAV1 माइनस NAV0 प्लस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय NAV0। वो 9 महीने का हमारा जो यील्ड आया है वो है 115% या 1.15। ठीक है, 115%। NAV1 हमें निकालनी है, NAV0 हमारे पास है, डिविडेंड हर यूनिट पे 1 रुपये का मिला है, कैपिटल गेन 0 डिवाइडेड बाय 10। क्या हम NAV निकाल सकते हैं? यस सर। 115% को 1.15 लिखा जाता है, तो ये 11.5 हो जाएगा जब 10 रुपये इधर सरक जाएगा, इज इक्वल टू NAV1 माइनस 9। वो 9 को भी आप इधर लेके आ जाओ, NAV1 ऐड हो जाएगा 20.50। आया समझ में? ये पहली NAV है सर। अब थोड़ा ध्यान दो और दो, बहुत सिंपल था क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स मेरे सेम है, क्लोजिंग में भी और ओपनिंग में भी, तो मैंने पर यूनिट कैलकुलेशन करा। जब मेरे ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट्स ही बदल जाते हैं तब मैं री इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको ये जो 10,000 के डिविडेंड मिले ये आपने री इन्वेस्ट कर दिए उसी दिन के NAV पे, यानी कि 10,000 रुपये री इन्वेस्ट करके आपको कितने यूनिट्स और मिले होंगे सर? 20.5 के रेट से 487.80। पहले आपके पास कितने यूनिट्स थे? 10,000, यानी अब आपके पास कितने हो गए सर? 10,487 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐसा, तो अब आपके पास हो गए 10,487.80। ये मैंने नीचे ले लिया वर्किंग, ये 31 मार्च 16 का काम था ये। ठीक है, तो अब आपके टोटल यूनिट्स हो गए इतने और अब आप आगे बढ़ जाओ। ठीक 1 साल बाद फिर से डिविडेंड मिला 20% का, तो अब मुझे बताओ डिविडेंड किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू पे 10 रुपये के, लेकिन अब हमारे यूनिट्स बढ़ चुके हैं। सो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करोगे कि जितने यूनिट्स है उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 20% का रेट लगा दो।
दैट इज़ आपका डिविडेंड जो आपको यहाँ मिला 20,975.6 का, ठीक है। क्या करा होगा आपने, इस डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट कर दिया होगा उस दिन की एनएवी पे। ये थी एनएवी उस दिन की, ये वाली, और वो इन्वेस्ट करके आपको कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स मिले होंगे सर, मानते हो बात को? वो नंबर ऑफ यूनिट्स किस में ऐड होंगे? 10487.80 में ऐड होंगे, और फिर आप आगे बढ़ जाओगे और आपने ठीक और एक साल बाद 2018 में वो सारे के सारे, ध्यान देना, वो सारे के सारे 11,296.11 यूनिट्स बेच दिए। अब आपके पास यूनिट्स कितने हैं सर? यहाँ लिख देता हूँ, 11,296.11 यूनिट्स बेच दिए। कहाँ से आए? 11,296.11 कैसे हो गए? ये जो पुराने यूनिट्स थे प्लस ये डिविडेंड इन्वेस्ट करके जो नए यूनिट्स और मिले, उनका टोटल। तो क्या आप ये निकाल सकते हैं कि कितने एडिशनल यूनिट्स मिले? 11,296.11 में से ओपनिंग, क्लोजिंग में से ये ओपनिंग यूनिट्स माइनस कर दो, आपको एडिशनल यूनिट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। 31 मार्च 2017 का कैलकुलेशन में सबसे पहले जो आपको निकालना है वो है एडिशनल यूनिट्स, 10,487.80। दैट इज 808.31। थोड़ा ध्यान देना, 808.31 यूनिट्स निकल के आए सर। वो ये कैसे मिले? जब आपने इतना अमाउंट डिविडेंड का इस एनएवी पे इन्वेस्ट करा होगा तो ये निकल के आया। तो सीधी सी बात है, अब आपको यूनिट्स भी पता है, अब आपको डिविडेंड भी पता है, तो आप पता लगा सकते हो कि कितने रेट पे आपने इन्वेस्ट करा था। 20,000 का डिविडेंड डिवाइडेड बाय 808 के यूनिट्स, आपकी एनएवी निकल के आ जाएगी। यहां लिख देता हूं, एनएवी 20,975.60 0.31, दैट्स 25.95। यह हो गई उस दिन के एनएवी। सर ऐसे कैलकुलेशन करना है हमें, 25.95, ये दूसरी एनएवी आ गई। अब और आगे बढ़ते हैं सर और आखिरी कैलकुलेशन करते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियरली बोलता है कि जब इतना भी पीरियड कंप्लीट हो जाता है 31 मार्च 2018 में, जब आपने 11,296.11 यूनिट्स बेच दिए, तब आपको रियलाइज हुआ कि आपका जो यील्ड है एनुअलाइज्ड, यहाँ पे भी एनुअलाइज दिया है, जबकि अब होल्डिंग पीरियड हमारा कितना बढ़ गया? इन्वेस्टमेंट जहाँ से करा वहाँ से होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट होगा। 9 महीने, ये 12 महीने, ये 12 महीने, 24 और 9, आपके 33 मंथ्स हो चुके हैं। पर फिर भी उन्होंने एनुअलाइज्ड कैलकुलेट करके दिया और बोला कि 73.52% हमारा एनुअलाइज्ड यील्ड है। ये रहा, ये आपका एनुअलाइज्ड यील्ड निकल के आया। क्या करोगे? ये 12 महीने का है, आप उसे पर एनम में कन्वर्ट कर दो, सॉरी होल्डिंग पीरियड में कन्वर्ट कर दो 33 मंथ्स में। हमने पहले भी यही करा था, 12 महीने का होल्डिंग पीरियड में कन्वर्ट करा था तो 9 महीने था वो होल्डिंग पीरियड। अब 12 महीने का 33 में कन्वर्ट करोगे और फिर कंपेयर करोगे, क्योंकि रिटर्न तो निकाला जाता है इन्वेस्टमेंट पे। यही इन्वेस्टमेंट था आपका कहीं और बीच में इन्वेस्टमेंट नहीं था। डिविडेंड तो आया और गया दोनों टाइम पे, और ये यूनिट्स बदल चुके हैं। री इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला लगेगा आखिरी में, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। सबसे पहले तो 73.52% को मैंने 12 से डिवाइड करके 33 मंथ से मल्टीप्लाई करा, आंसर आया सर 202.18। ठीक है, अब मैंने वो फॉर्मूला रखा यील्ड वाला, री इन्वेस्टमेंट वाला, NAV1 इंटू N1 माइनस NAV0 इंटू N0 डिवाइडेड बाय NAV0 इंटू N0। ध्यान देना सर, आपको ये पता है कितना, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, ये पता है 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको। उसके बाद ये नंबर ऑफ यूनिट्स भी पता है 11,296.11, आपको यील्ड भी पता है कितना, 202.18। आंसर रखो, वैल्यूज रखो और आंसर निकालो।
202.18 को 2.0218 भी लिखा जाता है। NAV1 निकालना है। 11,296.11 माइनस 1 लाख, मैं सीधा सीधा लिखूंगा सर, टाइम बचाऊंगा, डिनोमिनेटर में भी 1 लाख। सॉल्व करो, आपकी NAV1 आएगी। देखो अगर आपको कैलकुलेटर पे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है तो इस स्टेप के बाद अब एक एक स्टेप लिखते मत बैठो, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो। सबसे पहले डिनोमिनेटर का जो 1 लाख रुपए है मैंने उधर भेजा, मल्टीप्लाइड बाय 2.0218 हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर का जो 1 लाख माइनस में वो इधर आके ऐड हो जाएगा तो मैं प्लस कर दूंगा वो 1 लाख रुपए, ठीक है। अब 11,296.11 जो उधर दिया हुआ है वो इधर आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 11,296.11, डायरेक्ट आंसर आएगा सर 26.75। ऐसे आंसर निकालने पे कोई मार्क्स कटते नहीं है पर आपका टाइम बचता है। 26.75 ये आ गया। ध्यान देना, 3 NAV निकालने बोला था, 20.50, 25.95, 26.75। 20.50 वही चीज़ यहाँ पे करी हुई है, 25.95, 26.75 वही फॉर्मूलेज को इस्तेमाल करा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है सर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। एक ब्रेक लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। आओ सर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब। Following are the details of a closely ended scheme of 2 mutual funds as on 31st August 2021। 2 म्यूचुअल फंड दिए हैं, क्लोज एंडेड स्कीम है। पर्टिकुलर्स आपको दिए हुए, NAV पर यूनिट 80 रुपए की NAV है और उसके अंदर NAV किससे आती है, नेट असेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। नेट असेट्स में आपके आते हैं टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। उस टोटल असेट्स में जनरली इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो आपने इक्विटी में, डेट में करे हैं, और कैश का बैलेंस होता है मोस्टली, ठीक है। आगे देखो, कंसिस्टिंग ऑफ 95% इक्विटी एंड रिमेनिंग कैश बैलेंस। सो 80 रुपये का 95% आपका इक्विटी हो गया, 5% कैश बैलेंस हो गया। 61 रुपीज़ का भी आपका 60% इक्विटी हो गया। अच्छा नहीं, इन्होंने क्लियर बोला 61 रुपीज़ में तो 60 रुपये इक्विटी है और 1 रुपये कैश बैलेंस है, ठीक है। अब आपको शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। कभी भी ऐसा दिया हो ना, यहाँ फॉर्मूला लिख लो, RI माइनस RF बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, RI माइनस RF बाय बीटा, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है दोनों का, ठीक है। क्या करना है, देर इज़ नो चेंज इन पोर्टफोलियोज ड्यूरिंग द सितंबर मंथ, कुछ बेचा खरीदा नहीं। मंथली कॉस्ट इज 50 पैसा पर यूनिट फॉर ईच म्यूचुअल फंड स्कीम, ठीक है। शेयर मार्केट रोज बाय 2% इन द मंथ ऑफ सितंबर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड NAV पर यूनिट एज ऑन 30 सितंबर। ये ध्यान दोगे तो ये 31 अगस्त है और ये है 30 सितंबर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, NAV निकालनी है। NAV क्लोजिंग निकालनी है, ओपनिंग आपको दी है। क्लोजिंग NAV निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए कि इक्विटी की करंट बैलेंस वैल्यू कितनी है और कैश की कितनी है, ठीक है। ये दोनों का टोटल पर यूनिट वाला विल बी NAV, बिकॉज ऐसे ही अभी दिया हुआ है तो ऐसे ही अभी और निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इस NAV को 2 हिस्सों में बांट लो कि इक्विटी का कितना, कैश का कितना। जो भी कैश का आएगा उसमें से ध्यान देना सर 50 पैसे माइनस होगा। 1 महीने का ही निकालना है और 1 महीने की ही कॉस्ट दी हुई है। कभी क्वेश्चन आएगा अगली बार एग्जाम में तो वो शायद एनुअल दे देंगे, आपको मंथली कन्वर्ट करके फिर माइनस करना पड़ेगा, वो भी ठीक है सर। चलो, और शेयर मार्केट 2% से बढ़ रहा है, पर शेयर मार्केट बढ़ा, हमारा इक्विटी कितने से बढ़ा ये नहीं पता हमें। शेयर मार्केट यानी कि इन्होंने मार्केट के रिटर्न जो है वो 2% से ऊपर चले गए, हमारे स्टॉक के रिटर्न कितने % से ऊपर गए ये कौन बताएगा। इन दोनों के बीच का रिलेशन दैट इज कॉल्ड एज बीटा। अब देखो क्या होगा, कहानी कैसे बढ़िया होते जा रही है। सबसे पहले तो आप NAV के 2 टुकड़े करोगे, इक्विटी और कैश में। उसके बाद में आप चालू करोगे बीटा निकालना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कैश में से तो मैं 50 पैसे माइनस कर दूंगा, मेरा नया कैश बैलेंस आ जाएगा। इक्विटी में कितना चेंज है वो डिपेंड करता है कि बीटा में कितना है। बीटा लगाऊंगा मार्केट के रिटर्न पे यानी कि 2%, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा स्टॉक का चेंज कितना आएगा, ठीक है, और वो मैं लगाऊंगा ऊपर में। अब बीटा निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, ट्रेनर रेशियो।
इस ट्रेनर रेशो से आप क्या करोगे, आर आई माइनस आर एफ निकालोगे जो न्यूमरेटर का है, सॉरी आर आई माइनस आर एफ आपको चाहिए बीटा निकालने के लिए नीचे जो है। अब वो आर आई माइनस आर एफ कहाँ से निकलेगा सर, ऊपर शार्प रेशो में। शार्प रेशो में नोट करना सर आपको, आर आई माइनस आर एफ निकल के आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है लास्ट वाले में और रेशो दिया हुआ है। आर आई माइनस आर एफ निकलेगा यहाँ से, वो आप रखोगे ट्रेनर रेशो में, यहाँ से निकलेगा बीटा, वो आप कंपेयर करोगे मार्केट के रिटर्न के साथ, उससे निकलेगा स्टॉक का रिटर्न, वो आप अफेक्ट करोगे यहाँ पे, और कैश का बैलेंस आपकी नई एनएवी आ गई। ठीक है, ध्यान देना सर। पहले हमने क्या किया, 80 रुपीज़ को दो हिस्सों में बांटा, कैश और इक्विटी, ये इक्विटी का एलिमेंट और ये कैश का एलिमेंट, 76 रुपीज़, 4 रुपीज़, 60 और 1। आप सीधा सीधा नया जो कैश का बैलेंस है उसमें से 50-50 पैसे माइनस कर दो, आपका नया कैश का बैलेंस आ गया। अब सिर्फ बचा इक्विटी का नया बैलेंस निकालना, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग की है। इक्विटी कितने से बदला ये डिपेंड करेगा बीटा पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शार्प रेशो रखो, उससे आपका आंसर आएगा ये वाला आर माइनस आर एफ, आर आई माइनस आर एफ। तो ये आर आई माइनस आर एफ आ गया पहले म्यूचुअल फंड का 15 है ना, उसी को आपने रखा यहाँ पे ट्रेनर रेशो में, तो उससे निकाल लिया बीटा पहले म्यूचुअल फंड का। 1.25 बीटा है पहले म्यूचुअल फंड का। थोड़ा ध्यान दो, मार्केट 2% से बढ़ रहा है तो हमारा स्टॉक कितने से बढ़ेगा, 2 इंटू 1.25, 2.5% से। तो ये 76 रुपीज़ को 2.5% से बढ़ा दो, नया आ जाएगा इक्विटी, कैश में ऐड करो, नया एनएवी आ गया। सेम प्रोसीजर यू विल रिपीट फॉर द सेकंड म्यूचुअल फंड। आरपी म्यूचुअल फंड में भी आपने पहले आर आई माइनस आर एफ निकाला, उसको रखा ट्रेनर रेशो में, तो बीटा निकाला इंटू 2% कर दो, यह आ जाएगा 3.6% से हमारा स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, 3.6% से स्टॉक बढ़ेगा। यहाँ पे 76 में आपने 2.5% बढ़ाया, 60 में 3.6% बढ़ाया, ये दो इक्विटी आ गई अपनी, ये दो 50-50 पैसे माइनस करके कैश का बैलेंस आ गया, ये दो एनएवी आ गई, कहानी ख़त्म। दिखने में बहुत सिंपल है पर आपको स्टेप्स पता होनी चाहिए। ध्यान दो, मैं यहाँ पे अब समराइज़ कर देता हूँ। इसमें एनएवी निकालनी थी नई वाली, दैट वुड हैव बीन टोटल ऑफ इक्विटी प्लस कैश। ठीक है, कैश अलग निकल जाएगा 0.5 माइनस करने के बाद। इक्विटी के लिए आपको क्या चाहिए सर, बीटा चाहिए, जो आप मार्केट के रिटर्न के साथ कंपेयर करोगे। ये बीटा निकलेगा आपका ट्रेनर रेशो से, पर ट्रेनर रेशो जब लगाओगे तो आपको आर आई माइनस आर एफ की ज़रूरत पड़ेगी। ये आर आई माइनस आर एफ आपका निकलेगा शार्प रेशो से। तो पहले शार्प रेशो से आर आई माइनस आर एफ निकालो, अब नीचे जाओ, उसको ट्रेनर रेशो में रख के बीटा निकालो, उसको मार्केट रिटर्न के साथ इक्विटी में एडजस्ट करो, और फिर आप कैश का बैलेंस एडजस्ट करके नई एनएवी निकालो। नया क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। एक एएनपी प्लान है, एक हेज फंड है जो करंटली असेट, जिसके करंट असेट्स है आपके 20 करोड़ के, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो इस फंड को मैनेज कर रहा है। एक फंड है म्यूचुअल फंड जैसा, 20 करोड़ रुपीज़ उसमें है, और उसको मैनेज करने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है, और वो चार्ज करता है फी 0.10% ऑफ द पोर्टफोलियो असेट्स। 20 करोड़ का 0.10% कितना आएगा सर, 20 करोड़ का 0.10% आपका आ जाएगा 2 लाख रुपए। ठीक है, इन एडिशन टू इट, अब ये तो सिर्फ नॉर्मल फीस चार्ज कर रहे हैं, उस इन एडिशन टू इट ही चार्जेस इंसेंटिव फी ऑफ 2%। अगर वो एक्स्ट्रा परफॉर्म करके देता है, आपको ज़्यादा रिटर्न निकाल के देता है, तो वो 2% इंसेंटिव भी लेता है। पर 2% काय का ध्यान देना, इंसेंटिव विल बी लिंक्ड टू द ग्रॉस रिटर्न ईच ईयर इन एक्सेस। हर साल जो आप एक्सेस रिटर्न कमाओगे, एक्सेस किससे, किसी के कंपैरिजन में एक्सेस निकालोगे ना, तो वो है पोर्टफोलियो की मैक्सिमम वैल्यू सिंस द इंसेप्शन ऑफ द फंड। जब से हमने फंड लाया है, इंट्रोड्यूस करा है, तब से लेके आज तक फंड की टॉप वैल्यू कितनी रही है, 21 करोड़ रुपीस। इससे ऊपर कभी फंड गया ही नहीं, और अगर अब आप इससे ऊपर लेके जाते हो तो 21 करोड़ से जितना भी आप ऊपर लेके गए उसका 2% आप इंसेंटिव चार्ज कर सकते हो। सीधी सी बात, आपको एक मोटिवेशन है पोर्टफोलियो का फंड आपको इंक्रीज करने के लिए। एंड नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फी पेबल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ रिटर्न ऑफ द फंड दिस ईयर टर्न्स आउट टू बी लाइक दिस। अगर फंड के रिटर्न अगर ऐसे हो जाते हैं तो बताओ कि आपको कितना रिटर्न या फीस मिलनी चाहिए। ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके फीस के 2 कंपोनेंट है सर, एक है फिक्स्ड कंपोनेंट, एक है वेरिएबल कंपोनेंट, जिसको हम इंसेंटिव बोलेंगे।
फिक्स कंपोनेंट तो बहुत सिंपल है, 2-2 लाख रुपए तीनों केसेस में। अब आप बोलोगे सर जनरली क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। जो फिक्स कंपोनेंट है 0.10% का आपकी जो फीस है वो लगती है करंट पोर्टफोलियो वैल्यू पे, करंट पोर्टफोलियो की जो वैल्यू होती है, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ने इतना प्रैक्टिकली उसमें गए नहीं और सिंपल सिंपल कैलकुलेशन को रखा कि भैया जो अभी हमारी 20 करोड़ की पोर्टफोलियो की वैल्यू है उस पे ही लगना है। भले ही आप कुछ भी परफॉर्म करो, 2 लाख रुपए तो हमने आपको देने ही है, दैट इज फिक्स्ड। तो आपने अच्छा परफॉर्म करा, मीडियम परफॉर्म करा या बुरा परफॉर्म करा, नई वैल्यू पे ध्यान देना। अगर ये 100 करोड़ भी क्यों, सीधा सीधा लो 20 करोड़, ये 20 करोड़ पे 29% ऐड करके देखो, ये 20 पे 4.5% ऐड करो और ये 20 में से 1.8% माइनस करो, नई वैल्यू आ जाएगी आपकी 25.8, ठीक है। ये आ गया 20.9, ये आ गया 19.64, ठीक है। आपकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी जो आपने इंसेप्शन से पोर्टफोलियो को रीच करवाया था, हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी सर आपकी, ये मैं हटा देता हूँ, वो थी 21 करोड़, रख लो। देखो ये दोनों केसेस में तो आपने वो हाईएस्ट वैल्यू को ब्रीच ही नहीं करा, यहाँ पे भी हाईएस्ट को क्रॉस नहीं करा, यहाँ पे भी नहीं करा, आपने यहाँ करा है तो यहाँ इंसेंटिव मिलेगा कितने पे सर, 4.8 पे मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा सर, 2% मिलेगा, यानी कि 9.6 लाख रुपीस, करोड़ पे है वो, ये हो गए 9.6 लाख के इंसेंटिव। अब देखो सर, इंसेंटिव तो आपको बाकी दोनों केसेस में सीए को नहीं मिलेगा अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, ठीक है। इस केस में मिला क्योंकि 21 करोड़ को ब्रीच करा हमने पोर्टफोलियो वैल्यू को। अब ये तो हो गया सर वेरिएबल वाला पार्ट। अब हम फिक्स्ड वाला पार्ट भी लिख लेते हैं। फिक्स्ड वाला कितना है, 20 करोड़ पे 0.10%, यानी कि 2-2 लाख रुपए, 2 लाख 2 लाख 2 लाख, कहानी खत्म। 11.6 लैक्स, 2 लैक्स, 2 लैक्स, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछो। एक डाउट यही हो सकता है आपको कि भैया करंट वैल्यू पे देना चाहिए पोर्टफोलियो के, 20 करोड़ पे नहीं, तो आप बिल्कुल सही हो, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। बट यहाँ पे ऐसा है इंस्टीट्यूट के, अगर सेम क्वेश्चन आता है तो ऐसा ही करो जब तक इंस्टीट्यूट आंसर नहीं बदलती। ये देखो 11.6, 2 लाख 2 लाख, खत्म। आगे बढ़ते हैं सर, एक बढ़िया सा क्वेश्चन करेंगे। देखो सर नया क्वेश्चन 18th वाला। अब इसमें आपको नॉलेज लगेगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन का भी, बिना उसके आप ये नहीं कर पाओगे। जो लोग बोलते हैं ना कि इंस्टीट्यूट के सीक्वेंस को जानबूझ के तोड़ते हैं अपने मन से पढ़ने के लिए, कि पहले मैं ये चैप्टर कर लेता हूँ, पहले वो कर लेता हूँ। अब ये म्यूचुअल फंड का ही क्वेश्चन है, ये ना बिना म्यूचुअल फंड के कर पाओगे ना बिना सिक्योरिटी वैल्यूएशन के कर पाओगे, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन पहले करना इसलिए ज़रूरी था। ब्लूटूथ म्यूचुअल फंड इज प्लानिंग टू फ्लोट अ फिक्स्ड इनकम फंड ऑफ 100 करोड़ ऑन January 1, 2015 विद अ टर्म ऑफ 7 years। 100 करोड़ रुपए का फंड मार्केट में डाल देंगे, ठीक है। इसमें अपने को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ कमाई होगी ना हमारी, ठीक है। 7 साल तक ये हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। टारगेट ड्यूरेशन है हमारा इसका 5.5 years का। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है सर 8% की, यानी कि ये हमारी YTM हो गई इस पे। देन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट हैज़ टू अर्न एनुअली ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट आफ्टर डिफरेइंग द मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 10% ऑफ द अमाउंट। 10% किसका, ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम अर्नड, ये 10% आप माइनस कर दोगे। अब देखो कैसे हो सकता है, ध्यान देना सर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका म्यूचुअल फंड है, ये आपने इन्वेस्टमेंट करा 100 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो क्या होगा, मैं 7 साल ये ले लेता हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपने इन्वेस्टमेंट करा तो हर साल आपको क्या आएगा, कूपन आएगा। अब इतने साल तक आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपको एक्सपेंसेस भी बियर करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस हर साल होंगे, हर साल माइनस कर देंगे। ये जो आई मेरी, मैं इसको बोलूँगा नेट कैश फ्लो, ठीक है। और इसके बाद 100 करोड़ रुपए तो ये वापस आ जाएंगे 7 साल का बॉन्ड खत्म होने के बाद में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ड्यूरेशन का फॉर्मूला क्या है सर, आपका मैकॉलेस ड्यूरेशन का फॉर्मूला 2-3 फॉर्मूला है, याद रखना। समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, या फिर समेशन ऑफ ईयर इनटू वेट
या फिर आपका एक वो बड़ा वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, 1+YTM डिवाइडेड बाय YTM माइनस YTM, ऐसा ले लेके पूरा आप सॉल्व करते हो, उसमें टाइम लगता है, रटना भी पड़ेगा। हम इस मेथड से जाएंगे, इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट यही है। ठीक है सर, हम क्या करेंगे, 5.5 ईयर्स यहाँ पे रख देंगे, 5.5, और ये टेबल बनाएंगे, ये दो वैल्यूज़ पे आएंगे, समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इंटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, और इससे हमारे कूपन अमाउंट बाहर आ जाएगी, कूपन अमाउंट नहीं सॉरी, हमारी नेट कैश फ्लोज बाहर आ जाएंगी। कौन सी नेट कैश फ्लोज, ये हम क्या करेंगे, हर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके लेके आएंगे। ये 7 बार होगी कैश फ्लोज और 100 करोड़ यहाँ पे, इन सबको डिस्काउंट करो 8% से और इस इक्वेशन में रखो, तो आपको नेट कैश फ्लो की अमाउंट पता चल जाएगी कि वो कितनी होनी चाहिए। ये देखो, यही करा हमने। लेट से हमारी वो जो नेट कैश फ्लो है, ध्यान देना सर, ये जो एक्स है ना, इट इज़ आफ्टर डिफरिंग द मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, यानी कि आपका कूपन अमाउंट माइनस एक्सपेंस करके जो कैश फ्लो बचती है वो। ठीक है, आ गई यहाँ पे, उसको हमने डिस्काउंटिंग करा 8% से, डिस्काउंटिंग करा तो देखो 8% के फैक्टर ले लिया, एक्स ले लिया, तो मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा फैक्टर इंटू एक्स, ये इसकी टोटल आ गई। और आखिरी में देखना क्या हुआ, 7वें साल में ये लास्ट वाला कूपन और 7वें साल में हमारा 100 करोड़ ये वापस आ गया, दोनों का फैक्टर सेम रखना है सर आपको यहाँ पे। तो ये आ गया आपका समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब हमें ड्यूरेशन निकालना है, तो हर प्रेजेंट वैल्यू को उसके ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे और टोटल करोगे, ये आ जाएगा समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर। इसको इससे डिवाइड करो, तो अब आपको ये x निकल के आएगा, ध्यान देना यहाँ पे, ये रहा समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इनटू ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 5.5। इससे आपका x निकल के आया 9.31 करोड़। सर ये वाला जो x है ये आपकी नेट कैश फ्लो है, ये परसेंटेज नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे बच्चे इसको आदत बना लेंगे और आगे बिठा लेंगे। यहाँ पे आपने जो 100 भी लिया था, ये तो परसेंटेज नहीं था ना, ये तो वैल्यू थी पूरी की पूरी, ये भी वैल्यू निकल के आई है 9.31 करोड़। हाँ, हालांकि उसके बाद जाके आपने क्या करा, अपने इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करा कि 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो अब जाके परसेंटेज भी 9.31 आया, क्योंकि बेस आपका 100 था। मान लो अगली बार से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करा, आपकी नेट कैश फ्लो का आंसर निकल के आया 9.31 और आपका इन्वेस्टमेंट था उस टाइम पे मान लो 150 करोड़, तो परसेंटेज बदल जाएगा सर, परसेंटेज हो जाएगा 6.21 करोड़, वो अब 9.31% नहीं रहेगा। कई सारे बच्चे गलती करते हैं, इंस्टीट्यूट ने अगर ये सेम प्रॉब्लम उठा के दे दी और आप रट के गए तो आप ये गलती करोगे। ठीक है, पर ये ध्यान देना सर, 9.31% जो आपकी आई है एक्स की वैल्यू नेट कैश फ्लो परसेंटेज में, वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद की फिगर थी और एक्सपेंसेस थे 10% के, यानी कि ये फिगर कितने की होगी सर, 90%। सिंपल सा 90%, तो इसको 90% से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा रिटर्न बिफोर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, 90 से डिवाइड करो तो 10.34। ये 10.34 में से 10.34% आपने कमाना चाहिए टोटल। 10.34 आप टोटल कमाओगे, उसमें से 10% यानी कि 1.034 माइनस होगा तो 9.31 आएगा सर। ऐसा क्वेश्चन यही बोल रहा था, 10% ऑफ द इनकम अर्नड माइनस करना है एज एन एक्सपेंस, ये कूपन, ये एक्सपेंस, ये नेट कैश फ्लो। हालांकि इंस्टीट्यूट सिर्फ इतना पूछ रहा है 9.31%। आई होप आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है सर आपका, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व पे। ये कॉन्सेप्ट अभी समझेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, फिर 20 फटाक से हो जाएगा। सीखोगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बीच में रुक के पहले हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लूँगा, तो एक ब्रेक लेके आता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद का आखिरी क्वेश्चन तो 5 मिनट के खेल है, वैसा क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हम लेते हैं एक ब्रेक के बाद सर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई है। 1 जनवरी 2020 को एक ओपन एंडेड स्कीम थी, म्यूचुअल फंड हैड आउटस्टैंडिंग यूनिट्स ऑफ 300 lakhs विथ अ NAV ऑफ 20.25। लिखते हुए चलते हैं तो आपको ना अच्छे से समझ में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 ये कौन सी डेट है, 1 जनवरी 2020। अब यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने थे, 300 लाख, टोटल NAV थी 20 रुपये 25 पैसे, यानी कि N0 NAV 0 और ये हो गए हमारे नेट असेट्स मल्टीप्लाई करने के बाद।
300 लाख 20 रुपये 25 पैसे, तो ये हो गया 6075। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहला सेंटेंस हुआ ख़त्म। एट द एंड ऑफ जनवरी 2020, जनवरी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो हम उसे 31 जन भी बोल सकते हैं। एक महीने बाद क्या हुआ? इट हैड इशूड 5 लाख यूनिट्स एट एन ओपनिंग NAV प्लस अ लोड ऑफ 2%। ये कौन सा लोड होगा? एंट्री लोड, क्योंकि नए यूनिट्स इशू किए गए हैं। एडजस्टेड फॉर डिविडेंड इक्वलाइजेशन, जिसके बारे में आपको पढ़ना या हम कॉन्सेप्ट इस चीज़ का समझेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? 5 लाख यूनिट और इशू हुए। ये 5 लाख यूनिट जो इशू हुए उसका इशू प्राइस क्या था ये बताता हूँ मैं। ओपनिंग NAV जो कंपनी में म्यूचुअल फंड में आया होगा, एंट्री लोड जो आया होगा, प्लस डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये DER लिख देता हूँ मैं, चलो थोड़ा अलग लिख देता हूँ। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ओपनिंग NAV, एंट्री लोड और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये 3 चीज़ों का टोटल करके इशू प्राइस बनी है यहाँ पे। और उस प्राइस पे 5 लाख रुपए, 5 लाख यूनिट्स मार्केट में फ्लोट किए गए। इतना पैसा म्यूचुअल फंड में आया है। ठीक है, आगे देखो। और क्या होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन ये भी मैं बताऊंगा। एट द एंड ऑफ February 2020, यानी कि ये हो गया 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 29 फरवरी। फरवरी को क्या हुआ? एट द एंड ऑफ 29 फरवरी इट हैड रीपरचेज्ड 2,50,000 यूनिट्स हमने और वापस ले लिए, रीपरचेस्ड। ठीक है, तो 300 से 305 लाख हुए थे, अब वापस 302,50,000 हो गए। ठीक है, और वो जो हमने रीपरचेस किए क्या रेट पे किया? एट ओपनिंग NAV लेस 2% एग्जिट लोड एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व को एडजस्ट किया। ध्यान देना, ओपनिंग NAV लेस एग्जिट लोड और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये भी हमारे जेब से जाएगा। अच्छा, अब अगर ऐसा ध्यान दोगे तो एंट्री लोड ऐड करोगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी ऐड करोगे, लेकिन एग्जिट लोड माइनस करोगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ऐड करोगे। ये हो गया आपका रीपरचेस प्राइस। ये देना पड़ेगा इतना प्राइस। यानी कि अगर म्यूचुअल फंड के इनफ्लो आउटफ्लो से बात करें तो ये जाएगा, ये आएगा और ये जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है देखेंगे। एट द एंड ऑफ मार्च 2020 उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 70% ऑफ इट्स अवेलेबल इनकम। जितनी भी इनकम मार्च एंडिंग में थी उसका 70% बांट दिया गया। इन रिस्पेक्ट ऑफ जनवरी टू मार्च क्वार्टर नीचे दी गई इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। देखो, जनवरी से मार्च में 460 लाख रुपए से हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है। अगर हम अब मार्च तक जाएं तो 31 मार्च, थोड़ा दूर लिख रहा हूँ, ठीक है, 31 मार्च में हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है। पहले कितनी थी? 6075। वो पूरे क्वार्टर की बोल रहा है ना, पूरे क्वार्टर का इम्पैक्ट डाल रहा है। तो स्टार्टिंग तो क्वार्टर की यहीं से हुई थी। 6075 में आपका 460 लाख रुपए और ऐड हो जाएगा, यानी कि आपके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू थी वो थी 6535 मार्च एंड पे। ठीक है, आगे जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों महीने में आपको इनकम आई, डिविडेंड वगैरह कुछ आया होगा 24 लाख, 36 लाख और 47 लाख का, तो वो दिया हुआ है। अब आपको क्या निकालना है? इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दो, आपके पास जितनी इनकम थी उसका 70% आप बांट चुके थे। यानी कि अगर आपने 100 रुपये कमाया उसमें से 70 बांट दिया तो 30 क्या हुआ? इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमें निकालना है। ठीक है, और इशू प्राइस एट द एंड ऑफ जनवरी, यानी कि एक आइटम तो वो यही पूछ रहा है,
दूसरा आइटम ये पूछ रहा है रीपर्चेस प्राइस और क्लोजिंग वैल्यू ऑफ नेट असेट्स एट द एंड ऑफ मार्च। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ नेट असेट्स, ये हमारे नेट असेट्स है क्या 6535? नहीं सर, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, इसमें कैश बैलेंस लाइबिलिटीज सब एडजस्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ, इसमें सिर्फ एक और चीज़ ऐड होगी, वो है कैश का बैलेंस, क्योंकि लाइबिलिटी वगैरह तो कुछ बची हुई नहीं है। ठीक है, अब ये सब शुरुआत करने से पहले मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, वो है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अब ध्यान देना मेरी बात पे। ये है इन्वेस्टर, ये है म्यूचुअल फंड और ये है मार्केट। ठीक है, इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड ने मार्केट में इन्वेस्ट किया। अब ध्यान देना, मार्केट अगर मान लो मार्केट अगर डिविडेंड दे रहा है म्यूचुअल फंड को, मान लो 15 लाख रुपए का डिविडेंड दिया उस साल, म्यूचुअल फंड भी अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देती है, बट म्यूचुअल फंड क्या इंश्योर करेगी कि म्यूचुअल फंड 15 लाख से कम ही देगी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड, डिविडेंड कैपिटल गेन जो भी है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 लाख रुपए अभी भी म्यूचुअल फंड के पास पड़े हुए हैं। इसे कहा जाता है डिविडेंड रिजर्व, रिजर्व में रखा। क्यों पता नहीं, अभी बात करेंगे उसके बारे में क्यों रखा। अब अगले साल मान लो फिर से यही कहानी हुई, अगले साल फिर से मार्केट ने 15 लाख रुपए का डिविडेंड दिया म्यूचुअल फंड को, और म्यूचुअल फंड ने फिर से 12 लाख रुपए का डिविडेंड दिया, यानी कि और 3 लाख रुपए ऐड हो गए। अब रिजर्व में कितना पैसा है, 6 लाख रुपए। और ऐसे कहानी चलती गई। कोई तो एक साल ऐसा आएगा जब मार्केट सिर्फ मान लो 10 लाख का ही, 10 लाख भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, मान लो 9 लाख रुपए का ही इनकम देगा। मार्केट म्यूचुअल फंड को सिर्फ 9 लाख का इनकम दे रहा है और उस साल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को 12 लाख ही दे रहा है। क्यों सर, जब 15 का 12 आया तो आपने बोला था कि म्यूचुअल फंड कम देगा, तो यहाँ 9 आया तो 9 से कम देना चाहिए। अरे मतलब तो समझो कि 12 क्यों दिया गया। अब ध्यान देना इन सारी कहानी का। म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड कर रहा है ओवर अ पीरियड टू द इन्वेस्टर्स, जिससे म्यूचुअल फंड की एक अच्छी हिस्ट्री बनती जाती है। जो पब्लिक अभी इन्वेस्टर नहीं है इस म्यूचुअल फंड का, वो लोग इस ट्रेंड को देखते हैं और दिखता है कि यार म्यूचुअल फंड कंटिन्यूसली स्टेबल रिटर्न दे रही है, यानी ये म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इससे म्यूचुअल फंड का फ़ायदा होगा क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड को एक चीज़ इंश्योर करनी थी स्टार्टिंग से ही कि जो भी हम दे, जितना भी हम दे, भले ही कम दे, लेकिन जितना भी दे वो मेंटेन करके रखना है। यानी कि किसी साल अगर मार्केट हमें अच्छा रिटर्न नहीं दे पाए, उस टाइम पे भी हम इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दे पाए, ऐसे हाल बनाने हैं, ऐसी सिचुएशन बनानी है। इसलिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, स्टार्टिंग से ही आपके जेब में पैसा थोड़ा कम डाला ताकि कम कम वाली अमाउंट आपको कंटिन्यूसली दी जा सके। म्यूचुअल फंड ने क्या किया, 3 लाख रुपए खुद के पास रिजर्व रख लिए, फिर 3 लाख रुपए खुद के पास रिजर्व रख लिए। म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे 6 लाख रुपए रिजर्व में थे। जब म्यूचुअल फंड को 9 लाख रुपए आए ना तीसरे साल में, तो म्यूचुअल फंड के पास 9 और 6 15 लाख हो गए, उसमें से 12 लाख आपको बांट दिए। अब म्यूचुअल फंड के पास 3 लाख का ही बैलेंस बचा हुआ है। आप समझ रहे हो कि ये रिजर्व क्यों क्रिएट किया गया था पिछले 2 साल में। म्यूचुअल फंड को पता था कि कभी ना कभी तो मार्केट अपन को बुरे रिटर्न देगा, जब हालात खराब रहेगी तब भी हम इन्वेस्टर को एक स्टेबल इनकम प्रोवाइड कर सके। इसलिए डिविडेंड रिजर्व बनाया गया कि अगर यहाँ से कम रिटर्न आया तो रिजर्व का इस्तेमाल किया जाएगा, अगर 12 से ज़्यादा रिटर्न आएगा तो रिजर्व का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगले साल आपको 14 का ही रिटर्न मिलता है तो म्यूचुअल फंड फिर भी 12 का ही देगा, इसमें 2 और ऐड हो जाएंगे, अब 5 लाख हो गया रिजर्व। ये समझ आया कि रिजर्व क्यों क्रिएट किया जाता है। रिजर्व इस साल, अगले साल, उसके अगले साल इसलिए बनाया जाता है कि किसी साल अगर मार्केट से रिटर्न ठीक से नहीं मिले तो हमारी इतनी क्षमता हो, हमारी इतनी कैपेसिटी हो कि हम इन्वेस्टर को फिर भी उनका रिटर्न प्रोवाइड कर सके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बिगड़े। भले ही मार्केट का बिगड़ा हो, यहाँ 15-15, 9-14 दिख रहा है, लेकिन हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा बिगड़ा तो इन्वेस्टर्स का हम ट्रस्ट खो बैठेंगे
और इन्वेस्टर्स पैसा लेके चले जाएंगे वापस। ये है कॉन्सेप्ट। अब मैं बताता हूँ इस चीज़ का नुकसान यानी कि इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग, और उस चीज़ का भी सॉल्यूशन है हमारे पास। यह है 1 साल, ठीक है। अब ये जो म्यूचुअल फंड 12 लाख का रिटर्न देते आ रहा था इन्वेस्टर को, मान के चलते हैं कि वो हर बार दिसंबर एंड में 12 लाख का इनकम प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर को, ठीक है। 12 लाख का इनकम प्रोवाइड करता है। अब आप देखो मेरी बात को समझो, 12 लाख मतलब आप 12 रुपये समझो एक यूनिट पे। अब मान लो कि एक इन्वेस्टर है ए जिसने जनवरी में यूनिट खरीदा था, और एक इन्वेस्टर है बी जिसने अक्टूबर के एंड में 31 अक्टूबर ले लो, ये 1 जनवरी ले लो, को यूनिट खरीदा। अब ध्यान देना, मुझे ये बताओ कि जब डिविडेंड बांटा जाएगा तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। जब डिविडेंड बांटा जाएगा तो ए को मिलेगा 12, बी को भी मिलेगा 12, दोनों को मिला के 24 रुपये डिविडेंड दिया जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत है। एग्जैक्टली मैं भी तो यही बताना चाहता हूँ कि ये गलत है, बट आप पहले तो स्ट्रैटेजी समझो। मतलब होता क्या है, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ना हर सेकंड में कोई खरीद रहा होता है, कोई बेच रहा होता है, साल भर। तो म्यूचुअल फंड ये देखेगा ही नहीं कि किसने कितने दिन के लिए यूनिट्स अपने क्या कहते हैं खरीदे और बेचे। म्यूचुअल फंड क्या करता है, एक रिकॉर्ड डेट आती है यहाँ पे, उस डेट को फिक्स कर देता है कि इस दिन इस टाइम तक जितने यूनिट होल्डर्स हमारे रजिस्टर में हैं उन सबको डिविडेंड मिलेगा। यानी कि ए वाला जो बंदा था वो भी इस रजिस्टर में नाम था उसका, बी का भी नाम रजिस्टर में था, इसलिए दोनों को 12-12 मिले। लेकिन आपको लॉजिकली समझ में आ रहा है कि ये गलत है। ए ने साल भर इंतजार करा 12 रुपए पाने के लिए, और बी आया और 2 महीने में ही, अक्टूबर तो खत्म हो गया, नवंबर दिसंबर 2 महीने में ही उसको 12 मिल गए। अगर ऐसा चलता रहा तो मार्केट में यह ट्रेंड बैठ जाएगा और मैक्सिमम लोग यहाँ आके परचेस करने लग जाएंगे इस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स। तो यहाँ म्यूचुअल फंड के पास पैसा आएगा, लेकिन जैसे डिविडेंड बांटा जनवरी में सब लोग अपना यूनिट बेच देंगे। क्यों रखेंगे फालतू में, क्या करना है। फिर से पूरा 10 महीने तक इंतजार करेंगे, म्यूचुअल फंड के पास ये 10 महीनों में पैसा नहीं रहेगा। सब लोग अक्टूबर नवंबर में आना चालू करेंगे, दिसंबर में अपना पैसा लेंगे, जनवरी में भाग जाएंगे। यानी कि अक्टूबर यानी नवंबर से लेकर जनवरी तक म्यूचुअल फंड के पास में काफ़ी डिमांड होती है, लेकिन इस साल इस पर्टिकुलर ईयर पीरियड में कोई डिमांड नहीं होती, क्योंकि लोगों को आइडिया बैठ गया है कि हर साल दिसंबर में पैसा दिया जाता है और वो तो देते रहना है। मैंने तो बोला ना, स्टेबल इनकम की हिस्ट्री तो मेंटेन करके रखना है, तो उसको नहीं हिला सकते। तो अब ऐसे केस में सोल्यूशन क्या होता है, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन होता है सर, ध्यान देना क्या होगा। जब भी बी आएगा उसको एनएवी तो देना ही पड़ेगा उस पॉइंट का, उसको उसके पहले का 9-10 महीने हो गए ना, हम 12 का डिविडेंड बांटते हैं पूरे साल भर के लिए, तो 10 महीने के लिए 10 रुपये का डिविडेंड उसे देना पड़ेगा। यानी कि वो मान लो 50 रुपये की एनएवी तो देगा, 10 रुपये का डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी देगा, यानी कि 60 रुपये उससे हम ले लेंगे। तो अब आप ध्यान देना कि उसके जेब में 10 रुपये गए उसके जेब से, जब वो अक्टूबर में आया एनएवी तो गई, 10 रुपये का डिविडेंड भी गया, और उसको दिसंबर एंड में 12 रुपये का डिविडेंड मिला। यानी लॉजिकली देखो तो उसको सिर्फ 2 रुपये का डिविडेंड मिला है 2 महीने के लिए। हमने क्या किया, जब वो आया ना बंदा, तभी उससे पुराने महीने का भी इनकम ले लिया। हम उसको पूरे इनकम में अगर हिस्सा दे रहे हैं तो उतना इनकम उससे ले लो। 10 महीने का गैप आ गया था, जब वो आया उस टाइम पे 10 रुपये और ले लो। इसको बोलते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। आई बात। तो उसको 50 रुपये भी देने पड़ेंगे, उसको 10 रुपये भी देने पड़ेंगे, टोटल वो 60 देगा। 50 में 10 ऐड हो रहे हैं, ध्यान देना सर, ये जो भी होगा 50 या जो भी होगा उसमें ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ऐड होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई क्या, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्यों होता है, क्योंकि ये गलत फ़ायदा ना उठाया जाए। अब देखो अक्टूबर में आए कोई या कहीं पे भी आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितना लेट आएगा बंदा उसको उतना ज़्यादा स्टार्टिंग में देना ही पड़ेगा, और मिलेगा 12 ही। यहाँ पे भी 12 मिल रहा था, यहाँ पे भी 12 मिलेगा, लेकिन नेट में देखा जाएगा तो 2 ही रुपये मिले उसको, ऐसा माना जाएगा। तो अब पूरे साल भर में डिमांड प्रॉपर रहेगी, ऐसा नहीं कि कभी एकदम से मैनिपुलेट करा जा रहा है कोई भी। इसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ। मान लो कि ए को किसी कारणवश 31 मार्च को यूनिट बेचने पड़ रहे हैं, तो उसको एनएवी तो मिलेगा ही,
लेकिन 3 महीने तक वो था ना यूनिट होल्डर, एथिकली देखा जाए तो उसको 3 महीने का डिविडेंड 3 रुपये मिलना चाहिए, इसलिए डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में से उसको पुरानी इनकम जितना भी उसका बनता है वो दे दिया जाएगा। तो एनएवी में डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व दिया जाएगा और उसको इतना पैसा दे के भगा दिया जाएगा, मतलब चला जाएगा वो। तो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो ओपनिंग एनएवी, जो भी एनएवी पे आप रीपर्चेस कर रहे हो, उसमें भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व उसको दिया जाता है। तो ये रिजर्व जो है म्यूचुअल फंड के जेब से जा रहा है, ये रिजर्व म्यूचुअल फंड के जेब में आ रहा है। एग्जिट लोड और एंट्री लोड जो होता है ना, एंट्री लोड म्यूचुअल फंड के जेब में जाएगा। ये जो प्लस माइनस कर रहा हूं ना, ये प्लस माइनस का साइन सिर्फ ओपनिंग एनएवी के लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड का साइन देखो तो म्यूचुअल फंड में ये पैसा आता है, एंट्री लोड आता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आता है, और रीपर्चेस के टाइम पे म्यूचुअल फंड ये पैसा देती है, वापस खरीद रही है ना तो एनएवी देगी, एग्जिट लोड लेगी और डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व देगी। म्यूचुअल फंड के एंगल से ये साइन होता है, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस। तो आपको समझ में आया डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या होता है, कि भैया ये लूप होल को बंद करने के लिए हमने लाया हुआ कॉन्सेप्ट है। जब भी आओ पुराना पैसा, पुरानी इनकम में हिस्सा लेके आओ। अगर आप आगे की सारी इनकम में हिस्सा लेना चाहते हो तो आप पुरानी इनकम में पहले हिस्सा लेके आओ, जब जा रहे हो तो हिस्सा लेके जाओ, ठीक है। इसको इशू प्राइस कहा जाता है, इसको रीपर्चेस प्राइस कहा जाता है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, मुझे लगता है अब हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला पार्ट लेता हूँ। ओपनिंग एनएवी कितनी थी सर? 20 रुपये 25 पैसे। उसमें एंट्री लोड चार्ज किया जाएगा, कितना चार्ज करा जा रहा है? 2% का, ठीक है। यहाँ पे हम रुक जाएंगे। 20 रुपये 25 पैसे पे 2% यानी कि 0.405। डिविडेंड इक्वलाइजेशन की मैं बात करूँगा। यहाँ पे 20 रुपये 25 पैसे पे 2% ही है ना, एग्जिट लोड भी 2% है, तो ये माइनस हो जाएगा 0.405, क्योंकि ये पैसा म्यूचुअल फंड के पास आ रहा है, लोड भी म्यूचुअल फंड के पास आ रहा है। ये जा रहा है बट ये आ रहा है, तो ये इसलिए माइनस होगा। अब इसका तो पॉइंट तभी आएगा जब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व वाला। अब ध्यान देना क्या होगा रिजर्व वाला स्टेटमेंट। सीधा सीधा मैं आंसर से आपको बताता हूँ क्या होता है। शुरुआत करते हैं सर, ठीक है। ये इनकम फ्रॉम जनवरी, इनकम फ्रॉम फरवरी, इनकम फ्रॉम मार्च, धीरे धीरे करके लेते हैं। देखो जनवरी की इनकम आई थी तब हमारे पास यूनिट होल्डर्स कितने थे? 300 लाख थे, ठीक है। कितनी इनकम आई थी हमारे पास जनवरी की? 24 लाख आई थी। अगर देखा जाए तो हर यूनिट में वो इनकम बांटें, अगर हम 24 लाख की, पूरा तो नहीं बांटेंगे लेकिन अगर बांटें तो 8 पैसा बनता है एक यूनिट का। सही बात है। इस पॉइंट पे हमको 24 लाख मिले थे, जिस पे इस पूरे 24 लाख पे, यहाँ ले लो, मैं ऊपर ले लेता हूँ ना थोड़ा सा। इस 24 लाख पे आप मुझे क्लियरली बताओ किसका हक बनता है? 300 लाख यूनिट्स का बनता ना, क्योंकि एक महीने तक उन्होंने अपना यूनिट होल्ड करके रखा। तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 300 करोगे तो एक यूनिट का इनकम आएगा, वो है 8 पैसा। अब थोड़ा ध्यान देना, 5 लाख यूनिट होल्डर्स और ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, जिनका इस 24 पे कोई हक नहीं बनता। सही बात है, लेकिन इनकम तो ये 24 की आगे कंटिन्यू होगी और ये 5 जो यूनिट होल्डर्स है वो भी 300 में मिक्स हो जाएंगे। इसीलिए ये जब आएंगे तब इनको बोलो कि ये जो एक महीना जा चुका है, इन 300 वालों की हर यूनिट पे इनकम 8 पैसे हैं, आप भी हर यूनिट पे 8 पैसे लेके आओ। 0.08 ये है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। उस दिन तक की जितनी भी इनकम है डिवाइडेड बाय जितने भी यूनिट होल्डर्स है, एक यूनिट का पैसा आएगा, उतना उन्हें लेके आना पड़ेगा। तो ध्यान देना क्या होगा, 20.405 प्लस 0.08, यानी कि उस दिन की इशू प्राइस हो जाएगी 20.485। और इस 20.485 जो पैसा लिया जाएगा यूनिट होल्डर से, उसमें से 8 पैसा डिविडेंड रिजर्व में डाला जाएगा। 8 इंटू 5 लाख यानी कितना होता है? 40,000। उस दिन से हमारी जो इनकम है वो हो जाएगी 24 लाख 40,000, क्योंकि इनकम और आई है। 24 लाख तो मार्केट से मिले, 40,000 इनसे मिले। अब इस पॉइंट के आगे से 24 लाख 40,000 की इनकम कहलाएगी 305 लाख यूनिट्स की। अभी भी आप डिवाइड करो तो बराबर सबका 8 पैसा बनता है। अब देखो 24 लाख पे 300 से डिवाइड करा तो 8 पैसा बना, और इसी 24 लाख पे 305 यूनिट होल्डर्स को अगर हक दे देते तो हर एक का इनकम कम नहीं हो जाता? ये कितना हो रहा है? 0.0787,
कम नहीं हो जाता हर एक का? पुराने वाले अपनी इनकम क्यों कम करे? 8 पैसे से बिल्कुल 7 पैसे पे आ गए। पुराने वाले लोग कम नहीं करेंगे। अगर आप यूनिट बढ़ा रहे हो तो आप इनकम भी बढ़ाओ, तब जाके ये 8 पैसा आएगा, 0.08। तो यही चीज़ हुआ यहाँ, ध्यान देना। हमने सबसे पहले निकाला कि 8 पैसा होता है, ठीक है। उसके बाद 5 लाख लोग आ रहे, 8 पैसे के हिसाब से आप 40 लेके आओ। तो स्टेप्स बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना। पहले तो ये स्टेप थी, पहले तो ये स्टेप थी, दूसरी ये स्टेप थी, और तीसरी स्टेप है ये, मतलब ये 8 पैसे आखिरी में निकाला गया। इसके बाद पहली स्टेप ये है, दूसरी स्टेप ये है, 8 इंटू 5 करके तीसरी स्टेप 40 निकाला गया, और उसके बाद उसकी टोटल करी गई 24,40,000। ये है क्लोजिंग। उस दिन से अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये फिगर दिखेगी कि हमारे टोटल यूनिट्स 305 हैं, 24,40,000 की हमारी इनकम हो चुकी है। 40,000 नए लोगों ने लाया, 24 लाख मार्केट से मिला, ठीक है, कहानी हुई ख़त्म। अब 1 महीना और आगे बढ़ गया तो इनकम ऐड हो जाएगी, नहीं होएगी? अब 1 महीना हम आगे बढ़ गए ना, और 36 लाख। अब आप यहाँ पे आ जाओ। अब देखो 36 लाख की इनकम हुई है फेब में, तो इस पे हक किसका बनता है? इस पूरे 305 लाख यूनिट्स का बनता है, क्योंकि ये लोग थे ना पूरे महीने में, 300 वाले भी थे, 5 वाले भी थे, तो उन सब का हक बनता है। तो 36 लाख प्लस 24,40,000, अगर यहाँ तक की टोटल इनकम को देखें हम, तो वो हो जाती है सर 60,40,000। 60,40,000 और 305 लाख को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा। देखो 60,40,000, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, और ये तीसरी स्टेप। तो आपको पता चलेगा अब हर यूनिट की इनकम 0.1980 बनती है। यहां पे कोई आएगा तो उसे हर यूनिट पे 0.1980 लाना पड़ेगा, कोई जाएगा तो उसे हर यूनिट पे 0.1980 दे दिया जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कुछ यूनिट होल्डर्स छोड़ के चले गए। कितने यूनिट होल्डर्स सर? 2.5 लाख यूनिट होल्डर्स। तो उनको हमने इतना पैसा दे दिया, यानी कि पहली स्टेप 2.5 लाख, दूसरी स्टेप मल्टीप्लाइड बाय 0.1980, मैं ऐसा ले लेता हूँ इसको, ये सही रहेगा, इक्वल टू, यानी कि 0.4950 से इनकम हमने बांट दी बाहर जाने वालों को। तो 305 में से 2.5 लाख माइनस हो गया 302, और 60 में से ये माइनस हो गया 59, तो थोड़ी इनकम कम हो गई। यूनिट्स भी तो कम हो गए ना, उतने ही कम होंगे प्रोपोर्शनेटली कि टोटल अभी भी सबकी इनकम 0.1980 बची रहे। जितने यूनिट होल्डर्स बचे हैं उनकी इनकम उतनी ही है, ठीक है। अब हो गई हमारी टोटल इनकम 59.9050। अब आखिरी महीने की इनकम हम ऐड करते हैं मार्च महीने की, वो है 47 लाख। इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। अब आपके पास 59 पहले थे, 47 आपने ऐड करे, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 106,90,000। और उस टाइम पे कितने यूनिट होल्डर्स थे आपके? 302 लाख। तो हर यूनिट होल्डर की इनकम हो गई 0.3534, 35 पैसे। मानते हो बात को? अब ये तो कहानी खत्म हो गई ना, इसके बाद और क्या इनकम है? ना कोई यहाँ पे आ रहा है ना कोई जा रहा है। अगर ध्यान देना, मार्च एंड में भी अगर कोई आता तो हर यूनिट पे उसको 35 पैसे कंट्रीब्यूट करने पड़ते डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में। अगर कोई जाता तो उसको इतना मिल जाता, लेकिन ना कोई आया ना कोई गया, ना आगे कोई इनकम है। तो ये हो गई हमारी फाइनल इनकम। इसका ही 70% बोलते हैं कि हमने इन यूनिट होल्डर्स में बांट दिया, जिनका था उसको बांट दिया 70%, ठीक है। 74,8335, तो बचा कितना बैलेंस? 32 लाख। किसका? इन्हीं का ही है। बस पर यूनिट वैल्यू 35 पैसे से गिर के 1060 पे हो गई। बांटने के बाद अगर कोई अब आएगा ना मार्च एंडिंग में ही, तो अब उसे 35 पैसे लाने की जरूरत नहीं है। 35 में से 24 तो हमने उन लोगों को बांट दिया, अब 10 पैसा ही बचा है म्यूचुअल फंड में उनका। तो जो आएगा उसे 0.1060 लाना पड़ेगा, जो जाएगा वो 1060 लेके जाएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये है सर बैलेंस अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। 32 लाख आपका पहला आंसर। इतना समझ में आया? ये देखो रीपर्चेस के टाइम पे, ये देख रहे हो डिविडेंड इक्वलाइजेशन पेड ऑन रीपर्चेस, कितना पे किया हमने? जो 2.5 लाख लोग जा रहे थे उनका 2 महीने का इनकम था ना 0.1980, ये हमने पे किया, ध्यान देना। तो उनके 2 महीने का इनकम माइनस हो गया पॉइंट, ये ऐड होके उनको जाएगा ना। सो 20 रुपये 25 पैसे देना है, प्लस 0.1980 देना है, माइनस 0.405 लेना है। ये हो गई आपकी रीपर्चेस प्राइस, ये हो गई आपकी इशू प्राइस। समझ में आया क्या इतना कॉन्सेप्ट? अब देखो
ओपनिंग NAV 20 रुपये 25.405। एंट्री लोड आपने ऐड करा, उसके बाद 8 पैसे आपने हर एक से मंगाए, 8 इंटू 5, ठीक है। तो ये टोटल आपका इशू प्राइस हो गया। उसके बाद ये देखो ओपनिंग NAV, देखो रीपर्चेस प्राइस और इशू प्राइस में क्लियर वर्डिंग लिखी हुई है, ओपनिंग NAV पे होगा, इसलिए हमने दोनों बार NAV सेम ली। ये 0.405 जाएगा, 0.1980 उनको भी दिया जाएगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये सॉरी ये आएगा यूनिट होल्डर से जाएगा, हमारे पास आएगा म्यूचुअल फंड में। तो ये आपका हो गया रीपर्चेस, ठीक है, रीपर्चेस प्राइस। आखिरी क्वेश्चन बनता है कि मार्च एंड में बताओ सर क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द नेट असेट्स क्या थी। NAV निकालनी है मार्च एंडिंग के। क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, तो हाँ घर जाएं नहीं ऐसा भी नहीं है, कुछ नहीं करना सर। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए सब ऐड या लेस कर लो। पैसा दिया है तो लेस कर दो, आया है तो ऐड कर दो। मैं बताता हूँ आपको, 6 ट्रांजैक्शन टोटल है जो आपको याद आएंगे। जनवरी की इनकम, फरवरी की इनकम, मार्च की इनकम, तीनों आई थी ना, ठीक है, तीनों को ऐड कर लोगे। इसके बाद इशू प्राइस 20.485 इंटू 5 लाख आया था, फिर 2.5 लाख इंटू 20.043 गया था। इसके अलावा बताओ छठवा क्या है? इसके अलावा एक और चीज़ है सर जो आप भूल रहे हो यहाँ पे। जनवरी की इनकम, फरवरी की इनकम, मार्च की इनकम आई थी तो ऐड कर लोगे। ये इशू प्राइस जो आपने इशू किया 5 लाख यूनिट इंटू 20.485 म्यूचुअल फंड में आया था कैश, तो ऐड कर लोगे। ये चौथा आइटम हो गया। पांचवा आइटम ये जो पैसा गया था। छठवा आइटम जो आपने 70% इनकम बांटी वो है 74 लैक्स की, 74.8335। इसके अलावा कोई भी कैश फ्लो नहीं हुआ है। जो भी है ये, जैसे 32 लाख बोलोगे तो ये इनकम नहीं है सर, ये बैलेंस है। और आप बोलोगे सर ये 8 पैसा भी तो आया, ये 8 पैसा बोलो या 19 पैसा बोलो, ये सारा का सारा रीपर्चेस और इशू प्राइस में इंक्लूडेड है। अगर हम इसको 5 लाख से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो पैसा आया बोल रहे हैं, इसका मतलब ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। मानते हो बात को? तो तीनों का एडजस्टमेंट ले लिया। हम अगर बोलते हैं कि इतना पैसा हमने 2.5 लाख यूनिट्स पे दिया है, इसका मतलब ये दिया, ये आया, ये दिया, तो तीनों ले लिया गया है। अब देखो क्या क्या है यहाँ पे, 6 चीज़ें हमने देखनी है। एक तो ये ओपनिंग था, इसकी वैल्यू 460 से बड़ी, तो वो तो हमने ले ही लिया, नेट टोटल एसेट्स आपके। इसके अलावा जो कैश का बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिखेगा इतने लोग में, ठीक है। ये पहला आइटम, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम, 3 महीने की इनकम। फिर चौथा आइटम जो आपने 5 लाख यूनिट्स इशू किए थे वो। छठवा आइटम जो आपने रीपर्चेस किया, सॉरी पांचवा आइटम जो आपने रीपर्चेस किया वो, और छठवा आइटम जो आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूट की 74 लाख की। ये 6 का प्लस माइनस कर लो और यहाँ पे टोटल करोगे तो सर आएगी नेट असेट्स 6620.734। टोटल नेट असेट्स इतने। उस दिन आपकी वैल्यू कितने, यूनिट्स कितने थे? 300 में 5 ऐड हुए, 2.5 माइनस हो गए। 5 लाख आए थे, 2.5 लाख चले गए, 302,50,000। नेट असेट वैल्यू आपके आ गई 21.8867। ये बहुत आसान है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, गलती वहाँ पे होगी, आप ना पता है ये वाला पार्ट छोड़ दोगे कैश फ्लो में लेने का। इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख के रखो। आपको इनकम तो याद रहेगी, रीपर्चेस और इशू भी याद रह जाएगा, शायद इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड आप भूल जाओगे, और भूल गए तो फिर गड़बड़ है। तो कॉन्सेप्ट समझा सर आपको? डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व क्या होता है? क्वेश्चन तो इतना डिफिकल्ट नहीं था पर समझना ज़रूरी था, ठीक है सर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन ऑलरेडी हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं एंड इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू, आई विल टेल यू विच क्वेश्चन, पर फिर भी हम सॉल्व कर लेंगे। अगली बार से मैं उन दोनों क्वेश्चन को साथ में रख लूँगा और एक होमवर्क दे दूँगा, मेरे लिए भी कहानी थोड़ी सिंपल हो जाएगी। बताता हूँ। स्टार्टिंग में था सर वो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है वो, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। चलो देखो अब, सिमिलर टू क्वेश्चन 7, ध्यान देना। हाँ, असेट मैनेजमेंट कंपनी है एक म्यूचुअल फंड की, उसने डिक्लेयर करा है डिविडेंड 9.98% का।
ठीक है। ऑन द यूनिट्स अंडर द डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, डिविडेंड यहाँ पे री इन्वेस्ट होने वाला है सर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, जो इन्वेस्टर्स है आर इश्यूड एडिशनल यूनिट्स फॉर द डिविडेंड एट द रेट ऑफ क्लोजिंग एनएवी, जो भी क्लोजिंग एनएवी थी उस पे उन्होंने डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दिया तो उन्हें एडिशनल यूनिट्स दिए गए। ठीक है, क्लोजिंग एनएवी पे फॉर द ईयर एंडेड। अब क्लोजिंग एनएवी है 24 रुपये 95 पैसे की। ठीक है, अब ध्यान दो क्या हुआ पूरे इसमें, यहीं पे कर लूँ तो थोड़ा सही हो जाएगा। यहाँ पे आपने x यूनिट, ये n0 ले लो x और NAV 0, इतना आपने पैसा डाला टोटल मिला के। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, 10 रुपये की भी फेस वैल्यू हम मानते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 10 रुपये की फेस वैल्यू, तो आपको डिविडेंड बांटा गया, डिविडेंड बांटा गया फेस वैल्यू इंटू डिविडेंड रेट इंटू x यूनिट्स पे, यानी कि 10 रुपये इंटू 9.98% इंटू x, मानते हो बात को। और वो पैसा जितना भी आपको मिला आपने क्लोजिंग एनएवी पे इन्वेस्ट कर दिया, 24 रुपये 95 पैसे, तो इतना आपको एडिशनल यूनिट मिला होगा। तो पहले के यूनिट और एडिशनल यूनिट मिला के आपके क्लोजिंग यूनिट्स कितने हो गए पता है, 20,800 यूनिट, 20,800 यूनिट। ठीक है, मेड एन इन्वेस्टमेंट यूनिट बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड एंड एट द रेट ऑफ ओपनिंग एनएवी प्लस एन एंट्री लोड ऑफ 0.04। तो आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट करा था ना वो NAV 0 प्लस 0.04, यानी कि ये था आपका पब्लिक ऑफर प्राइस जिस पे आपने खरीदा था। इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, द NAV हैज अप्रिशिएटेड 25% ड्यूरिंग द ईयर, अज्यूम द फेस वैल्यू ऑफ द यूनिट एज 10 रुपीज, ओपनिंग NAV निकालो, यूनिट्स कितने परचेस करे वो निकालो और ओरिजिनल अमाउंट निकालो इन्वेस्टमेंट की। तो मैं यहाँ पे थोड़ा लिख लेता हूँ, आखिरी क्वेश्चन है, आसानी से आराम से सॉल्व करेंगे थोड़ा। सर यहाँ पे कुछ N0 था, यहाँ पे कुछ NAV 0 था, उसमें आपने एंट्री लोड ऐड करा होगा 0.04 का, और ये आपका इन्वेस्टमेंट था, नहीं ये आपका था पब्लिक ऑफर प्राइस, और पब्लिक ऑफर प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करा तो आपका इन्वेस्टमेंट आया। क्वेश्चन ना सिर्फ 3 चीज़ें पूछ रहा है, ये कितना है, NAV कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक है, इसके बाद आपको और क्या दिया हुआ है, आपको N1 और NAV 1 दिया हुआ है। N1 है 20,800 और NAV 1 है 24 रुपये 95 पैसे। ठीक है, और क्वेश्चन बोलता है कि ये जो NAV है साल भर में जो ग्रो हुई है उसका रेट भी उन्होंने दे दिया कि साल भर में ये NAV कितने से ग्रो हुई है, 25% से ग्रो हुई है, यानी कि NAV 0 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 करते तो 24 रुपये 95 पैसे आना चाहिए। यहाँ से आपका पहला आंसर निकलेगा सर, क्लोजिंग NAV इज इक्वल टू, या फिर बहुत सिंपल क्या मैं ऐसा लिख लूँ, NAV 1 इज इक्वल टू NAV 0 इंटू 1.25, 24 रुपये 95 पैसे इज इक्वल टू NAV 0 इंटू 1.25, तो NAV 0 इज इक्वल टू 24 रुपये 95 पैसे ना, हाँ, डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये आ गया 19.96। पहला आंसर आपका क्या होना चाहिए, 19.96। अब ध्यान देना, उसी 19.96 में 4 पैसे ऐड करें तो 20 रुपये का आपका पब्लिक ऑफर प्राइस हो गया था। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना, क्योंकि अब 20 रुपये को N0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका थर्ड आंसर भी आसानी से आ जाएगा। लेकिन अब निकालो पहला आंसर। अब आप मान लो कि ये है X, किसका, म्यूचुअल फंड का, ना आपका ना मेरा, ये है X। ठीक है, अब यहाँ पे डिविडेंड बांटा गया। ठीक है, 20,800 यूनिट, ध्यान देना मैं कैसे निकाल रहा हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्लोजिंग यूनिट्स इज इक्वल टू ओपनिंग यूनिट्स प्लस एडिशनल जो आपको मिला होगा। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हो। इसके बाद ओपनिंग यूनिट्स को ले लेते हैं हम X प्लस एडिशनल यूनिट्स, यानी कि जितना भी डिविडेंड आपने री इन्वेस्ट करा है वो डिवाइडेड बाय उस दिन की NAV जो कि थी क्लोजिंग NAV। ठीक है सर, X प्लस डिविडेंड कितना मिला सर,
₹10 पे 9.98% मिला और 1 यूनिट का था वो, x से मल्टीप्लाई करोगे तो x यूनिट्स पे आ जाएगा, और उस दिन एनएवी थी ₹24.95। ऐसा मिला के 20,800 यूनिट्स आपके टोटल हो गए थे। अब आप इसमें से x निकाल सकते हो, ठीक है सर। 20,800 इज इक्वल टू 24.95x प्लस 0.998x डिवाइडेड बाय ₹24.95। ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आता है 5,18,960 इज इक्वल टू 25.948x। और आप इसका x निकाल लो, 5,18,960 25.948 20,000 x एग्जैक्ट आ जाएगा आपका 20,000 की। ओपनिंग यूनिट्स आपके कितने थे? 20,000 यूनिट्स थे। कहानी ख़त्म। अब देख लो आपके यूनिट्स कितने निकल गए यहाँ पे, 20,000। तो 20,000 यूनिट्स खरीदे, ₹20 की पब्लिक ऑफर प्राइस पे, 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ गया। तीनों फिगर निकल गई, ये देखो 19.96, 20,000 और 4 लाख। चलो सर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो था वो, जहाँ पे हमने ये सब सीखा। इसी के साथ म्यूचुअल फंड का चैप्टर ख़त्म होता है, और ख़त्म होने से पहले हम थोड़े से फार्मूलाज वापस म्यूचुअल फंड के रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, मेजर जो फार्मूला है नेट असेट वैल्यू का, वो है टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, जिसमें असेट्स और लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे लेना होता है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितने भी महीने का हो, 9 महीने का, 33 मंथ्स का, साल भर का, उसका फॉर्मूला यह है। न्यूमरेटर में 3 चीज़ें आएगी सर, कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा, क्लोजिंग और ओपनिंग एनएवी के बीच का डिफरेंस, उसके बाद कैपिटल गेन अगर म्यूचुअल फंड ने बांटा है तो वो ले लो, डिविडेंड बांटा है तो वो ले लो, डिवाइडेड बाय एनएवी 0। ये सारा पर यूनिट है। बट इन केस अगर आप री इन्वेस्ट करते हो, बीच में कुछ भी आपको रिटर्न मिला, डिविडेंड और कैपिटल गेन, तो ऐसे में थोड़ा सा फॉर्मूला बदल जाता है, क्योंकि बीच के कैश फ्लोज हो जाते हैं 0। स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट और क्लोजिंग के इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस, यानी कि आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, NAV1 NAV1 इंटू N1, जो NAV है क्लोजिंग, नंबर ऑफ यूनिट्स, ओपनिंग NAV नंबर ऑफ यूनिट्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये इन्वेस्टमेंट करा था, ये अमाउंट अब हो चुका है ₹10। अब अगर ₹12 हो चुका तो 12 और 10 का डिफरेंस लेना है, ₹2। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू अनदर होल्डिंग पीरियड रिटर्न इन केस द रिटर्न्स आर री इन्वेस्टेड। उसके बाद हमने ये भी फॉर्मूले का लॉजिक प्रॉपर देखा है सर। म्यूचुअल फंड को कितना कमाने की ज़रूरत है सर? जो रिटर्न R1 इन्वेस्टर का है, R1 इज इन्वेस्टर्स का रिटर्न, डिवाइडेड बाय 1 माइनस इनिशियल एक्सपेंसेस, यानी 100 में से इनिशियल एक्सपेंसेस माइनस करके अगर 6% इनिशियल एक्सपेंसेस है तो 94 पे वो उतना अमाउंट हमें कमाना है, प्लस रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो ये दोनों मिला के म्यूचुअल फंड को कमाना होता है। एक्सपेंस का रेशो होता है सर ये एक्सपेंसेस इनकर्ड पर यूनिट डिवाइडेड बाय एवरेज NAV करते हो तो आपका एक्सपेंस का रेशो निकल के आता है। मान लो टोटल आपका खर्चा है लेट से ₹100 का, है ना, ₹100 का पर यूनिट खर्चा हो गया, और एवरेज NAV हो गई आपकी ₹20 की। 20 भी नहीं, आप ज़्यादा हो गया ये चीज़। हम एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से ₹2 का हमारा पर यूनिट का खर्चा है और NAV है हमारी ₹100 की, तो 2/100 हो गया, 2% आपका एक्सपेंस का रेशो। ठीक है, ये तो पर यूनिट हो गया, ये टोटलिटी में हो गया। अब पब्लिक ऑफर प्राइस भी हमने देखा था, पब्लिक ऑफर प्राइस और अपना रिडम्पशन प्राइस, या फिर आप बोलो फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड। पब्लिक ऑफर प्राइस इज इक्वल टू NAV डिवाइडेड बाय 1 माइनस फ्रंट एंड लोड, बैक अपना रिडम्पशन प्राइस इज इक्वल टू NAV डिवाइडेड बाय 1 प्लस बैक एंड लोड। आप ऐसे निकाल सकते हो। अदरवाइज अपना सिंपल सा जो फॉर्मूला हम स्टार्टिंग से लेते आए हैं, POP माइनस NAV बाई POP, NAV माइनस RP डिवाइडेड बाय RP, ऐसे हम कर सकते हैं। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो ध्यान देना सर, जब मैं इशू करता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड यूनिट्स मार्केट में इशू करेंगे तो मैं ये पैसा लूँगा, मैं अभी तक का कंट्रीब्यूशन उनका जो बनता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में वो लूँगा, और एंट्री लोड भी लूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे ऐड कर रहा हूँ। पर रीपर्चेस करता हूँ, जब मैं यूनिट्स वापस बुला लेता हूँ तो NAV उनको देता हूँ। ठीक है, उन देने वाली अमाउंट में कंट्रीब्यूशन भी उनको दे दूंगा, पर एग्जिट लोड में रख लूँगा, इसीलिए वो माइनस होता है। एंट्री लोड, एग्जिट लोड। ट्रैकिंग एरर एक आपका नया कॉन्सेप्ट है। ट्रैकिंग एरर और कुछ नहीं सर, स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ही है ये। ठीक है, ध्यान देना। उसमें आप क्या करते हो, ट्रैकिंग एरर में आपका जो इंडेक्स फंड होता है,
आपका जो म्यूचुअल फंड होता है आप उसको इंडेक्स से कंपेयर करते हो, मार्केट से, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, यहाँ पे देखो आपका म्यूचुअल फंड ए का रिटर्न ये दिया हुआ है, लेट से 5 रिटर्न दिए हुए हैं, 10%, 12%, 15%, 20%, 25%। वहीं आप कंपेयर कर रहे हो उसी दौरान मार्केट ने कितना रिटर्न दिया, इंडेक्स एक्स 8, 12, 10, 18, 15। तो अब हम क्या करेंगे कि भैया हमने मार्केट के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा रिटर्न कमाया वो हम डिफरेंशियल निकाल लेंगे। लेट्स से 10 में से 8 गए 2, 12 में से 2, 12 में से 12 गए 0, 15 में से 10 गए 5। इस तरह से हमने क्या करा, डिफरेंशियल निकाल लिया। ये क्या है सर, ये डिफरेंशियल रिटर्न है। ये आपको बताता है कि आपकी म्यूचुअल फंड ने कितना बेहतर परफॉर्म करा एज कंपेयर टू मार्केट। 2% ज़्यादा कमाया, 0 कमाया, मतलब कुछ भी ज़्यादा नहीं कमाया, 5% ज़्यादा कमाया, 2% ज़्यादा कमाया, 10% ज़्यादा कमाया, कितना ज़्यादा, उसी का हमने एवरेज निकाल लिया 3.8%, ठीक है। तो ये हो गया बार ऑफ द डिफरेंशियल, ये हो गया डिफरेंशियल, उसी का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो डी माइनस डिफरेंशियल, दिस इज द डेविएशन ऑफ डिफरेंशियल। फिर उसी डेविएशन में निगेटिविटी आती है तो हम स्क्वायर करते हैं निगेटिविटी हटाने के लिए, उसके बाद हमने उसका टोटल कर लिया। बस यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती तो मल्टीप्लाई करते, पर नहीं है तो डिवाइडेड बाय n करते। ट्रैकिंग एरर के फॉर्मूले में आपका सिर्फ n नहीं n-1 है, सैम्पलिंग पर्पज़ के लिए एक और कम कर देते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स में देखा होगा, ठीक है। तो हमने 5 से डिवाइड करने के बजाय 4 से डिवाइड किया, n-1, ये आ गया आपका वेरिएंस, उसी को स्क्वायर रूट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ट्रैकिंग एरर, मतलब डिफरेंशियल का स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि ट्रैकिंग एरर 3.90%। ध्यान देना, ये जितना कम होता है उतना आप बोल सकते हो कि आपका रिटर्न मार्केट के बहुत क्लोज परफॉर्म कर रहा है, यानी कि जितना मार्केट दे रहा है उतना हम दे रहे हैं। ये जितना ज़्यादा होता है ट्रैकिंग एरर उतना आप मार्केट से डेविएट करते हो, कि मार्केट से बहुत दूर रिटर्न आप प्रोवाइड कर रहे हो सकता है पॉजिटिव निगेटिव भी, है ना, क्योंकि ये तो रिस्क है। ये ऐसा नहीं बताएगा आपको कि सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव, इस केस में तो पॉजिटिव आया, निगेटिव भी हो सकता है रिटर्न्स, पर स्टैंडर्ड डेविएशन निगेटिव नहीं आएगा आपका ट्रैकिंग एरर, क्योंकि आप स्क्वायर रूट कर रहे हो आखिर में। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैकिंग एरर। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू in the next lecture, in fact, we are going to start with the derivatives analysis and valuation का revision. Stay connected, this is going to be another exciting chapter. See you. और हाँ, आपको जो भी फीडबैक लग रहा होगा प्लीज़ आप प्रोवाइड करो कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई गेट टू नो कि वेयर आई शुड इम्प्रूव। अगर अच्छा लगा अच्छा बोलिए, बुरा लगा या कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी उसे इम्प्रूव करने के लिए बोलिए। सी यू।